शॉट है, ठीक है। ऐप पे वॉइस चेक करो, टैब वालों भाई आवाज वगैरह सब सही है, आवाज सही है, बच्चे चेक करो टैब वालों। चलो दोस्तों तो मत नहीं दे दो चलो मामला बस समझो। तो कोऑर्डिनेशन का एक सब हिस्सा, छोटा हिस्सा, इनिशियल हिस्सा जिसको बोलते हैं, जिसमें दो मेन टॉपिक अपने को पढ़ने पड़ते हैं, दैट इज वर्ड थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म। इसको स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वर्ड थ्योरी से तो सभी का क्वेश्चन आता है जनरल में, पर ये कि इनडायरेक्टली यूज कर लेते हैं रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए, खास कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। और जब आइसोमेरिज्म को यूज करता है, मतलब आइसोमेरिज्म बहुत क्वेश्चन निकल गया हर अल्टरनेटिव ईयर में, मतलब एक साल में एक बार आ ही जाता है, तो कंसीडर होता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बाकी कोऑर्डिनेशन भी बहुत काम आएगा समझने के लिए, किसको ट्रांसफर कौन सा आइसोमर कितना आइसोमर सारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ सीखेंगे। तो इनडायरेक्टली कहेंगे भाई कॉन्टिन्यूअस स्पेसिफिक क्वेश्चन डायरेक्ट हर साल तो नहीं आते, बट ऑन एन एवरेज हर साल में एक बार आ जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कब आपको समझ आ जाए, इस साल में आ सकता है तो करना पड़ेगा। दूसरा फिर कोऑर्डिनेशन में इनडायरेक्टली आइसोमेरिज्म काम आएगा, वो कुछ खास काम नहीं आएगी, वो करनी है। उसके बाद एग्जाम भी कोऑर्डिनेशन में यही होता है, पहले पता है उसके बाद बना करके तो नहीं है ना, ये है ऐसे भी बोले आप कर लो बात कर रहे हो, इससे सुना कर तुमने वीडियो बना के सेम चीज आ रहा है ना, आप फिर इलेक्शन वाला है ना, दूसरी बात छोड़ दो, कुछ नहीं। चलो कहानी जैसे कि दोस्तों ये कोऑर्डिनेशन का एक सब टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1 है, इससे मैसेज करिए कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट सामने रखिए। और ऑनलाइन तुम मेरे सामने रखिए, लगभग तुम जानते हो कितना पढ़ा रहा हूं, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, वही साइड पे होंगे गुरु कुमार अब इधर नहीं है ना, अब इधर नहीं और इतना पढ़ा रहा हूं, एक बार जानना, कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा। मैं देखूंगा मेरे 7 में जब मैं पूछूं कि यहां पे कोई प्रॉब्लम दिक्कत सभी कमेंट करना है, उसके अलावा कमेंट नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम में दोस्तों, दैट इज सबसे पहले हम वर्ड थ्योरी एंड कोऑर्डिनेशन का डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जब कोऑर्डिनेशन की शुरुआत हुई 90s की अर्ली इरा में दोस्तों, 90s के शुरुआती दौर में 1905-1910 के आसपास, तो उस दुरेशन में दोस्तों तब तक ये पता ही नहीं था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का कोई ऐसा डिफरेंट कोई मॉलिक्यूल पाया जा सकता है, कंपाउंड पाया जा सकता है। तब तक एक ही थोड़ी चलती थी, जैसे फ्लूइड कैसे थी बड़ी आराम से काम करती थी, बढ़िया जैसे मॉलिक्यूल की दूसरी की कैसे ये सब हाइड्रोजन वगैरह ताकि काम चला रहा है ना, हम कोऑर्डिनेटेड बॉडी कहानी चली नहीं दोस्तों। कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसे कंपाउंड मिले, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमें देखने को मिले यहाँ पे जब वीबीटी लगाई तो वीबीटी से जो आंसर आ रहे थे वो हमारे आंसर सही नहीं आ रहे थे। लगभग क्या दोस्तों वीबीटी लगाई तो वीबीटी के आंसर आ रहे थे सही नहीं आ रहे थे। तो एक बार एक्टिव हो से करेगा, ये कैसे बोल रहे हैं, तुम मुझे कैसे बताना, इनको सही गलत होती है, ये बच्चा कोई बच्चा है कौन सा है क्या लाइब्रेरी में क्या है, कुछ ठीक है समझ है, सही है क्या हो रहा है, लिटिल बिट हाई, ओके मैं और कम कर लेता हूं, आपकी हो जाएगी सर, और क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है आवाज क्लियर है भाई, 3 मिनट मिल गए, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, थोड़ी सी आवाज कम करके कोई बात नहीं, अब गूंजेगी नहीं, ओके चलो सामने लो, नो मोर डिस्कशन, टॉपिक पे जानेंगे। तो मैंने कहा कि इनिशियली थ्योरी की शुरुआत कैसे, जब बहुत इनिशियल बहुत दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेने चालू हुई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का कोई टर्म डिफाइन नहीं था, उस समय में कुछ ऐसे कंपाउंड देखने को मिले तो वीबीटी के जो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, वीबीटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो जो फॉलो नहीं किया डेफिनेटली रिसर्च करेंगे, इनके ऊपर क्या लग रहा है, इनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। और इनिशियली जब ऐसे डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं तो खासकर उनका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया जाता है, क्या कहते हैं पता लगा एनालिसिस किया है। तो बताओ मिलकर इस पे काम किया, मिलकर अलग अलग काम किया। एक हमारे वर्ण बाबा दोस्तों जो कि आप सब जिनका नाम जानते हैं, पर जिनका नाम नहीं जानते दोस्तों, वो है दोस्तों एक प्रोफेसर मैक्स करके नाम है साइंटिस्ट का नाम, और इनके नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहानी ये थी कि उन्होंने उस समय में ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स पर रिसर्च को शुरुआत किया और दोनों ने अपनी अपनी थ्योरीज प्रोड्यूस की। कमाल की बात है कि दोनों की थ्योरी एक दूसरे को अपोज कर रही थी, ऐसे ही अपोजिट, तो बोला था करा देती, बोला था ये तेरी गलत है, मेरी सही है। फिर लेकर दूसरे के पास और बातें, और फिर ओवरऑल रिसर्च आगे बढ़ी, तो फिर उन्होंने देखा भाई अरे इसी तरह बिल्कुल पता लगा। तो उन्होंने देखा दोस्तों कि जो इन दोनों में से थ्योरी आई थी उस समय क्या बोली दोस्तों, बोला कि भाई साहब वर्ण बाबा तुम्हारी थ्योरी एक्सेप्टेबल है और तुम्हारी थ्योरी को डिस्कार्ड करते हैं, और इस तरीके से दोस्तों वर्ण थ्योरी हमारे सामने दुनिया में आई। क्या बात क्लियर हो गया, कैसे रोड डिवाइस पर क्लियर हुआ है ना, आवाज आई बोलो जो लोग लोग ऐसे लगा सकते हैं, उसको करते नहीं आइए हम आगे बढ़ते हैं। काम की बात क्या थी वर्ण की थ्योरी में, तो सबसे पहले वर्ण बाबा ने बोला कि भाई साहब वो कंपाउंड्स इस प्रकार के वीबीटी रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो ऐसे मैंने इन कंपाउंड्स को वर्ण नाम दिया दोस्तों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम दिया दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की पूरी केमिस्ट्री दोस्तों, और ये आगे जाके कहलाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या दोस्तों कहलाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए आप वर्ण बाबा होते, आप में से तुम में से कहते तुम्हारे किसी को नजर हो गया ऐसा हो सकता है नहीं है, कोई बात नहीं, तुम कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं, तुम हमारी पीढ़ी के सही कुछ कोई हो गया पता नहीं। तो उसमें की बात ये कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमने नाम दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया, तो पहले चैलेंज के सामने था कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करें, इनका फॉर्मूला कैसे बताएं, जैसे बाकी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताते हैं एबी ऐसे करके ऐसे ही बताएं, एक सेंट्रल का मतलब कोई एटम जुड़ा होगा, कोई कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, कैसे बताएं, इनका सबसे पहले चैलेंज दोस्तों कि इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नॉर्मल कंपाउंड से तो हटके होगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये नॉर्मल कंपाउंड हो तो एक काम चलता है आया ना बोल रहे तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, सांसें कर लो चलिए बता रही क्या नाम बदले से आओ तो चलो तो पढ़ लिया है ये तुम बंद कर रहे हो, तुम्हारे को क्या चलता है, चलो आगे है जाने वाला चलो आगे। रिप्रेजेंटेशंस क्या होगी किसी कंपाउंड की बहुत जरूरी है, अब तो एक छोटी बात पहले सीख लेते हैं। तो तुम्हारे लिए छोटी बात है, पता है कि मैट्रिक का क्लियर दिखा दो, डायनेशन क्लियर होता है, और बताने के लिए सामान्य मेहनत करी, उसकी कोशिश करिए। तो सबसे पहले बाबा के सामने एक चैलेंज आया कैसे करें, उसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इनके लिए बताया कि दोस्तों कि हमारा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें मेटल दिखाते हैं जनरली, कुछ लिगेंड दिखाते हैं, लिगेंड आपको कुछ कितनी संख्या सकते 4 5 कितनी हो सकती है आया ना बोला, फिर जनरली इसके बाहर कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्फीयर के रूप में इसे दिखाया जाएगा, ऐसा सब दिखाएंगे थोड़े एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद बोला कि कुछ लोग बाहर भी होंगे, ऐसा करने लगे। तो हमने कहा कि दो कैटेगरी में ओवरऑल आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट वे में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेकंड वे कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन स्फीयर, तो चलिए जानते हो आया ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन। अब यहीं से इन कंपाउंड्स में और डबल सोर्स में डिफरेंस क्लियर होता है, आया ना बोला। तो हम यहाँ से कहते हैं कि डबल सोर्स क्या होते हैं, डबल सोर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनको तुम पानी में डालोगे तो वो अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाते हैं, आया ना बोला। और ये पानी वो दोस्तों अपने इंडिविजुअल आयंस में टूटते नहीं है, इसका कॉम्प्लेक्स चार्ज एसिडिक सिंथेटिक रहता है दोस्तों, ये पानी में जाके टूटेगा नहीं, बोलो रे ये वाला आयनाइजेशन स्फीयर अलग हो जाए, तो ये एसिडिक रहेगा, एमएल6 चार्ज एसिडिक रहेगा विद चार्ज। क्या ये बातें क्लियर हो रही है नहीं, तो डबल सोर्स का डिफरेंस करेंगे, लेकिन ये बताइए चलेंगे भाई कुछ मोटी मोटी बातें हमने पढ़ी, आप इतनी बड़ी बात होगी कि मैं सबसे बात की उसको बताने के लिए बहुत पसंद है। ये सबसे पहले को इसलिए प्रेजेंटेशन को कैसे डेवलप किया, उसको लेकर मल्टीपल कंपाउंड्स से अपना एक्सपेरिमेंट लगाया, मल्टीपल कंपाउंड्स की स्टडी की। उसमें एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखा हूं, जो कि बच्चों में से कुछ एक्स्ट्रा बुक देखने को मिलता है, कोई तरीका क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। CaCl2
CL3.NH3 का होल 6 इस प्रकार का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कंपाउंड लिया गया और इसके ऊपर दोस्तों अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंटली चेक की गई। सबसे पहले दोस्तों इन कंपाउंड्स के कुछ कलर से दोस्तों ध्यान रखना है, वो कलर से लिखा हुआ अभी। नाउ इन कंपाउंड्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है इन कंपाउंड्स की रिएक्शंस विद AgNO3 यानी कि कुल मिलाकर Ag प्लस एक्सेस ऑफ Ag प्लस के साथ इनकी रिएक्शंस कराई और एक्सेस ऑफ Ag प्लस जनरली AgNO3 से मिलता है। दोस्तों AgNO3 से मिलता है। यहां पे सेट ऑफ कंपाउंड्स लिए उसमें से पहला हमारे पास ये था, फिर COCl3 यहां पे दोस्तों हमारे पास एक और कंपाउंड लिया गया जिसमें हमारे पास NH3 का होल हमने यहां पे 5 ले लिया दोस्तों, होल 5 यहां पे हमारे पास रखा। देन वी हैव थर्ड हमारे पास कंपाउंड COCl3.NH3 का होल 4 ले लिया। इस प्रकार से अलग-अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कंपाउंड लिए और जब देखा दोस्तों यहां पे बड़ी अच्छी बात नजर आई कि जब इनकी रिएक्शन Ag प्लस आयन के साथ एक्सेस में कराई गई तो सबसे पहले कंपाउंड की रिएक्शन कराई तो पता लगा कि इस Ag प्लस के 3 Ag मोल लेके AgCl बना लिया, यानी कुल मिलाकर जो रिएक्शन हुई यहां पे 3 AgCl प्रोड्यूस हुए इन स्टोइकियोमेट्री दोस्तों, मोल रेशियो को या स्टोइकियोमेट्री को आपकी लगती है या फिर मिलाकर 3 AgCl उसका एक मोल लिया तो 3 AgCl के मोल प्रोड्यूस हुए, उसका एक मोल लेके कितने हुए 3 AgCl ताकि उसका एक मोल कंपाउंड लिया एक्सेस ऑफ Ag प्लस आयन से एक्सेस ऑफ Ag के साथ रिएक्शन कराई तो रिजल्ट बताया दोस्तों में हमें 3 AgCl के जो स्पेसिफिक थे दोस्तों वो देखने को मिले, प्रॉपर्टीज देखने को मिले। दोस्तों बताइए इससे तुम्हें क्या समझ आता है? 3 AgCl का प्रोड्यूस होंगे जब Ag और Cl की रिएक्शन होगी तभी आया ना। अब क्योंकि कंपाउंड अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वी डोंट नो कि उसके इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर कौन है और बाहर कौन है, इन्हें अपना आईडिया है तो उसके लिए तो क्लियर चैलेंज होगा। पहले इंसान ने बोला कि भाई साहब इनमें से रिएक्शन के लिए कौन सा अवेलेबल है तो उन्होंने चेक किया कि क्या Cl अवेलेबल है या नहीं है। इस केस में देखो एक मोल ऑफ दिस कंपाउंड दिया तो 3 AgCl के ओवरऑल प्रेसिपिटेट मोल निकले दोस्तों, यहां से तो आइडिया होगा कि पक्का 3 मोल निकल रहे थे, तीनों AgCl होंगे, तीनों Cl होंगे और इस कंपाउंड से कहीं ना कहीं एक प्रकार की आयोनिक इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन होंगे तो बाकी कोऑर्डिनेट नहीं होगा, कितने आयोनिक इंटरेक्शन होंगे। तो यहां से तुम बताओ कि क्या इसका फार्मूला कंप्लीट करना चाहोगे, फार्मूला डू वांट टू प्रेडिक्ट क्या फार्मूला कंप्लीट करना चाहोगे कि भाई जो भी कुछ है एक बात तो है फार्मूले में Cl3 जो है जैसे है बाहर है तो एक मेटल जो है वो Cl अंदर है दोस्तों और सभी के जो NH3 का जो होल 6 है वो अंदर की तरफ क्या लाई कर रहा है, NH3 का होल 6 के अंदर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाई कर रहा है, एक बात क्लियर हो रहा है ना। तो फिर दोस्तों कभी भी एक्सपेरिमेंट होगा किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं तो कंक्लूजन एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया जाता है। यहां हम केवल इसके बेसिस पर नहीं करेंगे, इसके लिए हमने कुछ चीजें और नोट डाउन करने की कोशिश की, दैट इज कंडक्टेंस। इसकी क्या हमने नोट डाउन करने की कोशिश की एक प्रॉपर्टी दैट इज कंडक्टेंस। मान लीजिए कंडक्टेंस आ रही है C बना रही है, अभी के लिए हमारा कंडक्टेंस आ रही है C बना, ठीक है आगे बढ़े मेरा C नोट करिए, बाकी कुछ कंडक्टेंस आगे देखिए दोस्तों। अब आइए आगे क्लास में समझिए तो आपके सामने कंपाउंड की बात आ गया दोस्तों, नेक्स्ट कंपाउंड में AgCl के सब्जेक्शन करी तो पता लगा अब की बार हमें यहां पे AgCl के तो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये तो प्रेसिपिटेट का फार्मूला तुम्हें क्या बता रहा है कि पक्का CONH3 का 5 अंदर होगा, एक Cl अंदर चला गया होगा और 2 Cl बाहर रहा है ना। देखिए दोस्तों रिएक्शन कराने के लिए पहले बात तो इस कंपाउंड को दोस्तों ऑब्वियसली सॉल्यूशन फिर एक दूसरे का रिएक्शन वाली आया ना, इसको सॉल्यूशन मिला के पानी से दोस्तों मिलाओगे तो पानी मिलाते दोस्तों में क्या है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है बताया आयनिक पार्ट वो अलग अलग बोला है तो ये एक पूरा आयन बोला होगा 3 Cl के आयन होंगे तो 3 Cl आयन 3 H+ से मिलकर 3 H+ AgCl प्रोड्यूस कर लेते हैं। वही बात को ध्यान रखिए ये 2 AgCl भी प्रोड्यूस होंगे तो 2 Cl फ्री होंगे और एक Cl फ्री नहीं होगा तो एक Cl फ्री नहीं था वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में चला गया तो Cl फ्री तो आयनाइजेशन पार्ट वाले ये बात बोला है ना। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज अगेन इसलिए मान लेते हैं दोस्तों रिएक्शन से क्या होता है कंडक्टेंस नोट की दैट इज C कंडक्टेंस वैल्यू C कंडक्टेंस। आइए COCl3 और इस लास्ट वाले की बात करते हैं। तो इस लास्ट वाले के दोस्तों हमने चेक करने की कोशिश की तो पहला अपडेट तुम्हारे देखने को मिला कि यहां इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक नहीं तो अलग अलग कलर के कंपाउंड दुनिया में पाए गए, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले के बोलो तो अलग अलग कलर के कंपाउंड दुनिया में पाए गए, इनमें से एक का कलर ग्रीन था दोस्तों और एक का कलर दोस्तों वायलेट, एक का कलर दोस्तों यहां पे वायलेट, एक कलर ग्रीन था और एक कलर वायलेट। यानी एक बात है एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के दो कंपाउंड दोस्तों डेफिनेटली अलग दूसरे कलर में डिफरेंट कलर की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी अलग होगी, तो कलर अलग आ रहा है ना देन पक्का ये दोनों दूसरे की आई समझ लेंगे पक्का क्या दोस्तों। तो यहीं से आई समझने की शुरुआत हो जाती है और बात करेंगे अभी क्या बताया कि ऐसा दो कंपाउंड होगा तो दोनों के लिए रिएक्शन चार्ट करके देखिए दोस्तों। तो दोनों से एक बात समझ आई कि यहां पे दोनों से हमने AgCl के साथ रिएक्शन कराई दोस्तों तो मिलाकर एक ही मोल AgCl का दोस्तों प्रेसिपिटेट करते हुए मिला। तो बताइए ऐसे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये बात तो क्या होगी कि AgCl बाहर हुआ है ना तो बाकी से अंदर होगा क्या होगा देखो दोस्तों CO मिलेगा CO अंदर होगा, इसके बाद NH3 का दोस्तों और 4 होगा तो है ना एंड उसके बाद Cl2 अंदर होगा, ये वाला कंपाउंड अंदर स्पेसिफिक लाइक करा हुआ है। बात क्लियर हो गई आया ना। तो यहां से समझ में आया दोस्तों कि भाई साहब जो एक ऑब्जर्वेशन नाइस से समझ में आया कि ये रिसर्च के फॉर्मूले होने वाले हैं और यहां से कंडक्टेंस को कोई नहीं मान लेते हैं। तो अब दिक्कत ये थी कि केवल एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सो हमेशा कंडक्टेंस नहीं मान लेंगे, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे नोशन नोट करने की कोशिश की और दोस्तों कभी कंडक्टेंस की वैल्यू को कंपैरिजन किया गया तो C1 विल बी मोर ग्रेटर देन ये पाया गया कि C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है और C2 की वैल्यू C3 से ज्यादा है। और ये बात यहां इसके आयन को पर्टिकुलर आयंस हो गया इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को पानी में छोड़ोगे तो टोटल कितने आयंस मिले दुनिया से 4 एक कॉम्प्लेक्स आयन और 3 आयंस के आयन है ना इसको पानी में छोड़ कितने आएंगे 3 एक जोड़ा 2 आयंस आएंगे आयन है तो नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा ना। तो ये बात इसके कंडक्टेंस से प्रूव हो रही थी कि कंडक्टेंस ज्यादा उसकी कम से कम है और उसी फार्मूले से प्रूव एक तरीके से प्रूव हो रही थी कि हां वहां 4 और आयंस प्रोड्यूस होंगे या 3 और या 2 दैट्स व्हाई कंडक्टेंस स्पेशल पाई गई और तब जाके बोला गया हां अब हम अपनी बात पूछे कि हां यही फार्मूला होगा यही पोटेंशियल होगी और इस पोटेंशियल को पाना आसान लेता है उस पोटेंशियल को पाने के मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हुए तो मैंने एक टाइप एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि वो बहुत वेल नोन है। तो क्या आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया बोलो आवाज नहीं बोलो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में क्वेश्चन आएगा दोस्तों इस प्रकार से कि भाई एक कोई कंपाउंड का रिएक्शन उसके बाद एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएगा एक्सेस दोस्तों एक्सेस ऑफ AgNO3 रिएक्शन कराएगा तो इसलिए दोस्तों 2 AgCl के मोल प्रोड्यूस किए तो बता दो उस कंपाउंड का फार्मूला कैसे क्या तो कॉमन सेंस है दोस्तों 2 AgCl के प्रोड्यूस करना तो 2 Cl बाहर वाले कॉम्प्लेक्स पार्ट से आया ना अरे बता दो ये बात कैसे बोल रहे हैं तो बस वर्णन से यही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है और उसका रिएक्शन ऑफ AgNO3 विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे बोलो आया ना और तो हमारे बता दो Cl प्रेजेंट होगा इन द आयनाइजेशन Cl बोलो है। अगर कोई एक AgCl या AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने को कोई भी AgCl प्रेसिपिटेशन नहीं दे रहा है तो समझ है कि वो जो सारे Cl होंगे वो सब कॉम्प्लेक्स में आया ना तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कोऑर्डिनेशन Cl पार्ट में होंगे मतलब क्लियर बोले यहां से वो हमें आइडिया होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट का और बाहर आयनाइजेशन पार्ट का आइए ये सारी बातें सबको क्लियर होगी क्लियर बोलो ये बात समझ में बोलो आया ना बोलो ठीक है दोस्तों इस तरह यहां पे शायद होता है और इसका मैसेज बता भाई इतना कलर वाले बता जानने के लिए कलर से आपको बताने के लिए कोई कलर का नहीं माना बोलो कलर का नहीं माना तो हमें सब क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वाले क्वेश्चन आंसर नहीं आते बात क्लियर बोलो मुझे ये बताना है कलर का बताइए ओके दोस्तों ये एक्सपेक्ट नाउ वर्णन का जो हमने सीखा अब जो सेकंड एक्सपेक्ट वर्णन दोस्तों आइए उसके प्रश्न आगे लेके चलो ये एक एक्सपेक्ट हो गया मैं आपको पार्ट वाइज करा दूं फर्स्ट एक्सपेक्ट ये फर्स्ट एक्सपेक्ट वर्णन का सेकंड एक्सपेक्ट वर्णन क्या था इसलिए आगे वर्णन करने के लिए और भी बहुत सारी बातें कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमने बताई दोस्तों हम आज यूज कर रहे हैं लेकिन मैंने बोला कि कोई भी
कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मान लीजिए Ml6 मैंने एग्जांपल लिया, Ml6 मैंने एग्जांपल लिया, तो मेरे पास आके यहाँ पे जो मेटल है दोस्तों, इस मेटल के लिए वी हैव टू डिफाइन प्राइमरी वैलेंसी एंड एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। आज से पहले किसी भी एक एटम के लिए जो कि एक कॉम्प्लेक्स कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड बना रहा है, हम उसके लिए केवल आज तक ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, एक ही चीज चेक करते हैं, आया ना बोल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि कंपाउंड से बोला कि एक नहीं दो चीजें डिफाइन होंगी, पहला है प्राइमरी वैलेंसी मींस आल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उस मॉलिक्यूल की, तो मेटल आयन की दोस्तों ये बताई जानी चाहिए। सेकेंडरी वैलेंसी बोला दोस्तों, इसी को दोस्तों नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। बात क्लियर हो रहा है? या एक बात मैंने बोली कि दोनों के बीच में मेटल डिफरेंस क्या है, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो केवल सेटिस्फाई की जा सकती है दोस्तों, कैन बी सेटिस्फाइड, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी सेटिस्फाइड बाय चार्ज आयंस ओनली। कौन से के द्वारा? चार्ज आयंस। अगर मेटल प्लस है तो न्यूट्रल कंपाउंड आने के लिए माइनस 1 चाहिए, बात को आया ना, प्लस 2 है तो माइनस 1 चाहिए, बोला आया ना। तो दोस्तों अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई तो इनटेक्ट हो जाएगा, तो चला जाएगा, प्लस 1 बोला आया ना। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एलिमेंट फॉर्म हो गया, क्या मतलब है बोलो, ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आ यार तो मेटल जो यहां पे चले उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करने के लिए चार्ज आयन चाहिए, मिनट में बोला आया ना। तो सर बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए कैन बी सेटिस्फाइड by charge as well as neutral ions या neutral atoms। लिगेंड्स का नाम दिया गया इनको, चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करेंगे, इस वजह से तुमने ऐसे भी लिगेंड्स सीखे होंगे, तो नेगेटिव चार्ज है आया ना, नहीं देखिएगा पहले से नेगेटिव ऐसे बहुत सारे बोले, ऐसे भी देखिए तो पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन आयंस बोला है ना, एंड पॉजिटिव वाले पास बोले साइनाइड का सी नेगेटिव सर, कुछ ऐसे भी होंगे तो न्यूट्रल है, एक्वा अमोनिया बोला है ना, ये सब न्यूट्रल क्या बोल रहे हैं। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन सेटिस्फेक्शन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कि भाई साहब ये केवल चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल वैल्यू वाला सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा इसका क्या है, ये होता क्या, इसको सेकेंडरी वैलेंसी को केवल बताने के बताएगा, नहीं सेकेंडरी वैलेंसी का बोल रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज जस्ट आयोनिक इंटरेक्शन, हां या ना, तो दिमाग निकल देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयोनिक इंटरेक्शंस, जस्ट एन आयोनिक इंटरेक्शन, चार्ज इंटरेक्शन केवल। तो चार्ज इंटरेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, मोर रियल बॉन्ड, तो अभी आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरेक्शन होते हैं, आया ना, तो रियल बॉन्ड नहीं होता है बोल रहे हैं। तो सही कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, तो वीडियो को स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बोल रहे हैं, तो यहां कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां स्ट्रक्चर में जब डोमिनेट करता है, सिस्टम में तो कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी, तो दोस्तों सेकेंडरी वैलेंसी हम जानते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी वाले तो चार्ज क्यों कैसे जाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन स्टेट को चार्ज होगा यहां पे, अब बोले नहीं तो दोस्तों आपका चार्ज निकलेगा, यहां से लिगेंड का चार्ज कैसे मेटल का चार्ज निकालोगे, बोलो आया ना। जैसे तुम एग्जांपल के रूप में कुछ मान लीजिए, बताओ CONH3 का होल 4 Cl2 एंड Cl पे सब पे चार्ज बताइए, पहले कोऑर्डिनेशन Cl पे चार्ज क्या है, Cl पे चार्ज क्या है, उससे माइनस 1 तो क्या होगा, तो ओवर Cl प्लस कब आया होगा, उससे Cl प्लस आया है तो ओवर पे क्या होगा, तो ये अंदर देखेंगे Cl क्या है दोस्तों, माइनस 1 में लिगेंड से 2 है तो माइनस हो गया, ये वाला 0 पे दोस्तों है ना, तो ये माइनस 1 की 2 दोस्तों यानी कि ओवर में से होगा, माइनस 1 का ये है, 0 पे ये है, ओवर प्लस आ रहा है, तो दोस्तों मिला के इसका कोई इंटरेक्शन नहीं, ओवर Cl के ओवर चार्ज बैलेंस होगा, तो ओवर माइनस 2x और प्लस आ रहा है, तो ये आ रहा है प्लस चार्ज होगा, आया ना बोल रहा है। इस बात में के ऊपर तो अक्सर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हो, इसमें बात आई है प्रिंसिपल कैसे होगी, आगे तुम कोऑर्डिनेशन कर चुके हो, तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं सही के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट का कहीं कोई इस तरीके से कहते हैं कि स्पेशल कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, स्पेशल कोई बॉन्ड रियल बॉन्ड यहां पे किसी गलत बात सिलेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ये इंस्ट्रक्शन नहीं पता चली बोलो है। अच्छा बोलो दोस्तों स्पेशल भी कैसे ओरिएंटेशन होगी, तो इसके बारे में सेकेंडरी वैलेंसी रूट लगेगी, और यही सेकेंडरी वैलेंसी दोस्तों जो दोस्तों ज्योमेट्रिकल शेप्स रखती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स में कंट्रीब्यूशन रखती है दोस्तों, यही वो सेकेंडरी वैलेंसी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स में कंट्रीब्यूशन अपना देगी। डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर तुमने आगे जाके ऑक्टाइडल टेट्राहेड्रल यही तो डिफाइन करता आया ना, अब आप बोल रहे हैं तो यहाँ तो जो कंट्रीब्यूशन करती है ज्योमेट्रिकल शेप वाली सेकेंडरी वैलेंसी होती है दोस्तों, और इसी से ही स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन का पता लगेगा। और अगर जो कि लास्ट क्वेश्चन में देखा, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा एक कंपाउंड के दो यहाँ पे आइसोमर एक्सिस्ट कर रहा है ना, तो दोस्तों अब हम कैसे पता लगाएंगे, नेक्स्ट चैलेंज क्या था हमारे पढ़ने के सामने, उन्होंने बहुत बता दी कि ऐसा फॉर्मूला होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, उन्होंने नेक्स्ट चैलेंज क्या था, इसका मतलब क्या था, नेक्स्ट चैलेंज वाज अगला जो चैलेंज उनके सामने वापस रखा दोस्तों कि भाई साहब इनकी ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों, क्या चैलेंज दोस्तों, ज्योमेट्री कैसे बताएं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, हाउ टू डिफाइन ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि अल्टीमेटली एक नई कॉम्प्लेक्स डिफाइन करके उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ज्योमेट्री का तरीका बताने का, और इस पूरे ज्योमेट्री बताने के लिए इस सेकेंडरी वैलेंसी का यूज किया, तो ताकि ये सेकेंडरी वैलेंसी को रियल बॉन्ड सॉल्यूशन दिखाएगी दोस्तों, और इसी से हम ज्योमेट्री का पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन है इसी ज्योमेट्री का पता लगेगा तो कैसे, हाउ, यही क्वेश्चन सामने आया, तो इस आंसर देने के लिए लिया आइसोमेरिज्म का साथ, इसका सारा दोस्तों ज्योमेट्री पता लगाने के लिए वर्णन बाबा ने किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री या उस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए डिफाइन द ज्योमेट्री, वो डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ मेटल आयन या अराउंड अ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। Isomerism was used. Isomerism was used. कैसे यूज किया गया? अब आइसोमेरिज्म को कोई कैसे यूज कर सकता है ज्योमेट्री बताने के लिए? अब तुम देखो ये एक वो सोचो कि कल को तुम्हारे कोई चैलेंज करने जा रहे हो, तो बाबा ने क्या-क्या सोच के समय पे चीजें डिफाइन की, उस सोच को सोचो। मैं तो सिर्फ कोई लेके चला, सबसे पहले उनके सामने चैलेंज था कि भाई साहब आपका एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो उन्होंने इस तरीके से दिमाग लगा पूरा किया, क्या क्लियर हो गया कि भाई साहब इसमें कौन-कौन से अवेलेबल है, आयन और कॉम्प्लेक्स में पता लगा, फिर उसी वैलेंसी को डिफाइन करने की कोशिश की, सो दैट वो ज्योमेट्री डिफाइन कर सके, और ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए आइसोमेरिज्म की हेल्प ली। आइसोमेरिज्म की हेल्प ली, क्या हेल्प ली? अभी मैंने एग्जांपल देखा कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्सेस करता है, तो बाबा ने काम किया COCl3.4NH3, COCl3.4NH3, इसका हमने दोस्तों रिप्रेजेंटेशन देखा, रिप्रेजेंटेशन वाज कोबाल्ट के साथ दोस्तों NH3 जो था उसका 4 टाइम था, Cl2 2 था और एक Cl बाहर आया ना, तो दोस्तों तुम यहाँ पे दो चीजें पता चली, ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो बताया प्राइमरी वैलेंसी क्या है, अभी निकाला प्लस 3 है ना, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आपके लिगेंड से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये 6 जुड़ा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है ना, नाउ यू वांट टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द कोबाल्ट इन प्लस 3 स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बात क्लियर हो रहा है, तो कैसे डिफाइन करेगा उसने आइसोमर नंबर बोला, इसके दो आइसोमर पाए जा रहे हैं, कितने आइसोमर दोस्तों, दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसने बोला कि मैं 1 बाय 1 सभी ज्योमेट्री का यूज करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली उन सभी ज्योमेट्री का यूज करूंगा, देखूंगा कि कहां से मुझे आइसोमर मिलेगी, किस ज्योमेट्री से आइसोमर मिलेगी, वो ही मेरी ज्योमेट्री कहलाएगी। समझ में क्या चाह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री कौन सी हो सकती है, ऑक्टाइडल अरे बोला और है टाइगर का ज्योमेट्री हो सकती है, और अच्छा बन सकती है, देखो तुम आज जानते भी नहीं होती है, आप तो जानते हो यार बोलो, मैं तो तुम्हें कौन सा पॉइंट नहीं चाहिए, तुम्हारे तो सही है
लो चलिए दो सोलर एक्सिस किए थे तो हमारा आइसोमर्स है अब थोड़ा आइसोमर्स इसकी कोरिलेशन नंबर से हमें इसमें हमारे ज्योमेट्री से मिलेंगे हमारे परफेक्ट बैठे दोस्तों तो कोरिलेशन नंबर से हमारे पास तीन केस है पहला केस दोस्तों की ज्योमेट्री हेक्सागोनल हो सकती है हेक्सागोनल कैसे दिखाओ मेटल सेंटर में दो और उसके बिल्कुल प्लेनर शेप में 6 आपके कोई भी लिगेंड कर दो हेक्सागोनल शेप में बोलो यार दूसरी आपको तुमने अभी दिखाई दोस्तों क्या ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो सकती है दोस्तों एंड तीसरी तुमने जो बताई दोस्तों हमारी फेवरेट दैट इज ऑक्टाहेड्रल हो सकती है आइए ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है तीनों को वन बाय वन चेक करते हैं जहां से भी हमें दो आइसोमर के संख्या मिलेगी वही हमारे परफेक्ट आंसर होगा चलिए आइए चालू करते हैं प्रोग्राम सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले है हेक्सागोनल ज्योमेट्री तो दोस्तों इसका एग्जांपल कि मेरे पास लेट्स सपोज एक हेक्सागोनल का ये एक मैंने हाइपोथेटिकल बॉन्ड्स बना दिए और मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड सारे बॉन्ड्स पोजीशन ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मेटल से तो बताइए क्योंकि फॉर्मूले में हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके अंदर 4 तो NH3 है और Cl जो है वो 2 है हाँ या ना बोलो ये तो आयोनिक इंडक्शन से छोड़ दो तो यहां बहुत Cl और 4 NH3 काम करते हैं बहुत Cl के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं कितने आइसोमर बन सकते हैं बताओ सबसे पहले दोनों Cl को 1 2 पोजीशन करके हाँ या ना बोलो फिर दोनों Cl को मेटल के दोस्तों साथ में 1 3 पोजीशन करके हाँ या ना बोलो आवाज नहीं आ रही बोले तो दोस्तों अगर हम किसी बात बताओ दोनों Cl को अपना रखना बाकी है 1 2 3 4 4 करना बाकी है तो 1 4 कर दिया बताइए इसके अलावा कोई और पोजीशन बची है जहां पे दोनों Cl को रख सकते हैं क्या 1 5 रखेंगे 1 3 के बराबर होगी 1 6 रखेंगे 1 2 के बराबर होगी बोलो दिया है तो दोस्तों बताइए कितने प्रकार के डिफरेंट आइसोमर्स बने आपसे शुरू लगता है बने तीन आइसोमर हमें कितने मिलने चाहिए थे दो आइसोमर्स हेंस हेक्सागोनल ज्योमेट्री आपकी नहीं हो सकती किसकी इस कंपाउंड की बात क्लियर हो यार आइए दोस्तों हमारे कंपाउंड को नेक्स्ट बात करें ट्राइगोनल अलग अलग स्पेशल करता हूं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना और जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल और आगे तो वर्टिकल पोर्शन दिखा दो या दोनों को हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिखा दो बात बराबर है हां या ना अब बस इनके कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ दो यहां से इसको जोड़ा यहां से इसको जोड़ा दोस्तों और यहां से जोड़ा ये शेप हमारे पास लाई कर रही है हां या ना बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही बोल दो ये शेप हमारे पास यहां लाई कर रही है मैं थोड़ा सा बना देता हूं हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बिना ही काम होना चाहिए तो लिख दो चलो मेटल होगा आपका सेंटर में और मेटल का ऊपर वाले तीन ट्रायंगल के जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं उन पे एक लिगेंड प्रेजेंट होगा और नीचे वाले तीन पे भी एक लिगेंड प्रेजेंट होगा दोस्तों बात क्लियर हो रहा है अभी के लिए बता रहा हूं मैं बताऊंगा नहीं मैं एक काम करता हूं यहां पोजीशन डिफाइन कर देता हूं तो मैं नंबर कर देता हूं एक नंबर पोजीशन इसको बना देता हूं दो नंबर इसको बना देता हूं तीन नंबर पोजीशन इसको बना देता हूं चार नंबर 1 के नीचे वाले को पांच नंबर 2 के नीचे वाले को और फिर नंबर 3 के नीचे वाले को क्लियर बात है हां यार we have 6 positions to play the two Cls बताइए उसी कंपाउंड के लिए फॉर द सेम कंपाउंड CO and H3 का दोस्तों होल फॉर Cl2 और Cl दो Cl को रखने के कितने तरीके होंगे सबसे पहला तरीका कि दोनों Cl एक ही ट्रायंगल में रखने कितने ट्रायंगल बताते हैं दो ट्रायंगल से तो दो बन सकती है कि भाई दोनों Cl को एक ट्रायंगल में रखो वो वाली पोजीशन हो नीचे वाले कोई दोनों बराबर होगी और दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों कि दोनों में एक रखो हां यार बोल रहे हैं तो पहले एक ट्रायंगल में दोनों Cl रखे जाएंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी आइए सकते हैं मतलब सबसे पहले मैंने एक Cl एक नंबर पे लिखा दोस्तों एक नंबर पे बोल रहा पहले केस में एक नंबर पे Cl रखे दोस्तों बताइए दूसरा Cl कहां रखोगे सेम ट्रायंगल करना है बात रखूंगा दो नंबर रखूंगा है ना तो दो पे रखूंगा और दोस्तों एक के साथ में तीन पे रखूंगा तो दोनों सिचुएशन सेम है या अलग अलग है अरे यहां दोनों को रखो यहां दोनों को बात सेम ही है बोले तो ये दोस्तों एक ही सिचुएशन को बताते हैं एक ही केस बताते हैं बात क्लियर हो रहा है ना आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंट ट्रायंगल्स की तो डिफरेंट ट्रायंगल रखा जाएगा तो मान लीजिए एक नंबर पे हमने रखा ये एक नंबर था दोस्तों ये दो नंबर था तीन नंबर था 4 5 6 3 तो क्लोरीन पहले एक नंबर पे क्लोरीन हमने पहले एक नंबर पे रख दिया मतलब ये दूसरी ट्रायंगल में दूसरा क्लोरीन कहां रख सकता है पहला केस नेक्स्ट केस रखो आया ना तो 1 और 4 में जो हमने रखा दोस्तों तो दोनों 1 और 4 के बीच में एक एज ऑफ था या कहते हैं कि सिस्टम की दोस्तों ट्रायंगल पे जो हमारे पास प्रिमेटिक स्ट्रक्चर बनेगी एक एज आ रहा 1 4 वाला आया ना या फिर कि आपका जो रेक्टेंगल है 1 2 5 4 का इस रेक्टेंगल का 1 4 वाला एज हो रहा है क्या ये बात क्लियर है अगर मैं दोस्तों वन पोजीशन पे ही रखता हूं और इसके बाद दोस्तों मैं यहां पे मैं पहले बाकी नंबर लेता हूं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर अब की बात दूसरे ट्रायंगल में सेकंड क्लोरीन रखने जा रहा हूं सेकंड क्लोरीन जो यहां रखने जा रहा हूं पहला क्लोरीन को 1 नंबर पे है और सेकंड क्लोरीन 4 पे रख के 5 पे रख सकता हूं आया ना तो 5 पे रखूंगा तो 1 नंबर और 5 नंबर जो है एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन ऑफ रेक्टेंगल पे आया ना ये एच ऑफ रेक्टेंगल का ये डायगोनल पोजीशन है ये दोनों केस डिफरेंट होंगे यानी कि वही 5 बिल्कुल डिफरेंट होंगे 1 4 बोलो दूसरा कैटेगरी को बता सकते हैं अगर मैं 1 पे रखूं 6 पे रखूं तो 1 पे रखूंगा तो 6 पे रखूंगा वो भी डायगोनल का रेक्टेंगल आया ना और 1 और 5 भी डायगोनल का रेक्टेंगल बोले तो ये 1 5 और 1 6 दोनों सेम ही केस होंगे क्या बात क्लियर हो आया ना क्या इससे अलावा कोई प्रोबेबिलिटी बता दीजिए मेरे भाई प्रोबेबिलिटी बोल यार कोई प्रोबेबिलिटी है क्या नहीं है कोई प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितने आइसोमर किस में ट्रायंगल प्रिज्मेटिक को कितने आने चाहिए दोस्तों तीन आइसोमर आने चाहिए दोस्तों आने चाहिए तो हेंस ये भी हमारा ज्योमेट्री यहां पे सिलेक्ट नहीं होगा क्लियर सबसे बात बोलो आया ना तो दोस्तों उसके बाद की बात हुई देन आफ्टर फिर हमने फिर से बोला कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास क्या दोस्तों ऑक्टाहेड्रल हमारे पास थर्ड ऑप्शन के रूप में नजर आया दोस्तों अब तुम यहां पे देखो तुम्हें तो चला लगा रहा है बच्चे वाली बात थी हम तो ऑक्टाहेड्रल कर रहे थे इतना टाइम यूज करने की जरूरत क्या थी देखिए तुम्हें खुद से बातें समझने में दुनिया को समझाने में प्रूफ चाहिए होता है क्या चाहिए होता है प्रूफ तुमने स्टडी किया आगे दुनिया स्टडी नहीं है हर बोला है ना तो दुनिया के सामने ऑक्टाहेड्रल करना तो कहते किस चीज को बोला नहीं होता है तो किस चीज को बोला होता है हमको समझ किस चीज को बोला हम डेमो सिस्टम प्रूफ्स तो प्रूफ देने के लिए थ्योरेटिकल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बात क्लियर है ना और धीरे धीरे काम करके ज्यादा थ्योरी ऐसे निकाला उसके बाद थ्योरी को सही वहां आया तुमने ठीक किया होगा आया ना बोलो यार तुम बोले तुम किसी काम में बोलोगे तो हां सो यहां पे अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रही है तो Cl को रखने दोस्तों या दो Cl रखने के कोबाल्ट के साथ NH3 का होल 4 and Cl2 और Cl तो दो Cl को रखने के आगे दो तरीके होंगे आइदर दोनों Cl को दोस्तों एक दूसरे के 90 एंगल पे दोस्तों कितने एंगल दोस्तों 90 डिग्री एंगल पे ये कहलाता है सिस आइसोमर और एक दूसरे को दोस्तों Cl को 180 डिग्री पे ये कहलाता है दोस्तों क्या ट्रांस आइसोमर कैसे बात क्लियर हो रहा है ना एक हमारे पास क्या दोस्तों सिस आइसोमर के पास क्या दोस्तों ट्रांस आइसोमर कैसे बात क्लियर हो रही है वही आइसोमर बनते दोस्तों यहां ऑक्टाहेड्रल एक्सिस बनता है ना सोलर प्रोडक्ट तुम बता दो कि इन दोनों में से कोई होगी बताओ सोच लो ये कहां है बताओ नहीं बताओ आ रहा तो गिव सजेशन बता कहां को एनीवन एक ऊपर और मैं डैश कार को नहीं तो जैसे ही डैश रखूंगा तो किसका डैश के साथ 90 का ही एंगल है एंगल भी 90 आया ना तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 6 और ये सेम ही है तो कुछ भी कर लो क्लियर बात बोलो है ना तो
there is no other options. We have only two options in the case of octahedral. For those Cl2 दो टाइप के सेमी ग्रुप आ जाए तो वहां पे सिर्फ ट्रांस बनते हैं। वहां पे जाकर आइसोमर में सिखाऊंगा अभी आइसोमर कभी आएगा वो तो उन्होंने कहा आइसोमर का रिलेशन है। तो हेंस यहां से निकल रहा है दोस्तों कि दो ही आइसोमर है और दो ही आइसोमर को दोस्तों ढूंढते हुए यही है। हेंस हमारे इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है दोस्तों वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्या बात क्लियर बोल रहे सबको फॉर्मूला ज्योमेट्री कैसे डिफाइन हो हां यार इस तरीके से ज्योमेट्री को डिफाइन कर देगा और इससे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किया है। तो हमने बताया कि डाइपोल मोमेंट चेक करना कैसे करोगे उसको डाइपोल मोमेंट से डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे तो मुझे बताओ यहां पे बाकी जगह पे NS3 है और यहां पे हमारे पास NS3 है। तो व्हेन वी चेक द डाइपोल मोमेंट बताओ डाइपोल मोमेंट के बारे में तुम्हारा क्या विचार है यहां पे इस मॉलिक्यूल में बताओ। अरे जीरो होगा नॉन जीरो होगा माइनस इक्वल टू जीरो कुछ ना कुछ वैल्यू लगाई रहेगी हां यार बोलो यार पर फॉर द ट्रांस यहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दोस्तों जीरो होगी हां यार ना ये हो गया इनका स्ट्रक्चर वाइज डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट क्या चलेगा दोस्तों स्ट्रक्चर से पता लगा डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट होता है ना फिर जब एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करें किसी मेथड के दोस्तों तो तो ग्रीन और वाइट वाले थे जब एक्सपेरिमेंट निकाला तो उन्होंने यही पाएगा एक का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था और एक का जीरो आ रहा था बात क्लियर हो रहा है ना आवाज यानी बोल रहे सब कुछ फिट बैठा था मतलब सही डायरेक्शन था उसका काम बिल्कुल सही आ रहा था तभी एक कंपाउंड की सिचुएशन को प्रूव करने के लिए उसने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए और यही सही तरीका होता है बात क्लियर हो रहा है। तो हमने थोड़ी कम एक्सपेरिमेंट आता और इस एक्सपेरिमेंट का जो लिखते हैं इंटरप्रिटेशन कभी तुम प्रैक्टिकल करते हो लास्ट में इंटरप्रिटेशन तो इंटरप्रिटेशन होता है कि जो भी तुमने काम किया है प्रैक्टिकल में तो इसका जनरल क्या तुम कंक्लूजन निकालोगे व्हाट इज जनरल कंक्लूजन दैट इज सोल्ड थ्योरी। वैसे ही कॉम्प्लेक्स के काम किए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में काम किया और कॉम्प्लेक्स का जनरल उन्होंने मैकेनिज्म दिया जो जनरल उन्होंने प्रोड्यूस की वो बातें थी जो हमने यहां से सीखी यही वो थ्योरी से वर्णन करी बात क्लियर है आवाज नहीं बोलो यही बात केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड है बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड की उन्होंने काफी सारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड ने बोला कि भाई कोई अगर Ma2 B2 टाइप का कोई कंपाउंड होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर Ma2 B2 टाइप का कंपाउंड है उसने बोला कि भाई इसका एक्सपेरिमेंटली या दुनिया में इसके दो आइसोमर मिल रहे थे दो आइसोमर पाए जा रहे थे तो हाउ यू विल फाइंड आउट ज्योमेट्री कैसे मिले ज्योमेट्री कैसे बताओगे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जनरली हमारे पास ज्योमेट्री होती है दैट इज वन इज टेट्राहेड्रल कॉन्जुगेशन एंड द सेकंड इज स्फीयर प्लेनर। दोस्तों वी हैव सेकंड वन इज स्फीयर प्लेनर अगेन हम आइसोमर का सवाल लेंगे कंपाउंड को आइसोमर दिखा रहा है तो टेट्राहेड्रल दोस्तों तो भी A2 B2 को आइसोमर नहीं मिलते टेट्राहेड्रल यहां पर नहीं हो सकता स्फीयर प्लेनर ही होगा और स्फीयर प्लेनर आइसोमर मिलेंगे उनमें से एक से होगा और एक क्या होगा दोस्तों ट्रांस होगा। तो आप कैसे बना पा रहे हो इसमें काटा कैसे मार दिया वो तो सिखाऊंगा आइसोमर में स्टार्ट होगा इसी तरह आइसोमर स्टार्ट होगा तो A को वैसे 90 डिग्री पर दोस्तों ये 6 आइसोमर बन जाएगा दोस्तों और A और तो एक दूसरे के अपोजिट पे सिमिलरिटी भी ऑटोमेटिकली अपोजिट होने वाले टिपिकल दोस्तों क्या ट्रांस तो बोलते हैं ये स्फीयर प्लेनर दिखा रहा है क्लियर बात बोलो यार आवाज नहीं बोलो सबको क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने मल्टीपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से काम किया और उनके ये स्पेसिफिक बातें निकाली रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज क्या बात सबको क्लियर है। तो उसके बेस पर हमने थ्योरी प्रोड्यूस करके तुम बाकी दुनिया के बारे में तुम ऐसा करना तुम्हारा भी आ जाएगा और यहां तो गलती हुई गलती तो क्या ही उस समय पे बहुत बड़ी चीज थी कि जब इस दौर पे काम करने लगे और इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड काम किए जैसे बहुत सारे कंपाउंड काम किया तो उन्होंने अपना जनरल स्टेटमेंट पास करना स्टार्ट किया और वो जनरल स्टेटमेंट क्या दोस्तों जनरल स्टेटमेंट कोवेलेंट प्लस 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 व्हाट इज प्लस 3 प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेकेंडरी वैलेंसी बताओ जब किसी प्रकार का कोई फॉर्मेशन होगा तो बोला कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा क्या दोस्तों उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा दोस्तों ऐसा बोलूंगा फिर जब सेकंड के बारे में प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे तो क्या इस प्रकार से स्फीयर ज्योमेट्री दिखाएगा ऐसे बातें बोलते जनरल बातें जो कि ऑब्वियस बात है जैसे कंपाउंड बदलेंगे कुछ और लिगेंड्स आ जाएंगे सीओ जो लिगेंड्स आ जाएंगी बोलो यार तो वहां से जाके बदलेगा जैसे बदलेगा दोस्तों ज्योमेट्री बदल सकती है क्या बात है आवाज नहीं आई बोलो रे हेंस उन्होंने थ्योरी तो प्रोड्यूस की जनरल प्रोड्यूस की मेटल इसके वैलेंसी इस कोऑर्डिनेशन के साथ ये ज्योमेट्री दिखाएगा बट इफ नॉट ऑलवेज शोस उनके बातों को वहां पे हम ये चीज मान के चलते हैं ये बोला तो मान पता लगा भाई इसी अपोजिट में बहुत सारे कंपाउंड मैंने दिखाए थे जो सेम ज्योमेट्री दिखा रहे थे यहीं से मैंने फिर चालू हुई फिर आप ज्योमेट्री एनालिसिस अप्लाई करते हो तो सीएफ की तरफ आगे बढ़ते हो क्या बात क्लियर हो यार। तो ऐसा नहीं कहेंगे जो वर्णन थ्योरी आज के समय में फेल है बोलो यार वो फेल इसलिए क्योंकि उस समय पे जब वर्णन बाबा ने काम किया था तो लिमिटेड कंपाउंड से काम किया क्या काम किया लिमिटेड कंपाउंड एक्सपेरिमेंट करके लिमिटेड कंपाउंड एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया आया ना तो बाकी कोऑर्डिनेशन की दुनिया बाकी थी आया ना बोलो यार लेकिन जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेवलप होने लगे एक्सट्रैक्ट करने लगे उसको बनाने लगे वहां से चीजें बदलती तरीके से मैंने कोई स्टार्ट हुई तो क्योंकि वर्णन बाबा की थ्योरी एक लोअर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे बेस ही लोअर सेट में बहुत अच्छा कंसीडर 52 से शुरू की आईपीएस सिस्टम मतलब एक ही चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बता रहा हूं डायरेक्ट प्रोसेस शुरू किया सो मैं ओवरऑल जब एक कम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है तो एक हद तक ही दायरे में एप्लीकेबल होती है उससे बियॉन्ड के कंपाउंड्स में एप्लीकेबल नहीं होती है तो बस वही आगे जाके हुआ और मेरे से बहुत सारे कंपाउंड एप्लीकेबल जब बेसिक कंपाउंड एप्लीकेबल को नहीं होती है तो उसको फेल करते हैं तुम हमारे फेल हो चुकी हो तो जब आप करेंगे तो आगे क्वेश्चन करेंगे जब क्वेश्चन आता है तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर लेटेस्ट स्टोरी देगा लेटेस्ट स्टोरी बोला तो लेटेस्ट जो भी सीएस का सिस्टम आया ना तो मैंने मेंशन कर दिया कि अकॉर्डिंग टू उन्होंने प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू उन्होंने की बातें बता देंगे क्लियर बात सबको यहां से अगर हमने मेजर सेक्शन खोला हुआ बोला क्योंकि हमें बार-बार ज्योमेट्री बताने के लिए आइसोमेरिज्म की जरूरत पड़ रही है तो मतलब आपको कोऑर्डिनेशन के अंदर आइसोमेरिज्म जो है वो एक बहुत पक्का करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दोस्तों यहां से एक नया टॉपिक हमारे लिए स्टार्ट हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोस्तों क्या आइसोमेरिज्म वो यहीं से शुरू होता है दोस्तों वर्णन थ्योरी खत्म हो गया नोट डाउन करें आगे बढ़ते दोस्तों ये यहां से लेना चालू करें वर्णन थ्योरी के बारे में चलिए दोस्तों देखो फटाफट लाइन से करो लेना चाहते हो this is purple छोटी छोटी बात लिखना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोरिलेशन स्टूडेंट जल्दी आगे चल करना एडमिट सॉल्यूशन छोड़ो क्योंकि तो भाई कोई किस काम की नहीं तो लिखवाया केवल वही लिखो चार अक्षर से एक ना तो एक्स्ट्रा ना तो कम जो लिखा केवल वही लिखना है कल आगे नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद से करना भाई आईपीएक नेम का नॉमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आईपीएक नेम खुद से करना है तो ये अवेलेबल होगी उसमें और मैथ बुकलेट में वहां से देख के कर देना अब नाम बता रहा है चल रहे कैसे बात कर रहे थे यार
ये तो क्या भाई कुछ सेक्टर 5 सेक्टर रूल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के लिए आराम से करते हैं। जल्दी जल्दी ठंडे हो तो आगे चला जाए। डन ये कुछ तुम सबका ना कोई नहीं पा रहे हो करो आगे। करो आगे अरे करो कौन कौन लिख रहा है मालिक बोल देखो ना 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 करो आगे। नेक्स्ट तुम स्ट्रक्चर वाला टाइम लगाओगे स्ट्रक्चर वाला सब लगाना चलो भाई सामने देखो स्ट्रक्चर वाला लगाना भाई तुम्हारा टाइम लगाओगे चलो भाई सामने देखो। तो वर्णन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे यूजुअली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते इतने में तो बहुत ही कम आते हैं कभी-कभी पूछा गया है और वो भी एचसीएल के एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ पूछा गया है। क्लियर बात बोलो है ना हे भगवान। हाँ तो कुछ यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आइसोमेरिज्म हमने अगर देखें तो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने आइसोमर दिखाएगा सिमेट्रिकली ऑप्टिकली ये सारी बातें पता होनी चाहिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आइसोमर्स की बातें करते हैं दोस्तों। तो आइसोमर्स के बारे में जानने कहते हैं कि भाई अगर कोई हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाई कर रही है क्या लाइक दोस्तों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाई कर रही है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले की तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाई करेंगे तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देंगे दोस्तों आइसोमर्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है इट हैज आइसोमर्स हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्या बात क्लियर हो रहा है एक्टिव होकर देखो ऐसा। Now, in coordination isomerism, these isomers are divided into two categories, just like stereo isomerism. यहाँ पे दो category में divide करते हैं, and the two categories are one is stereo isomerism दोस्तों, and the second is structural or constitutional isomerism. Structural और constitutional isomerism दोस्तों। आइए दोनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे हम दोस्तों और किसको हम स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये बात डिसाइड की जाती है अगेन जस्ट लाइक stereo में एटम टू एटम कनेक्टिविटी की बेस पे की जाती है। एटम टू एटम कनेक्टिविटी के बेस पे डिसाइड की जाती है कि एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। अगर पूरे मॉलिक्यूल में जो दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं लेट्स मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला था और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के मेरे पास दो स्ट्रक्चर लाई कर रही है स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 और मैं मान चुका हूं कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है तो पक्का दोनों मिलकर क्या होना चाहिए आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आइसोमर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन इज कौन से प्रकार के आइसोमर्स इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर में एटम टू एटम कनेक्टिविटी है उसका कंपैरिजन करेंगे। एटम से कौन से एटम कनेक्टेड है दोनों के अंदर हम कंपैरिजन चेक करेंगे। अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम मिल रही है मॉलिक्यूल के अंदर तो वो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और डिफरेंट मिलेगी तो क्या कहलाएंगे दोस्तों स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म दोस्तों। चाय बनाएं हम लोग रकम खा लो नींद आई इसके बाद बट उसके आगे देखेंगे में नहीं बस तो हमने कहा कि एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम नहीं तो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहां ये बात समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी कोई एग्जांपल हो सकता है मेटल के साथ करो मेटल की बात करो मेटल से मेरे पास मेटल में शेयर पिरामिड ज्योमेट्री है इसके अंदर शेयर पिरामिड ज्योमेट्री है तो शेयर पिरामिड ज्योमेट्री मैंने कहा कि एक बार मेरे को दो लिगेंड और मैंने सेम साइड 90 डिग्री लगा दिया और दोनों लिगेंड को मैंने 180 डिग्री लगा दिया। दोनों लिगेंड 90 डिग्री हैं तो इसको हम आइसोमर कहेंगे। दोनों लिगेंड 180 डिग्री से नाम दोस्तों ट्रांस बाकी को मैं एज इट इज बीबी और बीबी के रूप में ले लेता हूं। तो आइए दोस्तों दोनों के अंदर एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो मेटल से कितने ए लिगेंड डायरेक्टली जुड़े हुए हैं दो मेटल से कितने ए लिगेंड डायरेक्टली जुड़े हुए दोस्तों किसी लिगेंड से फर्क पता कनेक्टिविटी तो एक साथ हां यार वही मेटल से कितने लिगेंड बी वाले जुड़े डायरेक्टली तो बोलो क्लियर है क्या सेम बात इस मॉलिक्यूल में नहीं है क्या दो लिगेंड ए जुड़े हुए दो लिगेंड बी जुड़े हुए तो यहां पे इस दोनों की सिग्नल में क्या कहेंगे दोस्तों एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है सेम है। क्या बात क्लियर हो गया तो सेम एटम टू एटम कनेक्टिविटी और साथ में मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं पता लगा या दोनों नेट है या दोनों सोच रही है ये इसको सुपर इंपोज नहीं हो सकता इसको ओवरलैप नहीं हो सकता डिफरेंट क्या बताइए इसको सुपर इंपोज ना होना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है हां या ना और ये इससे कभी ओवरलैप नहीं हो सकता दोस्तों। इस स्ट्रक्चर में दो ट्रांस है और स्ट्रक्चर में दो 90 डिग्री पे कैन नॉट ओवरलैप ऑन ईच अदर एंड दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेम मॉलिक्यूल फार्मूला हैविंग द सेम एटम टू एटम कनेक्टिविटी एज दे विल बी गोल्डन स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर हो यार। नाउ द क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर की जगह एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक ml6 केस है और बाहर में एक b2 केस लगा हुआ है ओके। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि वहां बस इतना डिफरेंट कर दिया कि ml का 5 मैंने अंदर लिया और एक b को मैं अंदर लिया और एक l यहां से बाहर आ गया एक b अंदर आया तो l5 हो गया अंदर एक l बाहर आएगा तो l5 हो जाएगा और एक b अंदर जाएगा तो b अंदर एक आ जाएगा आया ना
पांच दो चीजें एक अंदर बचेगा, एक ही बचेगा और एक अलग आएगा। हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। सेम है, ठीक है। ठीक है, अगला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद एक दूसरे के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, किसी भी तरीके से इनका इंटरनल कॉम्प्लेक्स पार्ट सेम नहीं है। हाँ या ना? स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या है कि एटम टू एटम एक्टिविटी सेम है डिफरेंट है? मेटल के साथ यहाँ 6 एल जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। हाँ या ना? मेटल के साथ यहाँ पे 5 एल ही डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और एक क्या जुड़ गया है? बी। पहले यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना था मेटल के साथ, आयोनिक इंटरेक्शन में था। अब यहाँ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, एक केमिकल बॉन्ड बना रहा है। बोलो यार, एटम टू एटम एक्टिविटी बदल गई, क्या करेगा आपस में? स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन वाइज समझ चलेगा। क्या तरीका सबको पहले बोलो यार, आवाज नहीं आ रही, बोलो रे। तो दोस्तों इसी सिनेरियो को मैं आगे बढ़ाऊं, इसी में कल्चर को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये सिनेरियो है, मैं इस स्लाइड को कॉपी करूं तो थोड़ा सा इनको आगे एक्सटेंड करूं दोस्तों। यहीं से हमारे आइसोमेरिज्म की शुरुआत होती है। बट अगर मैं इनको फर्दर डिस्टिंग्विश करना चाहूं, इफ आई वांट टू डिस्टिंग्विश फर्दर, यहां वेरियस अलग अलग कैटेगरी के स्ट्रक्चर के अंदर वेरियस अलग अलग कैटेगरी के आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक नाम तुमने सुना होगा आयोनाइजेशन आइसोमर। नाम सुना होगा यार? नहीं सुना ना? अरे कभी सुना होगा किसी से? ऐसे दिमाग में जैसे आयोनाइजेशन स्पिरल जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है, आयोनाइजेशन आइसोमर। देन इसी का एक सब हिस्सा होता है हाइड्रेशन आइसोमर दोस्तों। हाइड्रेशन आइसोमर्स कुछ लोग इनको साथ लिखते हैं। देन हमारे पास एक होता है लिंकेज आइसोमर्स। क्या होता है यहाँ पे? लिंकेज आइसोमर्स। देन वी हैव द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दोस्तों। और कुछ नाम और होते हैं एक्सेट्रा। बहुत सारी स्टैंडर्ड में एक्स्ट्रा वाले आइसोमेरिज्म को काउंट नहीं करती है, और कुछ वहां पे एक्स्ट्रा वाले को काउंट कर लेती है। तो मेन नेचर आपके चार जरूरत पड़ रहे हैं। हां ना? इसके अलावा तीन होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म, एक होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म दोस्तों, एक पोलराइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों हमें अक्सर जनरली फोकस नहीं करना है, इनके ऊपर फोकस करना है। ये चार ही मेजर स्टैंडर्ड में अवेलेबल है। ओके, इन्हीं से आज तक क्वेश्चन आया, इससे प्योर क्वेश्चन नहीं आया। ओके, इनको करेंगे बाद में, तो एक एक लाइन के एक एग्जांपल करना है, लास्ट में करेंगे। तो मेन तुम्हारा क्वेश्चन आता है, उनसे तो आता है, यूजुअली आता है, उनका कम आता है, वहां से जम ज्यादा आता है, वो लास्ट में करेंगे। तो ज्यादातर जम जनरेट करके वो यहां से आता है, सीधे आइसोमेरिज्म में दिमाग लगा जाता है, यहां पे दिमाग लगाना और यहां पे काम करना है। तो बात करते हैं सीधे आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं? कहते हैं कि सीधे आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं दोस्तों। यार बोलो रे, कितने टाइप के दोस्तों? दो टाइप। सीधे आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी में रहते हैं दोस्तों, एंड दीस टू कैटेगरीज आर, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोस्तों, एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोस्तों एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोस्तों इसके सीधा कॉन्सेप्ट है, ये जुड़ा हुआ है बॉन्ड एंगल के चेंज से। जब भी कोई दो स्ट्रक्चर जो आपकी सीधे आइसोमेरिज्म कहलाई जा चुकी है, सीधे आइसोमर्स कहलाई जा चुकी है, देखिए तो स्ट्रक्चर सीधे आ रहा है बोलो यार। तो दो स्ट्रक्चर सीधे आइसोमर्स कहलाई जा चुकी है, उनमें अगर एक्सचेंज आ गया, उनमें दोस्तों कोई डिफरेंस है, वो बॉन्ड एंगल का हो, बॉन्ड एंगल का चेंज तो स्ट्रक्चर में हो रहा है दोस्तों। दो स्ट्रक्चर पक्का एक दूसरे के प्रैक्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे, दो स्ट्रक्चर पक्का एक दूसरे के क्या होंगे? तो उसके बारे में तुमसे पूछो तो बताइए, यहाँ ए और ए के बीच बॉन्ड एंगल क्या है? यहाँ ए और ए के बॉन्ड एंगल क्या है? ये दोनों के अंदर बॉन्ड एंगल का चेंज है दोस्तों। क्या पता चले बॉन्ड एंगल का चेंज है दोस्तों, तो ये वाले आइसोमर्स आपस में क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जीआई कहलाएंगे। हाँ यार ना? सबको बात क्लियर है? और ऑप्टिकल आइसोमर्स को जानते दोस्तों। ऑप्टिकल आइसोमर्स उसे कहेंगे जिस स्ट्रक्चर में ना तो कोई पीओएस एग्जिस्ट करेगा, ना ही कोई सीओएस एग्जिस्ट करेगा। इस स्ट्रक्चर में नो पीओएस नो सीओएस, उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिकल एक्टिव स्ट्रक्चर नाम देंगे। और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है वो एक इनहेंसमेंट पेयर दिखाती है। हाँ यार ना? अपना एक नॉन सुपर इंपोर्टेबल पेयर दिखाइए, बात क्लियर है? तो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएंगे नॉन सुपर इंपोर्टेबल पेयर, जैसे कि मेरे हाथ दोस्तों दोनों एक दूसरे के ओवरलैप नहीं हो रहे दोस्तों, और एक दूसरे के मिलने में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस टू हैड बी कॉल्ड एज नॉन सुपर इंपोर्टेबल। नॉन सुपर इंपोर्टेबल यानी ओवरलैप ना होना, मिलने में एक दूसरे के बन जाना, नॉन सुपर इंपोर्टेबल रिलेशन बनती है जब कोई ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्या बात क्लियर है दोस्तों? बस यही बात हमें निकालनी है, यही बातें चर्चा में पता करनी दोस्तों। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल आएगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इससे सीरियल आइसोमर्स कितने होंगे, इससे टोटल आइसोमर्स कितने होंगे। तो टोटल आइसोमर्स पूछे तो सीरियल एज वेल एज स्ट्रक्चर दोनों काउंट कर रहे हैं, बात क्लियर है? तो तुमसे केवल सीरियल पूछे तो केवल काउंट करना है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कैसे करना है? पहले उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल चेंज करके सारे ज्योमेट्रिकल बना लेंगे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों। लेट्स सपोज क्योंकि हम अब सीरियल आइसोमर्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो सीरियल आइसोमर्स बनाए कैसे लेंगे? बनाने का सिंपल तरीका यहाँ पे कि आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन दिया जाएगा, ध्यान सुन लो। क्या करेगा दोस्तों? आवाज यार तुम बैठे बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन दिया जाएगा दोस्तों। इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले दोस्तों तुम्हें ड्रॉ करने हैं ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे ड्रॉ करें? बाय चेंजिंग द बॉन्ड एंगल, बाय चेंजिंग द बॉन्ड एंगल। आवाज नहीं आ रही, बोल रहे। एग्जांपल के तौर पे मैं यही लेता हूं कि मेरे पास Na2B2 है और यहां पे जो मेटल है सबसे ज्यादा फिर लेयर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और मैं स्फीयर प्लेन मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं दोस्तों? स्फीयर प्लेन मान लेता हूं। सबसे पहले इसके अगर हम स्फीयर प्लेन ज्योमेट्री को दिखाएंगे तो चार बॉन्ड ऐसे होंगे, पक्का हाँ या ना? तो बताओ कितने तुम इसके बॉन्ड एंगल चेंज करके स्ट्रक्चर बना सकते हो? बताओ बताओ समझ लो। सबसे पहले दोनों ए को 90 डिग्री पर हाँ या ना? दोनों ए को 90 डिग्री पर तो कोई केस बन रहा है, इसके अलावा तो कोई केस बन रहा है तो यहां पे 90 डिग्री होता है। हाँ या ना? सेम ये दोस्तों बॉन्ड एंगल चेंज करके मतलब तो फिजिकल केस है, एक ये वाला और ये वाला, इसके अलावा कोई और भी केस नहीं है, यानी कि ज्योमेट्री आपको बन जाएंगे। बातें क्लियर बोलो हाँ या ना? सेकंड स्टेप कहता है कि तुम ऐसा कर लो तो सारे चीजें बना लो, तो जितने भी चीजें आई है सबके लिए चेक करो POS एंड COS फॉर ईच स्ट्रक्चर। तो दो स्ट्रक्चर बनी जाएगी यहाँ पे, तो दोनों के लिए चेक करिए POS और COS। सिंस ये मॉलिक्यूलर प्लेनरशिप है तो पूरे प्लेनर मॉलिक्यूल में से POS निकल जाएगा। हाँ या ना? यहाँ POS एग्जिस्ट करने की वजह से मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल का कोई इनएक्टिव एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ या ना? सही काम यहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल पड़े चार लेकर आपने पूरे डिफरेंस क्या पता चारों में से प्लेन पास हो रहा है, तो प्लेन के अंदर आ जाए दोस्तों। अरे बोला तो इस प्लेन के चारों एटम इंक्लूडिंग द मेटल एटम से मेटल आयन से पास होगा दोस्तों। तो दोस्तों सभी के इंडिविजुअल बाहर वाला हेमिस्फीयर इस प्लेन के पीछे वाले हेमिस्फीयर में दे रहा होगा, बोल रहे। तो प्लेन पास करवा तो इस ए का इस हेमिस्फीयर का एक हेमिस्फीयर का बीच में प्लेन पास होगा, एक बाहर वाला हेमिस्फीयर इस वाले हेमिस्फीयर के में देगा, बोल रहे। तो जिसके लोग प्लेन पास होने की चर्चा करते ही नहीं है, हेंस इस पूरे एटम से पांचों के पांच एटम से प्लेन पास होगा, यहां पे POS मिल जाएगी और ये भी कंपाउंड करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। तो कुल मिला के यहां दो ही स्ट्रक्चर बनी और दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनी। बात क्लियर है? कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन पाया। इस तरीके से अपने को चेक करना है, करेंगे चेक इस तरीके से बोलो यार। आवाज जारी बोलो। तो तरीका होगा चेक करने का, हमें जनरली सीओ आइसोमर पूछेगा, उसमें GI और OI दोनों चेक करने पड़ेंगे। दो स्टेप्स के माध्यम से दोस्तों आप उसको सिंपलीफाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमसे अक्सर मेटल आयन जिनके बारे में आइसोमर पूछा जाएगा दोस्तों, जो अक्सर कॉम्प्लेक्स के बारे में दोस्तों आइसोमर पूछा जाएगा जनरली वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर के जो
4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बाकी तुम निकाल सकते हो, उनके पूछना नहीं है, तो उनके पूछना किससे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब मुझे कमाल की बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, कुछ लेकर दोस्तों स्केलर। तो यानी कि हमें अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के लिए दोस्तों, अलग-अलग मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आइसोमर निकालने पड़ेंगे एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दोस्तों स्केलर भी आइसोमर निकालने पड़ेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्यादा ज्योमेट्री देखने मिलती है ऑक्टाहेड्रल, तो यहां पे हमें केवल ऑक्टाहेड्रल निकालने हमारा काम हो जाएगा। आया ना, आराम यार बोलो, नहीं यार बोलो। तो चलिए आइसोमर हम निकालेंगे, जिसमें एक और फैक्टर हमने कंसीडर नहीं किया, वो फैक्टर है लिगेंड का फैक्टर। तुमसे पता होगा कि लिगेंड्स को हम डेंसिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। आया ना, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाहेक्सा, अलग-अलग हमारे पास लाइन करते हैं। आया ना दोस्तों, यहाँ पे आइसोमर भी उसी तरीके से ट्रीट होगा। सबसे पहले हम कैटेगरी करेंगे मोनोडेंटेड की आइसोमर की करेंगे। तो मोनोडेंटेड कितने हमारे पॉसिबल केस बन सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, सभी को सॉल्व करेंगे, उनके हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, टोटल आइसोमर्स सब निकालेंगे। क्लियर बात बोलो यार, बोलो। देन जस्ट मोनोडेंटेड के हम सारे केस सीख जाएंगे, फिर हम बाइडेंटेड के बचाएंगे और बाइडेंटेड के बाकी सारे केस सॉल्व करेंगे। क्या बात क्लियर है? रजिस्टर कर बोलो भाई, मेरी बात सुनो। इन आइसोमर के चैप्टर को करने के बाद हम सारे पॉसिबल केस कर रहे हैं कि ML6 में लिगेंड 6 से सेम भी हो सकते हैं, 5 से डिफरेंट हो सकता है, 4 से दो आपस में सेम, 4 से दो आपस में डिफरेंट, ऐसे मल्टीपल केस हो सकते हैं। बोलो सारे केस करने होंगे, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड मेथड ऐसा फॉलो करना चाहिए, हमेशा हमें सही आंसर देना है। अक्सर थोड़ी आइसोमर के बात इससे दोस्तों बड़ा कारण ये है कि अक्सर तुम प्रोबेबिलिटी में फंसाते हो, ये बना है, ये बना है। बोलो यार, हमें प्रोबेबिलिटी में नहीं फंसना है, हमें प्रोबेबिलिटी में मैं तुम्हें कुल मिला के इनिशियली 10 स्टेप्स सिखाऊंगा। कितने स्टेप्स? क्योंकि बहुत आसान है। उन 10 स्टेप्स को जो सीख लिया तुम लोगों ने, पूरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्लियर होगा। उन्हीं 10 स्टेप में से कोई ना कोई स्टेप किसी न किसी कंपाउंड में लग रहा है। बात क्लियर है? एक बार सिखाने के बाद फिर वो 10 स्टेप जो है सेग्रीगेट होकर केवल 3 स्टेप बन जाते हैं। कितने होते हैं? तो जब चैप्टर एंड होने लगेगा, तो एंड होते जब सारे को तुम सीख जाओगे तो कुल मिला के 3 ही बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है? 3। क्लियर तरीका है, ऐसा नहीं मिलेगा। ओए भगवान बोले तुमने देखा किसी आइसोमर पे अलग करने सब चलेगा, हमेशा सही उत्तर आएगा। क्योंकि ये जो स्टेप्स है वो प्रोबेबिलिटीज बनाने में हेल्प नहीं करेंगे, वो प्रोबेबिलिटीज का सही आंसर निकालने में हेल्प करेंगे। ये बता प्रोबेबिलिटी बात मतलब तुम चेक करोगे है या नहीं है, ये बता केवल एक ही प्रोबेबिलिटी बने जिससे हमारा फाइनल उत्तर आए, हमें बाकी अननेसेसरी प्रोबेबिलिटी बनाने की जरूरत ना पड़े। वो तरीका बताऊंगा। बात क्लियर है यार? आगे मैं कह रहा हूं कि चैप्टर एंड होते हैं, अभी तो आज तो पता चलेगा कल और एक कल आई थिंक लेक्चर हो जाएगा, ये कल 3 घंटे लेक्चर। तो ओवरऑल क्या होगा कि चैप्टर एंड होते 3 स्टेप ऐसे होंगे जिनको ध्यान रखना है और 3 स्टेप कभी तुम आप क्लियर है। हां हमने किसी 3 स्टेप याद रखे तो क्या हो सकता है? आज तक क्लियर है भाई, हमने 3 स्टेप से क्वेश्चन आपसे होगा तो क्या क्लियर हो यार? तो हमने कहा कि ये एक एक्सपेक्ट है और इस का दूसरा एक्सपेक्ट है दोस्तों कि हम इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 4 ये हमारा है 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स दोस्तों, and then B4 bidentate and higher cases, higher density। बस ये तो हमें ओवरऑल कवर करना चाहिए। सबसे पहले एक कैटेगरी चालू करेंगे, एक कैटेगरी के लिए सारा टॉपिक करेंगे और ये पहली बात, बी कैटेगरी बहुत आसान है, तो ये एक कैटेगरी के लिए पूरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे। एक कैटेगरी आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म 4, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स मेटल कॉम्प्लेक्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें भी हमारे पास जो पहली कैटेगरी होगी वो पहली कैटेगरी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कैटेगरी। किसी कैटेगरी से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहली कैटेगरी कौन सी होगी? टेट्रा। अरे बोलो यार, कौन सी कैटेगरी है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। क्या बात क्लियर हो आया ना? आइए दोस्तों सामने देखिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हम बनाने जा रहे हैं। सामने देखिए, सबसे पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए मैं ऑल पॉसिबल केस बनाता हूं। यहां पे आता है टेबल, जो हमारे काम की है, पहले टेबल बना सिखा रहा हूं। देखिए टेट्राहेड्रल जो भी ज्योमेट्री होगी, अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 लिगेंड होंगे, तो पहला केस हो सकता है कि चारों लिगेंड सेम ले लो। बोलो दूसरा केस हो सकता है कि मैं 3 सेम ले लूं, बोलो 3 सेम ले लूं दोस्तों और एक अलग कर दूं। आगे बताइए, दो आपस में सेम, दो आपस में सेम, फिर दो आपस में सेम, ये दोनों आपस में अलग अलग। आया ना? नहीं बोलो। और आखिरी के बच्चे यहाँ पे सारे के सारे आपस में अलग अलग। क्या सबको क्लियर हो यार? एम प्रेजेंट द मेटल आयन एंड ए बी सी रिप्रेजेंट द डिफरेंट लिगेंड्स। आया ना? इन फॉर्मूलों के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चेक करो दोस्तों, आवाज नहीं चेक करना है। तो फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम यहां चेक करते हैं इन एंशियोमेरिक पेयर। चेक करते हैं, देन वी विल चेक स्टीरियो आइसोमरिज्म, देन वी विल चेक टोटल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, देन वी चेक टोटल आइसोमर्स। बोलो टोटल आइसोमर्स को चेक कर रहे होंगे तो ध्यान रखना है हम एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं। क्या एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चरल वाले काउंट नहीं करें, हमारी तरफ से स्ट्रक्चरल नहीं करें, तो आप करोगे हमारा स्ट्रक्चरल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आइए दोस्तों सबसे पहला केस लेके चलते हैं। पहला केस, तो पहला केस पहला एग्जांपल MA4 का एग्जांपल बताओ। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है? दो बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के पीछे। बोलो भाई बताओ, चारों यहाँ ए लगा दो और अब इसमें चेक करने ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबसे पहले चेक करेंगे कौन है कॉन्फिडेंस देना, तो मैंने नहीं, मैं माइक बंद करूं तब कुछ बना रहा है बना दिया। बताओ आवाज निकालो बच्चे, क्या हुआ? इससे पहले क्लास हमारी क्लास यार सभी की तुम आगे की थी तुम्हारी। तो चारों लिगेंड हमने लगाए, ए लिगेंड है। अब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का तरीका क्या होता है? अभी बताने बताओ क्या करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए। बॉन्ड में चेक कर देना होता है ना, चारों लिगेंड सेम है और कमाल की बात है चारों बॉन्ड एंगल भी सेम है। 190 डिग्री 28 मिनट। बोलो आया ना? ये एंगल ये एंगल ये बोलो यार। तो सुन लीजिए, मैंने कहा था 10 स्टेप सिखाऊंगा। पहला स्टेप आप सबके सामने कौन सी गिनती में इसलिए बोल रहा हूं। पहला रूल या पहला स्टेप, सिंस ऑल बॉन्ड एंगल्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री is या R 10 या R सेम एंगल के लिए R सेम सबके सब बॉन्ड एंगल हैं सेम होते हैं। तो यहाँ तुम A तो छोड़ो, मैं A B C D भी लगा दूं। क्या लगा दूं? A B C D। तो A यहाँ लगा के B लगा दिया और यहाँ C लगा दिया, तो A को C की जगह लिख दूंगा, तो A और C के बॉन्ड एंगल तब भी रहेगा। है ना? मान लीजिए यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ C था, ठीक है। अब मैं B को मान लीजिए C की जगह रख दूं और C को B की जगह रख दूं, तो B से पहले एंगल से बॉन्ड एंगल सब बाद में रहेगा। आया ना? एक में पहले से बॉन्ड एंगल तब भी तो क्या चलेगा, A भी अब भी रहेगा। आया ना? तो मतलब तुम कोई भी ताकत लगा लेना, सिंस यहाँ बॉन्ड एंगल की रखने की जगह है उसमें एंगल बराबर है, तुम कितना मल्टीप्लाई करना हमेशा सेम बॉन्ड एंगल रहेगा। आया ना? सिंस ऑल द बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आर सेम, hence geometrical isomer will always be zero in coordination number 4 tetrahedral geometry। खत्म कहानी। ये बस बात क्या बोला मैंने? तारीख की मशीन है क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जानते क्या होता है? इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल सेम ऑलवेज। चला सब आया ना?
Since all body in the same position, like समझ करेगा ऑलवेज जीरो रहेगा, कभी नहीं आएगा, कभी करना कोई नहीं करना बोल रहा है ऑलवेज जीरो क्लियर बोल रहा है। अच्छा ठीक है ये काट देख रहा हूं बात किसी इनिशियल रिक्वेस्ट में कॉपी करके फालतू डिस्टर्ब करता हूं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी इसी पहले स्ट्रक्चर की MA4 की और किसके चक्कर में इनेंशियोमेरिक पेयर यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी चक्कर है। इनेंशियोमेरिक पेयर का चक्कर करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो POS और CS दोनों ही प्रेजेंट नहीं होगा। बोले यार दोनों में कोई नहीं मिलेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए दोस्तों MA4 अप्लाई करते हैं। तो MA4 एक फैक्टर है दोस्तों MA4 100 डिग्री के बाद आप प्रेजेंट है इस प्रकार से A और A POS ऑफ कोई भी प्लेन मॉलिक्यूल में से पास करता है जिससे अलग वो मॉलिक्यूल मिरर इमेज में टूट जाए। बताओ क्या यहां से कोई ऐसा प्लेन पास हो सकता है क्या? तो कहेंगे ये दो सेम वाले हैं मेटल और ये जो वाला बॉन्ड ये तो बॉन्ड होते हैं प्लेन में होता है ये बताओ मेटल क्या होता है ना मैं मेरे को नहीं पता होगा। दो बॉन्ड प्लेन में हायर है एक बॉन्ड बेस पर एक बॉन्ड हमारे पास लेफ्ट से तो इन दोनों बॉन्ड के हम प्लेन निकालूंगा तो ये तो प्लेन आ जाएंगे इसके आइटम तो प्लेन आ जाएंगे हायर ना और तो बोल जाओ जब फिर आगे निकलेगा तो फिर वाले के प्लेन में वाला हो जाएगा हायर ना। बोले इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी कर सकता हूं दोस्तों। अब यहां ये वर्टिकल में होगा क्या हुआ हॉरिजॉन्टल में होगा मतलब सीधे करके बोलो हायर ना। तो आप यहां से प्लेन निकाल सकते हो यहां से भी प्लेन निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? कुल मिला के बात ये है कि टेट्राहेड्रल में प्लेन निकालने का तरीका क्या है। टेट्राहेड्रल प्लेन तभी निकलेगा दोस्तों कुछ समझा दो कि जब हमने कहा कि हमने देखो अच्छा ये प्लेन निकाल के देखो प्लेन निकालूंगा तो दोस्तों क्या चीज ऐसी है जो जरूर यहां पे फॉलो होनी चाहिए बाकी फॉलो हो या ना हो चल जाएगा कि भाई ये मिरर इमेज प्लेन काउंट बननी जरूरी है क्योंकि बाकी के लोगों को प्लेन नहीं पास हो रहा है वहां पे सेम आई एंड आई कोई फर्क नहीं पड़ता और यहां से माने जरूरी है। हां या ना तो ये दोस्तों यहां से प्लेन निकालो तो ये दोनों मिरर दिखाने जरूरी है। बोलो यार हमें तो एक ही पीओस चाहिए एक ही पीओस। तो मैं यहां से अब तुम्हें एक स्टेटमेंट यहां क्या इसमें पीओस है या नहीं ये बताओ। सबसे पीओस मिलेगा तो कंपाउंड लगेगा ऑप्टिकल और ऑप्टिकल नेटवर्क कोई भी सब सुपर कंपाउंड चाहिए आया ना तो ये आंसर लिख देना दोस्तों जीरो आएंगे कहेंगे। अब सुनिए अब ये एक क्वेश्चन है अब एक आंसर हम एक्सटर्नल आंसर लिखवाओ स्टेटमेंट नंबर 2 की वैल्यू निकालिए नंबर 2 वाली कि बताओ हमें टेट्रा में निकालना पड़ेगा हमें ये पहले उसका मतलब एडजस्ट करेगा तो पीओस आपको एडजस्ट करेगा जब एटलीस्ट 2 सेम होंगे जब एटलीस्ट 2 लिगेंड सेम होंगे तब तक हमेशा पीओस एडजस्ट करेगा। उन दो सेम वालों को इस पोजीशन पर दो और बाकी डिफरेंट वालों को यहां रख दो और लोग पीओस निकलेगा। हां या ना कोशिश करो डिफरेंट वालों से लोग निकालो क्योंकि उनका वही खत्म होता है सेम वाले उनके बनाने के काम करते हैं। हां या ना तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है दोस्तों कि अगर यहां टेट्रा में तुम्हें पीओस चाहिए पीओस यहां कब एग्जिस्ट करेगा यहां पीओस एग्जिस्ट तब करेगा या एटलीस्ट coordination number 4 tetrahedral geometry POS will exist when there is at least two same ligands present दोस्तों अब ये तुमने मॉलिक्यूल कर लिया बाकी को करने की जरूरत नहीं है। बाकी में ये स्टेटमेंट लगाएंगे तो बताओ यहां कम से कम 2 लिगेंड सेम है क्या? अरे बोलो यार पक्का पीओस होगी ऑप्टिकली इनएक्टिव इनेंशियोमेरिक पेयर जीरो। हे भगवान तरीका बताओ सीख लिया बोलो अगले में 2 लिगेंड सेम है क्या? कोई नहीं चलेगा एटलीस्ट चाहिए है क्या? है ऑप्टिकल पीओस निकलेगी ऑप्टिकल इनएक्टिव दोस्तों इनेंशियोमेरिक पेयर जीरो। अगले में सेम है क्या? ऑप्टिकल इनएक्टिव दोस्तों बोल रहे क्या यहां पे है क्या सेम कोई भी नहीं है तो तुम यहां कितना भी मात्रा लगा लेना कभी पीओस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बात क्लियर है? तो इन द केस ऑफ MABCD के केस में दोस्तों सारे लिगेंड अलग होने की वजह से यहां कभी कोई पीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगी बोल रहा है और कभी कोई सीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगी। नो पीओएस सीओएस तो कंपाउंड निकाला ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। हियर द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकल एक्टिव एंड द कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव दैट मींस दिस कंपाउंड विल डेफिनेटली शो अ नॉन सुपर इंपोर्टेबल मिरर इमेज उस लाइक नॉन सुपर इंपोर्टेबल मिरर इमेज NSMI नॉन सुपर इंपोर्टेबल मिरर पक्का एग्जिस्ट करेगा। और इसी दोनों के पेयर को क्या नाम है दोस्तों इनेंशियोमेरिक पेयर और ये एक इनेंशियोमेरिक पेयर ग्रुप में काउंट में आया ना पेयर दोनों का एक है। बोलो प्लीज देखो बात ये ऑप्टिकल आइसोमर ये भी साथ ऑप्टिकल आइसोमर से बात क्लियर हो गया है। तो देखो दोस्तों इनेंशियोमेरिक पेयर की भाषा में बात कर रहा हूं दोस्तों यहां कितने पेयर होंगे एक प्लीज बोलो सबको ये कहानी क्लियर है आवाज नहीं आ रही बोलो रे तो बताओ अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे दोस्तों? स्टीरियो आइसोमर्स में यहां दोस्तों जीरो यहां जीरो और दोस्तों यहां पे भी जीरो यहां जीरो लगते होंगे हैं। हां ये खास बात है एक पेयर है और ये ऑप्टिकल आइसोमर है ये इसका ये इसी नॉन सुपर इंपोर्टेबल मिरर इमेज की अगर मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के आइसोमर या एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोर्टेबल इमेज है तो किसी ने कोई ठेका लगा कि नहीं होगा ये इसका नॉन सुपर इंपोर्टेबल इमेज है ये इसका नॉन दोनों के ऑप्टिकल आइसोमर बोलो आया ना तो सबसे ज्यादा लगेगा दोस्तों दो बोलो यार स्टीरियो आइसोमर आप तो काउंट हो गया क्लियर से बोलो यार अब बोलो अब टोटल आइसोमर बताने हैं नेग्लेक्टिंग स्ट्रक्चरल क्या बात क्लियर बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमर से नेगलेक्ट करता है टोटल दोस्तों टोटल आइसोमर्स 0 या 1 क्या बोलो है तो तेरा 1 0 + 0 + 0 = 1 मैथमेटिक्स कैसी कैसी है कौन कहता है 0 + 0 0 होता है हम कहते हैं 1 के बराबर होता है। तो सुन यही बड़ा कंसेप्ट है वैसे किसी भी एक मॉलिक्यूल की दुनिया में एक स्ट्रक्चर को ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। हां या ना यही वो स्ट्रक्चर है जो मैं सारी बातें सिखा रहा हूं। हां या ना ये जो वीडियो में इसके पीछे की स्टोरी तो मैंने समझाऊंगा अब एक लिख लेते दोस्तों बताइए आगे क्या आएगा 1 1 1 ना क्या होगा 2 या 3 2 या 3 2 ही तरह दोस्तों। अब ये अजीब बड़ी कहानी तरह की छोटा सा आपने एक बोल दिया बोला तो यहां के लिए जोड़ा तो वहां पर एक स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करेगी और यहां तो एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी इन दोनों से होगी। हां या ना बोलो अब ये रटने वाली बात इसको रटना नहीं है इसके पीछे कॉन्सेप्ट आगे समझाता हूं तो तुम्हें जीरो केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री आइसोमेरिक का सही ज्ञान देता हूं। ध्यान दीजिए ये एक एक्स्ट्रा कांसेप्ट है जो तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये कैसे बनाया गया टेस्ट बोलो यार सी को सामने लेट्स फर्स्ट देखो सबसे बड़ी गलती जो तुम यहां पे कर रहे हो तुम अभी करने के बताओ कि हमने कहा कि मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मेरे पास एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला MA4 अरे यार एल्बम के ऊपर मान लीजिए MA4 क्या दोस्तों MA4 ये बोलो MA4 के बारे में देखा कि MA4 के पास जो आइसोमर्स है क्या क्या इनेंशियोमेरिक पेयर थे नहीं थे तो उसकी MA4 ये स्ट्रक्चर अप्लाई करिए जो है ना तो तुमने एक गलत कांसेप्ट पाला है। तुमने कांसेप्ट पाला है कि आइसोमर्स क्या होते हैं आइसोमर्स को जब तुम डिफाइन करने की कोशिश करते हो तो तुम एक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हो कि इसका आइसोमर ये डिफाइन कि हमारे पास स्ट्रक्चर है MA4 स्ट्रक्चर है और तुम आइसोमर डिफाइन करोगे तुमने अपने ग्राफ में पूरी बात की इसके
किसके रिस्पेक्ट में आइसोमर डिफाइन होते हैं कि आइसोमर कितने होंगे। आइसोमर कभी भी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में नहीं होते हैं, आइसोमर्स हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में होते हैं। क्लियर बात बोल रहे हैं? अरे बोलो यार, आइसोमर्स always defined with respect to the molecular formula. Isomers are never defined with respect to the ordinary existing structures. Existing structure के बेस पे नहीं defined होते, molecular formula के बेस पे होते हैं। पहला करेक्शन, आइसोमर्स या टोटल आइसोमर्स defined with respect to the molecular formula. टोटल आइसोमर्स डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला के बेस पे दोस्तों उसके आइसोमर्स डिफाइन किए जाते हैं। अब आइए जरा सामने देखिए, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं सामने दोस्तों। सो एक मोलिकुलर फार्मूला में जो है उसका दुनिया में एक स्ट्रक्चर को पक्का होगा, तो ये वो इनिशियल स्ट्रक्चर मान लेता हूं कि इसका एक इनिशियल स्ट्रक्चर तो है ही। अरे बोलो यार, आवाज आई बोलो। नाउ एक इनिशियल स्ट्रक्चर तो है ही है इसका। नाउ अब यहां से हम कैटेगराइजेशन करते हैं दोस्तों कि आइसोमर मतलब प्रकार के हैं स्टीरियो और स्ट्रक्चरल। हां यार बोलो यार, तो हमें स्ट्रक्चर के केस में ले जाओ, स्टीरियो से सारी बातें बताओगे। तो मान लीजिए मैं इनका स्टीरियो आइसोमर डिफाइन कर रहा हूं, मैंने बोला स्टीरियो आइसोमर। सो अब मेरे पास एक मोलिकुलर फार्मूला है, उसकी इनिशियल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने बोला उसकी स्ट्रक्चर है, बोलो हां है या नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर है। और अब कैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में स्टीरियो आइसोमर डिफाइन करता हूं, बस समझ लीजिए स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, क्या चीज का मतलब है स्टीरियो आइसोमर को डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल दो दोस्तों, यहां पे और निकाल दो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल दो, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल दो। आइए मैं आपको इनके बारे में क्लियर करना समझिए। तो देखो यहां तक तो बात है कि मोलिकुलर फार्मूला से एक स्ट्रक्चर पक्का होगा, तो कोई कंपाउंड हो यार। उस स्ट्रक्चर के स्टीरियो आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर से आगे इससे कोई स्टीरियो आइसोमर होंगे क्या नहीं होंगे। स्टीरियो आइसोमर बोले तो इसी मोलिकुलर फार्मूले के अलावा या इसी मोलिकुलर फार्मूले के सेम मोलिकुलर फार्मूला दिखाते हुए इस स्ट्रक्चर से हटके कोई दूसरी स्ट्रक्चर को लाइक करिएगा, तब हम आप स्टीरियो आइसोमर बना यार। तो टोटल आइसोमर को मोलिकुलर फार्मूले के रिस्पेक्ट में होते हैं। नाउ द स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो रिलेशन बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों रिलेशन बेस्ड, आवाज बोलो यार बोलो। चलिए काम करते हैं। मैं अगर घर में मान लीजिए इकलौता एक लड़का हूं, बताओ मेरे भाई कितने हैं? 0। अरे यार मेरे भाई कितने हैं? ब्रदर इज द रिलेशन। क्या ब्रदर है? रिलेशन है। ऐसे ये सिविलाइजेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर ये रिलेशंस है। ये क्या है? तो बताओ मेरे भाई कितने हैं? 0 भाई है। बिलीव करो यार, अगर मैं घर में इकलौता एक संतान हूं तो मेरे भाई कितने हैं? 0। ठीक है। और मेरे से कोई पूछे कि बता तेरे घर में टोटल सन तेरे बाप कितने हैं, तो एक तो भैया मैं तो बोलूं है ना, तो यही वो दोस्तों एक मोलिकुलर फार्मूले की एक स्ट्रक्चर तो है ही। हां है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में इससे जुड़े हुए रिलेशंस पे और कितने लाइक कर रहे हैं, मेरे बाप कितने लाइक कर रहे हैं, वो हम जानना चाह रहे हैं। खानदान में और कितने लोग जानना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है? तो बोलोगे तो हेंस यहां हम एक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में बाकी इस रिलेशन संबंध कि भाई दोस्तों ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकते हैं। हां है ना। तो कुछ नहीं संबंध है, इससे स्टीरियो आइसोमर इज द रिलेशन है ना। इस प्रकार का कोई मिलेगा तो ये चलेगा। हां है ना। अगला एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे घर में हम दो भाई मतलब दो और लड़के हैं। लेट्स सपोज हम तुमसे पूछो कि बताओ मेरे परिवार में टोटल ब्रदर्स कितने हैं? 2। टोटल लड़के कितने दोस्तों? 2। आवाज आई बोलो यार, मैं उसका भाई हूं तो वो भी मेरा मतलब तुम ऑप्टिकल करना कि मैं उस ऑप्टिकल आइसोमर को ऑप्टिकल आया ना। यही तो सारी कहानी बताइए, मैं बताता हूं। एक बात मैं क्लियर हो चुकी है दोस्तों कि मेरे साथ मोलिकुलर फार्मूला जुड़ा होता है दोस्तों। क्या आपके टोटल आइसोमर्स एक टोटल आइसोमर्स एक होगा, हम इस एक के संबंध में बाकी सब डिफाइन कर लेंगे कि स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो स्टीरियो आइसोमर को डिफाइन कर दिया। ज्योमेट्रिकल है ऑप्टिकल का, ये ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। पहला केस लेके चलते हैं, केस नंबर 1। यही तो बात करेंगे। लेट्स सपोज केस नंबर 1 ये तो इनिशियल स्ट्रक्चर थी, वही स्ट्रक्चर में हमारा था कि भाई एक इनिशियल स्ट्रक्चर थी, मतलब मैं तो आपने घर में आया ना बोला। और मैं कह रहा हूं कि मेरे से मैंने बोन एंगल चेंज करा, इस स्ट्रक्चर में बोन एंगल चेंज करा के देखा, और जब चेंज करा के देखने लगा फिर एमए4 में मैं बोन एंगल चेंज करो एक आप क्या कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो मैंने पहले केस माना ये स्ट्रक्चर था, बोन एंगल चेंज करा, नया स्ट्रक्चर नहीं बना। बोलो आया ना। तो बताओ बताओ यहां कितने जीआई होंगे? मैं घर में अकेला हूं तो मेरे कितने भाई हैं भाई? 0 ही वही है। बोलो हां ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की रिलेशन है क्या? ये रिलेशन है, रिलेशन है दोस्तों। तो यहां पे रिलेशन की बात बोल रहे हैं ये एक क्या है दोस्तों? रिलेशन। अच्छा ऐसा है एक घर में एक इंसान है, उसके भाई कितने हैं? उसके भाई नहीं 0। बोलो हां ना। तो बोलने चेक करके कोई नहीं मिला तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर का दोस्तों 0। क्लियर है बोलो। और ये टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? नेगलेक्टिंग द ऑप्टिकल, मान लो चलो ऑप्टिकल से नहीं है तो बताओ नेगलेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑप्टिकल की बात करूं, ऑप्टिकल आइसोमर्स रिलेटेड दोस्तों तो 0 कितने होंगे? अरे 0 कितने होंगे? तो 0 होंगे। उनको समझ नहीं 0 तो स्टीरियो के दो पार्ट है, स्टीरियो को देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल से ज्योमेट्रिकल तो 0 नहीं आया ना। ए भगवान बोलो रे बोलो। अच्छा इसको बोलो, इसको लिख लो सिबलिंग्स अंग्रेजी भाषा में, इसको लिख लो ब्रदर्स, इसको लिख लो सिस्टर्स। बोलो यार लेट्स सपोज मैं तुमसे कह रहा हूं बताने के लिए, आओ तो मेरे कितने सिबलिंग्स हैं? सिबलिंग मतलब भाई बहन को बोलते हैं, अगर मैं ठीक अंग्रेजी में उसको बोलते हैं अपना बोल सकते हैं। हां तो मेरे कितने भाई बहन सिबलिंग्स में? वो सिबलिंग्स में जमा काउंट होते हैं। प्लीज बोलो यार आप ये ब्रदर हो भाई भी है और सिबलिंग भी 0 ही है। तो भाई समझते हैं मेरे बाप कितने बेटे? एक भाई। बोलो हां ना। बोलो एक दोस्तों इस तरीके से समझ चलेंगे समझाने के लिए था अब बोलिए मत। हां समझने के लिए अच्छा है सर। ये आज रिलेशंस ये सब क्या है दोस्तों? रिलेशंस है, ये सब संबंध है, ये भी रिलेशंस है, सब रिलेशंस है। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट अब क्या लेना और क्लियर करिए मुझे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। केस नंबर 2 नेक्स्ट केस। अब की बार इनिशियल स्ट्रक्चर जो थी वो लेके दोबारा आया मैं अपने आप को दोबारा ले गया। बोलो यार मैं अपने आप को दोबारा ले गया और क्यों मैंने बोन एंगल चेंज किया और अब की बोन एंगल चेंज करने पर मुझे एक और स्ट्रक्चर मिल गई, एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर बोन एंगल चेंज करने पर मिल गई। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले एक शेयर पिरामिड नेक्स्ट मान लेते हैं, इसके में एक को 90 करता था फिर उसको ट्रांसफर करके हां यार बोलो रे कैसे मान लेते हैं एक को मिल गया। हां यार ना कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल कि मैं और मेरा भाई भी है। हां यार बोलो यार मैं और मेरा भाई भी है। लेट्स सपोज अब मेरे परिवार में मेरे बाप के दो बेटे दोस्तों और हम दोनों हैं। तो बताओ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? मैं उसका भाई हूं, वो मेरा भाई है, तो टोटल ब्रदर्स कितने दोस्तों? 2। दैट मींस वेरी क्लियर इट इज रिलेशन। हां यार ना कितने होंगे टोटल? 2। यहां से तुम्हारा दिमाग खोलने वाला से बताता हूं सुनो तुम्हें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। या तो वैल्यू जीआई कितनी आई या उसका अगले कितनी आई? जीआई की वैल्यू कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। जीआई कैन नॉट बी इक्वल टू 1 इन द होल यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि रिलेशंस कभी भी इंडिविजुअली डिफाइन नहीं होते हैं। रिलेशंस डिफाइन करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है और जब रिलेशन डिफाइन हो गया तो मैं उसका भाई तो वो मेरा भाई। हां यार ना नहीं भगवान बोलो। हां तो दोस्तों अब बताओ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? टोटल सिबलिंग्स कितने? 2। बहुत बढ़िया। टोटल आइसोमर्स कितने? 2 ही रहेंगे। मैं तो इनिशियल वाला कॉमन ही हूं। हां यार ना मेरा एक भाई मिला तो सब मिला के 2 हो गए। हां यार ना ये सब बोलोगे टोटल आइसोमर्स बोलेंगे प्लीज बोलो यार, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। क्लियर है? लेट्स सपोज एक और केस लेते हैं और क्लियर होगा। आखिरी केस है केस नंबर 3। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रक्चर है और ये इनिशियल स्ट्रक्चर मैं सेम कर लेता हूं दैट इज
इनिशियल स्ट्रक्चर करो यार। वही मैं हूं, अपने आप को लेके आ गया हूं और अपना बोर्ड एंगल चेंज करा के देखना चाहता हूं कि मेरे पास कितने बेटे, तो मैंने बोर्ड एंगल चेंज कराया तो पता लगा एक और मिल गया दोस्तों। अरे बोलो यार, और दोस्तों सवाल की बात है, एक और चेंज कराया डिफरेंट तरीके से कराया तो मुझे एक और स्ट्रक्चर मिल गया और ये जब यहाँ 32 साल चला था तो इसके बाद जब चेंज कराने लगा कोई क्लियर से कोई आ रहे थे बाबा। हाँ यार ना नाउ अब ये वो केस है कि मेरे बाप के 3 बेटे। हाँ यार ना बताओ टोटल ब्रदर्स कितने हो दोस्तों, जी बताओ हैं टोटल जी 3। मैं सब भाई सब बोलो है ना, हमारे पास टोटल ब्रदर्स कितने हो दोस्तों, 3 में बोलो। हाँ ना तो बताइए टोटल सिविल सिविल कितने बोलो दोस्तों, 3 ही है बोलो रे। नेगलेक्टिंग ऑप्टिकल बोलो क्लियर है एंड दोस्तों बताइए टोटल आइसोमर्स कितने दोस्तों, 3 ही है। मैं तो कॉमन ही है बोलो। हाँ ना यहाँ जो था वो तो मैं इनिशियल वाला कॉमन ही हूं, ये इनिशियल वाला था और ये इनिशियल वाला तो कॉमन ही काउंट होगा, अलग से काउंट नहीं होगा। तभी हमने यहाँ दोस्तों यहाँ सिविल आइसोमर्स जोड़ा था तो टोटल आइसोमर्स का बनाया याद बोलो यार, क्योंकि वो इससे फैक्टर ये बोलो रे। अरे हाउस का एड नहीं क्या कि वो तो कॉमन ही है, उसको काउंट करेंगे बोलो। हाँ ना तो उसको दो बार काउंट करेंगे, इनिशियल वाला स्ट्रक्चर है और ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर है, इसको दो बार काउंट नहीं करेंगे। टोटल स्ट्रक्चर्स के रेशियो में ही बात होगी, सबको समझ आई आवाज आई बोलो। एक उदाहरण के टोटल आइसोमर्स की संख्या कभी भी स्ट्रक्चर्स की संख्या ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे घर में 3 हम भाई बहन लोग उस दिन 4 कभी नहीं हो सकते, कैसे बात कर बोलो है ना। तो मैंने बोला अच्छा पहले 3 हो तो एक एक्स्ट्रा बोल देते हैं 4। अरे हाई की नाम बोलो है ना, ये भगवान बोलो राइट। तो हेंस स्ट्रक्चर से बियॉन्ड आपकी आइसोमर्स की संख्या कभी नहीं होती, तो स्ट्रक्चर मैक्सिमम 3 है, 3 आइसोमर्स बोल सकते हैं। आया ना ये सारे केस मैं समझा चुका हूं, यही केस ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए होती है बोलो बोलो। तो इसमें तो वही केस होते हैं। केस नंबर 1 कि हमने एक मॉलिक्यूल देखा स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 1 में अरे पीओएस चेक किया और मिला पीओएस चेक किया नहीं तो पीओएस मिला एक कंपाउंड मिला ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका कोई भी नॉन सुपरइम्पोजिबल एलिमेंट्स। तो पहला केस जहां पे इसका कोई भी नॉन सुपरइम्पोजिबल एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये अब तुमसे पूछा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर कितने, 0। तो कोई भी रिलेशन नहीं मिला, कौन सा आया 0। स्टीरियो आइसोमर कितने, नेगलेक्टिंग द जीआई, जीआई को नेगलेक्ट कर दो, स्टीरियो आइसोमर कितने बोलो यार। इसके में मैं जीआई को इनको नेगलेक्ट कर दूं, इसमें काउंट करने का तो ये 0 में आया ना। टोटल आइसोमर कितने, तो मैं तो ये बोलो आया ना, मेरा तो डुप्लीकेट पैदा नहीं होगा तो मैं कैसे बोलो आया ना, मैं तो ये बोलो आया ना। आइए दोस्तों केस नंबर 2 एक स्ट्रक्चर है और दोस्तों सवाल की बात करें उसका एक ही नॉन सुपरइम्पोजिबल एलिमेंट होता है और कभी जिसका मॉलिक्यूल में आपको पीओएस लेना होगी तो मान लेते हैं सेकंड कैटेगरी में आपको पीओएस लेना होगी सीओएस को बताइए अब इसका पक्का एक नॉन सुपरइम्पोजिबल एलिमेंट एग्जिस्ट है। आया ना तो दोस्तों कमाल की बात है, इसका नॉन सुपरइम्पोजिबल एलिमेंट ये सा नॉन सुपरइम्पोजिबल एलिमेंट ये ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर को पता करेंगे अगर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर तो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर तो ये भी सा ऑप्टिकल आइसोमर। आया ना तो बताइए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हुए। ऑब्वियसली बात है दोस्तों टोटल ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और आपको सकते इसको एक ही काउंट करके आ गए थे, दोनों दूसरे से आया ना। ऑप्टिकल आइसोमर जब काउंट करेंगे तो ध्यान रखना कि मैं उस साथ ऑप्टिकल आइसोमर काउंट होगा, बात क्लियर है नहीं आ रही बात क्लियर बोलो। चलो ऑप्टिकल आइसोमर तो हो गया, स्टीरियो आइसोमर कितने हुए, दो ही दोनों का संबंध आया ना। तो टोटल आइसोमर दोस्तों मैं तो कॉमन ही था दोस्तों, तो मेरा को मिला पता लगा क्या बात क्लियर है। आई होप आपको क्लियरिटी होगी कि क्यों हमने यहाँ ये 0 लिखे दोस्तों, क्यों हमने लिख दिया क्या बात को क्लियरिटी बोला। अभी क्लियरिटी यहां पे दो थे यहां पे तीन क्लियरिटी समझ आ गया कि वो एक तो कॉमन ही आया है। आया ना सबको क्लियरिटी बोलो रे। हां ठीक है दोस्तों जिंदगी में याद रहेगा इस तरीके से। अब ये सिर्फ समझने के लिए था, ये कोई वो नहीं है तो तुम वो रटवा के बैठो कि तुम्हें समझ नहीं आता तो बात क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। चलो आवाज निकालोगे बोलो ठीक है दोस्तों। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का टेक्टर हुआ है वो पॉइंट का स्टोरी 1 है, कितने पॉइंट हो चुके हैं 2। पहला पॉइंट क्या कहता है पॉइंट सामने चुन लाके, पहला पॉइंट कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेक्टर वाला पॉइंट तो टेक्निकल आइसोमर में जुड़ा हुआ है बॉन्डिंग के साथ से ये और जुड़ा है ना। पूरा पॉइंट कहता है कि ऑप्टिकल आइसोमर में जुड़ा हुआ है, कि जब एक्टिव लेवल से माध्यम तक आपका हमेशा फ्लो एडजस्ट करेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हुआ एनर्जी फ्लो आएगा फिर दोस्तों। तो एक ही के वजह से सेम नहीं होगा दोस्तों एबीसीडी यानी कि टेक्टर आइसोमर और कंफ्यूज हो तो केवल एबीसीडी होता है जो केवल आपका ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है, जो मेटेरियल को दिखाता ही नहीं है। क्लियर बात बोलो रे। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में दोस्तों ब्रेक है इसके बाद क्लास है मेरी तो है कौन सी एनिमल वाला हां सेम क्या रखियो बोलो एनिमल वाला अरे एनिमल तो तुम्हारे भी बच्चों की बात चली ना अगली क्लास है अब देख मैंने कर सकता हूं उसको मिलते हैं। हेलो हेलो हां हेलो हेलो हां तो मेरी क्लास है 15 मिनट का स्टार्ट करेंगे ओके। इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे या दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे ठीक है। ऑनलाइन वालों 15 मिनट तक जाओ दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है भाई मैं अपने आवाज चेक कर रहा हूं। अरे अभी तो स्टार्ट हो गया बोले कहां तो मैंने अब लाइव हुआ है चेक करो इस नहीं चाहिए अभिषेक बड़ी बात है लेक्चर में नहीं करनी। चलिए आगे चलिए आवाज देखो आगे ठीक है भाई ऑनलाइन वालों नो एक्स्ट्रा डिस्कशन सामने देखिए लेक्चर चल रहा है तो केवल लेक्चर की बात करनी है ओके। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं और नाउ अब अपने इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हमने अभी जो इंस्ट्रूमेंटल किया है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का किया है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए किया है 2 पॉइंट्स पढ़े हैं
एंड दीस 2 पॉइंट्स आर कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल हमेशा सेम रहता है, तो वहां पे कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पैदा नहीं होगा, बॉन्ड एंगल चेंज करने पर नया आइसोमर पैदा नहीं होगा। दूसरा, यहां एटलीस्ट 4 लिगेंड अगर सेम है तो आपके पास हमेशा पीओएस रहेगा और इसके कैटेगरी में एंजियोमेट्रिक पैदा नहीं होगा। इससे हमारी पूरी टेबल फिल होगी और इसका पूरा आंसर निकाल लिया था। उसको समझ में आता है कि आंसर इस प्रकार से कैसे आया। बात क्लियर है बोलो यार। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहानी को आगे लेके चलते हैं, सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। आइए जरा सामने देखिए दोस्तों। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, कहानी को आगे लेके चल रहे हैं एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि हमारा सेकंड कैटेगरी आ चुका है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कैटेगरी चल रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात हम कर रहे थे, उसमें क्या नंबर रखा मैंने यहाँ पे, फर्स्ट ए बी रखा है ऐसे। ये फर्स्ट कैटेगरी चल रही है दोस्तों, उसका पी सेक्शन आ गया, दैट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाए तो क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाए तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ जाए तो तब कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए पहले स्फीयर प्लेन ज्योमेट्री के ऑल पॉसिबल केस बना लेते हैं। मोनोडेंटेड के, तो यहां पर भी दोस्तों मोनोडेंटेड के केस तो सेम ही होंगे, Ma4 होगा, हां या ना बोलो भाई, केस यहां पे भी सेम होंगे। Ma4 हमारे पास पहला केस होगा, देन इसी सीक्वेंस में यहां पे हमारे पास Ma3B एक केस होगा दोस्तों, Ma2B2 एक केस होगा, A2B2 एक केस होगा, Ma2BC एक केस होगा और MABCD एक केस होगा। अभी हम केवल मोनोडेंटेड लिगेंड्स की कहानियां पढ़ रहे हैं। नाउ इसमें दोस्तों हमारे पास यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें सबसे पहले निकालने होंगे और इन ज्योमेट्रिक पेयर सेकंड नंबर पे निकालने होंगे, देन वी हैव द स्टीरियो आइसोमर्स एंड देन वी हैव द टोटल आइसोमर्स की कहानियां दोस्तों। आइए चालू करते हैं, सामने देखिए दोस्तों, पहले फटाफट Ma4 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। मैं कहूं कि मॉलिक्यूल को तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टेबल ज्योमेट्री को देख लेते हैं उसकी होती कैसी है। तो हम जानते हैं कि स्टेबल ज्योमेट्री दोस्तों जो चारों के चारों आपके बॉन्ड होते हैं वो एक एक लाइक करते हैं, हां या ना। हां दो बातें बहुत कॉमन है। एक बात पहले ये कि दोस्तों कि अगर मैं यहां दो लिगेंड्स अगर ले चलूं तो बॉन्ड एंगल के बेस पे दो कैटेगरी बन सकती है, या तो उसको 90 डिग्री कर सकता हूं या सेकंड बॉन्ड एंगल जो जनरेट हो रहा है दोस्तों, जो सेकंड बॉन्ड एंगल यहां पे दोस्तों वो है 180 डिग्री का एंगल, हां या ना बोल रहे हैं। तो यानी कि 90 डिग्री जब होगा तो इस सिचुएशन को सिस आइसोमर के नाम से पुकारा जाएगा और जब 180 डिग्री होगा दोस्तों क्या उसको पुकारा जाएगा दोस्तों क्या, ट्रांस आइसोमर के नाम से। इनको बोलेंगे AAR ट्रांस पोजीशन रिप्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? यानी कि तो बॉन्ड एंगल चेंज करने की बात टेक्निक में अवेलेबल नहीं थी, वो यहां अवेलेबल है, हां या ना। तो यही प्रकार के बॉन्ड एंगल 90 का जो है क्या बात क्लियर हो रहा है? पर कॉमन सिचुएशन में एक बात कॉमन है कि सारे के सारे जो आपके एटम्स होंगे वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आजकल भी मेरे लिगेंड है वो सब मोनो एटॉमिक या फिर कहो कि एक तरीके से दोस्तों स्फेरिकल लिगेंड्स है, सिमेट्रिकल लिगेंड्स है और जो सिमेट्रिकल लिगेंड्स और जिनके अंदर से पीओएस आराम से निकल जाता है, जहां से कोई लफड़ा पैदा नहीं होता मेरे इमेज में। लिगेंड के पर्सपेक्टिव से कोई लफड़ा पैदा नहीं होता। यहां मॉलिक्यूल मेटल डिपेंडेंट स्टीरियो मेटल है तो उसके प्लेन दोस्तों, उसमें तो आपका पीओएस निकल रहा है और इसमें पीओएस निकलने में ये जो लिगेंड दिक्कत पैदा कर सकते हैं, ये लिगेंड मोस्ट ऑफ कैटेगरी में आपको सिमेट्रिकल ही देंगे। कभी-कभी एसिमेट्रिकल देंगे, किसी केस में लास्ट में क्या हुआ एटोमिक केस में दोस्तों। अभी के सबको सिमेट्रिकल मान के चलो, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट लेके स्फीयर मान को उनको उड़ा सकते हैं, स्फीयर मान के उनको उड़ा सकते हैं दोस्तों। ऐसे सिनेरियो में यहां पे चाहे वो सिस हो चाहे दोस्तों ट्रांस हो, पीओएस तो ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, हां या ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये सारे जो लिगेंड्स सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं, तब ये लिगेंड्स सारे के सारे सिमेट्रिकल होंगे। व्हेन लिगेंड्स आर सिमेट्रिकल्स, लिगेंड्स आर ऑल आर सिमेट्रिकल्स, तो उस सिनेरियो में हम जानते हैं कि ऑलवेज एग्जिस्ट पीओएस, वो डिपेंड करता ही नहीं हमारा लिगेंड क्या लगे, मतलब डिपेंड नहीं, बात नहीं करता कि लिगेंड कहां लगे हैं दोस्तों। सब जगह हमेशा पीओएस अवेलेबल होगा क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, उस प्लेनर स्ट्रक्चर से पीओएस निकल जाएगा, सारे एटम को काटा हुआ और सभी एटम का बाहर वाला पीछे वाले की मिरर से रहा होगा अलोंग द सेंटर पे, हां या ना। If there is always exist पीओएस, मतलब सभी के सभी क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, सभी के सभी क्या होंगे ऑप्टिकली और ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो दोस्तों यहां पे बात है कि इनके एनर्जी पे ऑलवेज जीरो आएंगे। तो यहां से हमारे पास दोस्तों थर्ड पॉइंट निकल के आता है दोस्तों। थर्ड पॉइंट को मिला के मैंने कहा था, कुल मिला के अपने फर्स्ट पॉइंट कितना पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड स्फीयर प्लेनर ज्योमेट्री। इसके अंदर दोस्तों जनरली स्लाइस करके यानी कि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर पीओएस एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। हेंस दे ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे सिनेरियो में सभी के सभी क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे until unless लिगेंड एसिमेट्रिकल होता है। उसका एग्जांपल लास्ट में खत्म हो रहा है। अभी जैसे सिमेट्रिकल मान चलेंगे, मोनो एटॉमिक आ गया या जैसे CH3 ग्रुप आ गया, तो CH3 में तीनों हाइड्रोजन है, तो पीओसी निकाल के याद करिए स्टूडेंट्स पढ़े वैसे तो पीओसी निकाल के दोस्तों यार अगर CH3 है तो दोस्तों यहां एक एचपी होगा दोस्तों, एक मेरे पास टेस्ट होगा, हां यार बोल रहा है मतलब प्लेन निकालो दोस्तों, इन दोनों के निकाल दो, आप ये दोनों हाइड्रोजन मेरे में आ जाएंगे, अभी वाले को एटम वापस कर जाएंगे, हां या ना। तो ये सिमेट्रिकल ग्रुप से पीओसी निकालो या फिर मोनो एटॉमिक ग्रुप से क्लोरीन ब्रोमीन तो वहां तो कोई नहीं है, आप ऐसे ही कहते हैं तो सिमेट्रिकल होंगे। तो ऐसे जनरली पीओएस पास करेगा, पीओएस पास करेगा, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या ये बात समझ गए? टेट्रा में ज्योमेट्रिकल नहीं होते और स्फीयर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं होते। तो बात क्लियर है? टेट्रा में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे एंड स्फीयर प्लेनर में कभी अरे यार तुम लोग कहां से देखो ना, टेट्रा में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे, हां या ना। एंड दोस्तों जो हमारे स्फीयर प्लेनर है यहां पे कभी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, खत्म कहानी। अब आते हैं दोस्तों ज्योमेट्रिकल की बातों पे। 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब हम ज्योमेट्रिकल को चलेंगे। एक्स्ट्रा बातें सब मार देता हूं। आइए दोस्तों ज्योमेट्रिकल का एग्जांपल नंबर 1 नंबर A4 बनाने चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बताओ कितने तरीके से चारों एक को मैं यहां लगा सकता हूं या फिर बॉन्ड एंगल चेंज करने पर कोई नया स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है तुम्हें? कोई नहीं बना। अगर कोई नहीं बना, बॉन्ड एंगल चेंज करने पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना तो फिर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात क्लियर हो गया? यही होगा, बॉन्ड एंगल चेंज करने पर कोई नया नहीं बनेगा, बॉन्ड एंगल चेंज करने पर कोई नया नहीं बना तो एक ही लाएगा, ये खुद का खुद लाएगा। बॉन्ड एंगल चेंज करने पर कोई लाएगा जाता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता। तो आप वैल्यू लिखते हैं या फिर 0 तो 0 वैल्यू ज्योमेट्रिकल की होती है। बात क्लियर हो गया? मैं दोस्तों मेरे आपको 0 वैल्यू है, इसका कोई भाई दूसरा लाएगा नहीं, 0 वैल्यू। बात क्लियर हो गया? बॉन्ड एंगल चेंज करने पर कोई स्ट्रक्चर नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 क्लियर बात। अगला दोस्तों अब यहां मैं पॉइंट नंबर 4 लिखा दूंगा सीधा सीधा, वो पॉइंट इससे समझ आओगे। मैं इसमें से केस ले लेता हूं दोस्तों, चलो निकाल देता हूं। Ma3B बताओ, Ma3B को अगर मैं करूं तो बताओ A को मैंने यहां लगा दिया, A को लगा दिया, B को लगा दिया, क्या कोई एंगल या कोई पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने पर कोई नया आइसोमर ज्योमेट्रिकल कैटेगरी में पैदा हो रहा है क्या? यहां इस B को मैं यहां से एक्सचेंज कर दूं तो कैसे समझेंगे इस बात को? लेफ्ट मैंने कोशिश की लेफ्ट वाले को सेम रखा और राइट वाले को एक्सचेंज मार दिया, लेफ्ट कर दिया, तो दोनों सेम ही अलग कैसे समझेंगे? बॉन्ड एंगल चेक करेंगे, कैसे करेंगे? बताइए B का यहां एंगल A के साथ कितने डिग्री है? तो B के एंगल देंगे 2 के साथ तो 90 है, हां या ना बोलो यार? 2 के साथ क्या है 90, 92, A के साथ तो 90 डिग्री है दोस्तों और B का A के साथ क्या दोस्तों 180 डिग्री है। क्या यही सेम सिनेरियो यहां भी बोलो, हां या ना? बॉन्ड एंगल सेम है दोस्तों, अलग नहीं है। क्या बात क्लियर हो रहा है? लाइन से कोई नहीं स्ट्रक्चर मिलेगा, यही स्ट्रक्चर है, इसको दोस्तों अलग से काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर चलेगी। आइए हम समझ रहे हो क्या ये बात? समझ रहे हो रे? यहां बात समझ रहे हो दोस्तों? यानी Ma3B वैल्यू हमारे पास कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करी, यहां पर 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बात क्लियर। बॉन्ड एंगल चेंज करने पर कोई भी नया यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करा, एंड यहां पर दोस्तों हमारे ज्योमेट्रिकल 0 हो जाएंगे दोस्तों। आइए हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, थर्ड कैटेगरी कि भाई मेरे पास अब की बार ठीक है, अब की बात मेरे पास क्या लाएगा दोस्तों? Ma2B2 लाएगा, हां यार बोले
यहाँ से हम सीधा कह सकते हैं इसका केस बहुत क्लियर है कि एक बार दोनों ए को 90 डिग्री कर दो, हाँ या ना बोलो यार, बी भी ऑटोमेटिकली 90 का ये सिचुएशन कराएगा, 6 लगाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर एक बार दोनों को 90 करता है, एक बार दोनों ए को कर दो 180 कर दो, बी वाले ऑटोमेटिकली 180 कर देंगे, दोस्तों ये वाला सिचुएशन कराएगा। ट्रांस तो यहाँ से इसका कोई पता नहीं होगा, तो मिला के दो कर दोगे, दोनों में क्या बोलने का डिफरेंस है, हाँ या ना। अब आगे बोलो, तो हम करेंगे यहाँ पे दो ऐसे बताओगे, एक हमारा कौन सा होगा 6 और एक कौन सा होगा, और यहीं से हमारी पॉइंट नंबर 4 निकल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्केल पिरामिड ज्योमेट्री, स्केल प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर हम ऐसा बात करेंगे जब दो लिगेंड सेम आ जाए, एक्जेक्टली टू लिगेंड सेम है, एक्जेक्टली एटलीस्ट सेम होगा कि मैं या फिर पिछले केस में क्या होगा, एटलीस्ट होगा, क्या होगा। अब क्या होगा कि कोई होना चाहिए एक्जेक्टली दोनों की से कम ना बचेगा, एक्जेक्टली दो लिगेंड सेम आ जाए, दो लिगेंड सेम आ जाए, ओनली दो लिगेंड सेम आ जाए। तो यहां ज्योमेट्रिकल कैटेगरी में एक हमें 6 बना देना है और एक हमें क्या बनाना है दोस्तों, हमें एक होगा जब दो लिगेंड सेम होंगे, दो लिगेंड एक टाइप होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे, उससे कम नहीं होंगे, एक्जेक्टली दो ही होने चाहिए। तो ये दोस्तों इस फंडे में आपको लगा देते हैं क्या दो लिगेंड सेम है, क्या दो से अधिक है, हमें कितने चाहिए, दो ही चाहिए, यहाँ पे से अधिक है। तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल में डिस्टेंस नहीं बन सकता, बोलो यार यहाँ पे दो लिगेंड से अधिक है, मेरे केवल दो ही चाहिए, ओनली टू लिगेंड सेम चाहिए, बात क्लियर बोलो यार। तो यहाँ पे दोस्तों दो से अधिक है, यहाँ पे सिस्टम बन सकता है, यहाँ दो लिगेंड चलेगा, एक रिस्पेक्ट में अधिक है, तो बात करो दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा 6 और ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो लिगेंड चलेगा, इनके रिस्पेक्ट में एक का बन जाएगा 6 और एक का बन जाएगा दोस्तों, कहां से यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, दो ही आएगा, एक एक रिस्पेक्ट का 6 वाला और एक एक रिस्पेक्ट का ट्रांस वाला का बना के दिखाने की जरूरत है। और बन जाएगा बोलो एक एक रिस्पेक्ट 6 वाला बीसी वाले भी 6 होंगे, एक एक रिस्पेक्ट ट्रांस वाला बीसी वाले भी ट्रांस होंगे, समझ आई बातें। और फिर यहाँ पे नहीं है, बात क्लियर बोलो यार। ये था रूल नंबर 4 क्या बात समझ बोले। आगे रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 कई बार केस ऐसे भी आएंगे जैसे एम ए बी सी डी, यहाँ पे ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट, ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। स्फीयर प्लेनर ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दोस्तों यहाँ से रखना, जब जब डिफरेंट लिगेंड आ जाए, तब क्या दोस्तों डिफरेंट लिगेंड आ जाए, जब डिफरेंट लिगेंड हमारे पास आएंगे दोस्तों, तो ऐसे सिनेरियो में जब ऑल डिफरेंट लिगेंड आ जाए या डिफरेंट लिगेंड आ जाए, तो ऐसे सिनेरियो में यूज करेंगे दोस्तों यूज अपोजिट कांसेप्ट। क्या यूज करेंगे दोस्तों, अब ये क्या बना है, आइए सामने लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है अपोजिट कांसेप्ट होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी बनाना। मेटल के साथ एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, तो अपोजिट कांसेप्ट कहता है कि भाई जो तुम शेप बनाओगे मेटल की, नेक्स्ट मैंने यहां ए लिख दिया, क्लियर हो गया आपने। तो अब लगाइए यहां ऐसे सिनेरियो में अपोजिट कांसेप्ट ऑल डिफरेंट कैटेगरी डालेंगे, तो तीन सारी डिफरेंट डालेंगे दोस्तों, तब ये लगाना है। तो अपोजिट कांसेप्ट कहता है एक बार ए के अपोजिट में बी रख दो, ए के अपोजिट में दोस्तों बी, एक बार ए के अपोजिट में बी रख दो, एक बार ए के अपोजिट में दोस्तों नेक्स्ट रख दो, सीक्वेंस में क्या दोस्तों सी रख दो दोस्तों, और ए के अपोजिट में दोस्तों डी। तो ये तीन केस बन चुके हैं, हाँ या ना बोलो यार। अपोजिट प्रोबेबिलिटी तुम बनाते हो, ऐसा करने के बाद बी से चालू होगी, बी के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में डी और लास्ट के सी के अपोजिट में डी। ऐसे तुम कभी मैथमेटिक्स क्या हुआ यार, बोलो रे इन हाउ वी फॉर्म द प्रोबेबिलिटी, बोलो हाँ या ना, आवाज नहीं बोलो। तो ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में सी के अपोजिट में डी बनाया दोस्तों, तो कमाल की बात है, ए के अपोजिट में बी रखेंगे तो बाकी दोनों आ जाएंगे, जल्दी बोलो यार। यहाँ पे क्या सी और डी, एक अपोजिट में सी आएगा बी और डी, यहाँ पे एक अपोजिट में डी आएगा बी और सी दोस्तों, तो समझ गए। तो एक के अपोजिट में बी रखा तो दोस्तों सी के अपोजिट में डी वाला कांसेप्ट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। अरे यार बोलो ना, ऊपर वाला पहला बनाया तो ये वाला ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। चलिए एक अपोजिट में सी रख देते हैं, तो एक के अपोजिट में सी रखा दोस्तों, बी के अपोजिट में डी वाला यहाँ से ये वाला ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, या ना। फिर एक के अपोजिट में डी रखा और यहाँ पे बी के अपोजिट में सी वाला, ये वाला जो कांसेप्ट है ये वाला भी यहाँ ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया है। एंड ऊपर वाले तीन बनाने पर नीचे वाले तीन इंक्लूड हो गए हैं, तो कुल मिला के डिफरेंट जो आई दोस्तों वाले दोस्तों केवल तीन आएगा, क्लियर है। ये वाले क्या दोस्तों यहाँ पे ऑटो इंक्लूड हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो ए बी सी डी एम ए बी सी डी मतलब डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, जिनके बनाए तो कुल कितने बने यहाँ पे दोस्तों तीन बने, और तीन ही हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे दोस्तों। ये तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपस में सबने दोनों एंगल चेंज कर रिलेशन है, क्लियर बात बोलो रे। तीन आपस में लगाइए, बोलो हां या ना। ये थ्री आइसोमर्स 0 0 2 2 3 यानी 1 एक 1 और वो ऐसे 2 2 3, क्लियर बात बोलो यार। आगे दूसरे को डाउन कर लो, समझ जाते हैं। 5 पॉइंट पढ़ा चुका हूं, 1 बाय 1 डिवाइस का। ये सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेक कर दो, 2 पॉइंट मैंने पढ़ाए नहीं पढ़ाए, समराइज कर देता हूं। 2 पॉइंट को जरा सामने देखिए और समराइज करके एक जगह लिखो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। लीजिए समराइज करके एक जगह लिखा हूं मैं यहां पे। यहां लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के पॉइंट्स है और यहां लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पॉइंट्स है। अब 6 के लिखा नहीं है और यही इधर टेबल में उसको मैं ऐड करवा दूंगा बाद में। ना 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 ना। चलो तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैंने लिखा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड देन हमारे पास आ गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए सामने देखिए। सो इसमें भी हम दोस्तों क्योंकि हर एक के लिए दो चीजें निकाली है, एक निकाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक निकाले दोस्तों हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स। अरे यार बोलो भाई, एक निकाले दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक निकाले ऑप्टिकल आइसोमर्स। लीजिए यहां हम बात करेंगे जीआईएस की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, और यहां बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमर्स की। आया ना बोलो रे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले टेट्राहेड्रल के अंदर जीआई के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा था, मेरा पॉइंट नंबर 1 क्या था, मेरा पॉइंट नंबर क्या था, ऑल बॉन्ड एंगल जो है यहां पे वो क्या होते हैं, जीआई में हमारे पास रहते हैं वो सारे बॉन्ड एंगल 120 मिनट के होते हैं, आया ना। और सेम होते दोस्तों ऐसे सिनेरियो में यहां जीआई कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी बात क्या सिखाई दोस्तों मैंने कि भाई साहब एटलीस्ट क्या है दोस्तों, एटलीस्ट 2 सेम लिगेंड्स आ जाए, कम से कम 2 सेम लिगेंड, कम से कम 2 आ जाए, दोस्तों अभी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सिनेरियो में ऑलवेज फ्री ओएस एक्सिस्ट कर जाएगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। क्या मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा दोस्तों। फिर आप इसके बाद मैंने 3 पॉइंट इसके लिखवाए हैं, आया ना। यहां पहले मैंने ज्योमेट्रिकल पॉइंट लिखवाया दोस्तों, उसमें मैं इनके मल्टीपल्स करूं कोई लगे 5 पॉइंट वहां पे चल रहा है, यहां पर समराइज करा बोला है ना। तो पॉइंट नंबर जो 3 था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से प्लेनर ज्योमेट्री का था, यहां पे बात, यहां पे पॉइंट नंबर 3 अब पॉइंट नंबर 3 क्या था कि भाई साहब देयर ऑलवेज अ स्लाइस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर प्लेन, यहां पे मॉलिक्यूलर प्लेन पक्का पाया जाता है, ना। और मॉलिक्यूलर प्लेन अगर एग्जिस्ट करता है दोस्तों तो मतलब पीओएस एग्जिस्ट करेगी, यहां पे ऑलवेज दोस्तों लगभग ऑलवेज नॉट ऑलवेज ऐसे कुछ ऐसे भी करता है, वो कितना लास्ट में ऑलवेज लेके चलेंगे। और पीओएस एग्जिस्ट करते हैं सभी क्या सभी के सभी ऑप्टिकली जनरली सभी के सभी क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इनएक्टिव पाए जाते हैं, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव पाए जाते हैं दोस्तों, ऑप्टिकली इनएक्टिव पाए जाते हैं। हां यार बोलो यार। अब इस ज्योमेट्रिकल के लिए दो चीजें लिखवाई है, एक चीज लिखवाई है कि अगर दो लिगेंड सेम आ जाए, दो लिगेंड सेम आ जाए तो क्या बनाना होगा दोस्तों, सिस बनाना है और दूसरा बनाना है ट्रांस ज्योमेट्रिकल। और अगर मैं यहां पे तुमसे कहूं दोस्तों, यहां पे मैं तुमसे कह दूं
यहाँ पे तुमसे क्या सेकंड कैटेगरी की ऑल डिफरेंट आ जाए, क्या दोस्तों ऑल डिफरेंट आ जाए, तो आप यूज करना यूज अपोजिट कांसेप्ट। क्या समराइज कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो रे भाई साहब। टेक्निकल के लिए 2 बातें, स्केल के लिए 3 बातें, नोट डाउन है, कुल मिला के 5 बातें, हाँ या ना। बस यही बातें याद रखिए, सभी छोड़ेंगे दोस्तों कोरोना डिफरेंस के साथ और का हेडल के अंदर और किसी पॉइंट का शुरुआत करेंगे ऑफ मेरिज्मेंट का। यहां तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीटली खत्म कर लिया है, वो था मोनोडेंटेट लिगेंड्स। बात क्लियर हो रहा है। अब हम दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चले जा रहे हैं, वी आर डूइंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहां टेबल बनाने में टाइम वेस्ट होगा, सीधी टेबल बनी हुई है, टेबल को ध्यान से देखेंगे, बाकी को सही करेंगे दोस्तों। आइए टेबल आपके सामने दोस्तों, ये रही टेबल, ये रही सारे के सारे केसेस, आइए सामने देखिए। केसेस के ध्यान देखिए, सबसे पहले 6 के लिगेंड मैंने सेम ले लिए, नजर तो है ना, हां ठीक है, ठीक है। चलिए हमारे पास सेम है, देन हमारे पास 5 लिगेंड सेम है, एक डिफरेंट है, एक ब्रांच नाम है, फिर 4 सेम है, 2 सेम है। सकल मतलब यहां पर समझ लो, समझ लो कैसे पढ़ लो। नेक्स्ट हमारे पास 4 सेम कर दो, 2 सेम, 3 को डिफरेंट लगा है ना। नेक्स्ट हमारे पास 3 सेम, पहले 3 सेम, दूसरे 3 में से 2 सेम, एक अलग। नेक्स्ट हमारे पास पहले 3 सेम और बाकी 3 अलग लगा है ना। करते हैं 2 आ गया, 2 सेम ये वाला के बन गया, 2 सेम में 2 सेम कर दो और एक आखिरी वाला अलग कर दो। देखिए 2 सेम पहले वाले 2 सेम को बाकी वाला अलग कर दो। अब हम थोड़ा लास्ट साइड अलग है, ऑल पॉसिबल केस है जो मोनोडेंटेट बन पाते हैं, है ना। उनके टेबल में चलते हैं, कुछ प्रकार से आंसर आएंगे और कुछ बच्चे से कमा लेते हैं। तुमसे जो ठीक लगे करेगा, मैं तुम्हें तरीका समझा रहा हूं, किसी का भी करवाएगा, टेबल करवाएगा नहीं, तुमसे करवाएगा, उन्हें करवाने का तरीका समझा रहा हूं। बात क्लियर हो रहा है, तरीका बड़ा आसान है। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले MA6 के साथ, सबसे पहले हमारे पास दोस्तों MA6, ठीक है ना, MA6 तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, ऑनलाइन वाले पढ़ते हो, कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं। हां चलो सामने के MA6 बताओ, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री में MA6 बनाने के केस कितने होंगे। ये होगा, अरे बनाई नहीं पाओगे साला, बोलने के जगह पे ना क्रिएटिव लगाओगे, बोलो यार। आगे बढ़ने से पहले बता दूं ऑक्टाहेड्रल की खास बात क्या होती है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चों वाली बातें। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो हम शेप बनाते हैं दोस्तों, तो 4 तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, हे भगवान बोल रहा है, इस तरीके से सिचुएशन होती है दोस्तों। केवल अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि हाँ ये वाले जो 4 ये हॉरिजॉन्टल वाले एक प्लेन होंगे, बाकी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये बात इन 4 के लिए भी वैलिड है, इनफैक्ट एनी 4 के लिए वैलिड है। एक प्लेन बन गया, दूसरा प्लेन बन सकता है कि मैं इन 4 को ले लूं, ये 4 भी एक ही प्लेन में होंगे और ये डैश वाला और ये वेज वाला जो है ये भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये डैश वाला वेज वाला भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और ये सिचुएशन और वो सिचुएशन दोस्तों सेम सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन आपकी सेम है, बात समझ आ रहा है ना। और सिमिलर दोस्तों आखिरी सिचुएशन यहाँ पे कि ऐसा मैंने कहा किसी को भी ले लो यार, कोई फर्क नहीं, किसी भी 4 को लोगे आप दोस्तों, तो ऑक्टाहेड्रल की खास बात यही है, इसमें इतनी खास सिमेट्री है, किसी भी 4 को ले लो ऑलवेज एक प्लेन होता है, तो क्या मैंने इस 4 को एक प्लेन ले लिया, ये वाला 4 को एक प्लेन ले लिया, ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला बाहर वाला बॉन्ड और पीछे वाला बिल्कुल इलेक्ट्रिक सिस्टम है, तो तीनों सेम सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बोलो यार। ऑक्टाहेड्रल में कोई भी 4 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, क्या बात क्लियर है, और बाकी दो उनके परपेंडिकुलर होते हैं। आवाज आ रही बोलो, ये अच्छा बात। आइए आप इसे मुद्दे पे पहला हो गया, तो MA6 में कोई भी बॉन्ड एंगल चेंज करके नहीं बना पाएंगे, और बॉन्ड एंगल चेंज करके कोई सिस्टम नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ज्योमेट्रिकल लाइन्स पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। ज्योमेट्रिकल लाइन्स पर पहले केस में नहीं है, जीरो आ गई, बात क्लियर हो गया। तो आइए दोस्तों आगे की बात करेंगे, तो मैं ऐसा कब तक करते हैं, ऐसा कब तक करते हैं दोस्तों, सामने देखिए ऐसा कब तक करेंगे, तो भाई साहब इसके लिए पॉइंट नंबर 6 करिए। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास होती है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल बनने का केस सबसे पहले तभी आएगा जब अगेन ओनली 2 लिगेंड क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। देखिए क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर सिलेंडर के बस ऊपर परपेंडिकुलर बॉन्ड लगाने से बनी है, जब तुम एक बात को पकड़ने में समय लगाते हो तो मतलब तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है, इट्स क्लियर सिचुएशन। बट क्लियर पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई पता क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे सवाल नहीं कर रहे हो, कौन करेगा, आप करना कोई नहीं करेगा, जिसके दिमाग में नहीं चल रहा है आप करना, वो अच्छा दिमाग नहीं चल रहा है, तो बाकी सबके दिमाग में चल रहा है, और तुम्हारे सबके दिमाग में चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं ये टेंटिव इन क्लास और ऐसा मतलब होता है कि तुम्हारे सबसे ज्यादा होता है कि हम कई सारे डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, ठीक है चल रहा है रिकॉर्ड है, मैंने हमारे जमाने में कम से कम चलो ऑफलाइन होता था, लाइव नहीं होता था वहां पे, ऐसे फैसिलिटी नहीं थी, रिकॉर्ड नहीं होता था, तो हमारे जमाने में टेंशन बढ़िया थी, कोई बात नहीं, देख लेंगे वो कंसाइड करके तो लोग की बात है, अब ये लेक्चर फाइल अपलोड करते हैं तुम उसको नहीं करते हो, ये टेंटिव ये फैसिलिटी तुम्हारे फायदे के लिए उसको अपना हैबिट बनाओ, ठीक है। चलिए सामने देखिए, तो दो लिगेंड सेम होते हैं, तो मैंने कहा ये सिचुएशन में आपको पढ़ा क्योंकि अभी मैंने बताया तो स्टेट प्लेन लिगेंड सेम होते हैं तो शॉर्ट बनता है ना, और स्टेट प्लेन के ऊपर नीचे का बॉन्ड लगाने को कम लगा रहा है, तो यहां पर भी सिस्टम 90 मिनट के लिए कॉम्बिनेशन करोगे, तो वही कैटेगरी तुम्हारे दिमाग में, मेरा कोई नहीं कैटेगरी तुम्हारे दिमाग में, पॉइंट नंबर 6 पे लिख रहे हैं, मैं ओनली 2 लिगेंड सेम आएंगे तो सबसे पहले क्या बनाना है, सिस बनाना है और ट्रांस बनाना है, बातें क्लियर है बोलो यार। तो आइए दोस्तों लगा के देखते हैं। अब दोस्तों वापस आते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूं, बनाने की जरूरत है नहीं। बताओ MA5 और B वाली कैटेगरी में कोई भी एटलीस्ट 2 लिगेंड सेम है क्या, सॉरी एटलीस्ट ओनली 2 लिगेंड, लेट्स एटलीस्ट ओनली सिस सबसे पहले तो कर दो, क्या दो आपको दो से क्या दो, हमें तो दो ही चाहिए थे केवल, मतलब बोलोगे यहां दो से अधिक तो आप विश्वास नहीं बन सकता, बात क्लियर हो यार। अब विश्वास नहीं बन सकता तो कोई भी तरीका अपना लो, ये कुछ ऐसा है कि इस तरह लिख दिया और तुम भी को कहीं और लगा लो, सब जगह सेम केस बना हुआ है, ये बना के दिखाता हूं सामने लीजिए। अगर मैं ये केस तुमसे कॉपी करवा लूं, लेट्स सपोज ये रूल तुमसे कॉपी करवा लूं और मैं यहां से स्ट्रक्चर बाहर चलूं, सेकंड कैटेगरी MA5 और B दोस्तों। बताओ मेटल के साथ मेरे पास ये इस प्रकार की कहानी अलाई करिए, मैंने मान लीजिए MAA और यहाँ पे A लगा दिया और B यहाँ लगा दिया, तुम्हें क्या लग रहा है कि B को कोई और लगाने में नया पता होगा, इसी के मतलब वहां पे करके देख लेते ताकि आगे वो वहां पर ना बचे, लीजिए ओके आसान से समझ जाओगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स सपोज मैंने A और A को सेव रखा और इस B को इस A के साथ एक्सचेंज मार दिया, क्लियर बोल रहा है, तुम्हें लगेगा नहीं नीचे लगा मुझे नीचे लगा यहाँ लगा और लगा क्या फर्क पड़ता है। अब आगे B के बारे में चर्चा करते हैं, हालांकि सारी बॉन्डिंग चेक करना चाहिए क्योंकि बाकी सब A ही है तो कोई दिक्कत नहीं, B का चेक कर लो, यहाँ पे B का चेक करता हूं। B के जब बॉन्डिंग चेक करेंगे तो कहेंगे B का एक A के साथ को 180 डिग्री का एंगल नजर आ रहा, साफ-साफ बोलो हां या ना, और इसी B का बाकी 4 A के साथ क्या दोस्तों 90 डिग्री है। आइए B के बारे में चर्चा करते हैं। इस B का दोस्तों इस A के साथ दोस्तों क्या है, इसी B का दोस्तों एक B के साथ एक A के साथ आगे 90 डिग्री आ रहा है हां या ना, इस B का इन दोनों A के साथ क्या है, अरे 90 और 90 है बोलो, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ, यानी कि इसी B का दोस्तों 4 A के साथ क्या आ रहा है 90, हैंस बॉन्ड एंगल सेम, स्ट्रक्चर सेम, बात क्लियर है। हैंस को नया बनेगा, आगे ज्योमेट्रिकली बनेंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं बने तो इसका कोई बॉन्ड एंगल चेंज होने से नया नहीं बना, ये सेम ही बनेगा दोस्तों, सेम ही आ गए, तो यहां पे बॉन्ड एंगल चेंज होने से बॉन्ड एंगल चेंज करने से कोई भी नया यहां पर भी नहीं बन रहा है, हैंस ज्योमेट्रिकल जीरो हो जाएंगे, बात क्लियर बोलो यार। अब आगे बोलो आइए इन दोनों में एक बार पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी लेके पॉइंट नंबर 7 लिखवा देता हूं, ये 6 लिखना चाहिए, कोई बात नहीं आगे इसको करनी है। पॉइंट नंबर चलो इसमें काम करता हूं, इसको 7 कर देता हूं, ठीक है, ये यूज नहीं हुआ, इसके बाद यूज होगा, इससे पहले यूज हुआ हमारा ये वाला कांसेप्ट, तो इसको 6 कर देता हूं।
फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर अगर दो लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे हो यानी कि 180 डिग्री हो या फिर और आसान करता हूं दो लिगेंड कितने डिग्री प्रेजेंट हो अगर तुम्हें ऐसा एक भी पेयर मिल जाए ऐसा तो इन दोनों को छोड़ के जो दोनों ट्रांस 180 डिग्री प्रेजेंट है ट्रांस 180 डिग्री प्रेजेंट है तो इन दोनों को छोड़ के बाकी चार से रेस्ट 4 अमंग रेस्ट 4 ऑलवेज अ पीओएस एक्सिस्ट इन दो को छोड़ के बाकी चार से एक प्लेन पास हो जाएगा और ये दोनों उस प्लेन के मिरर इमेज में आ जाएंगे किस मैंने आपको आइए इसको लगा के देखते हैं हम अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट को दोस्तों आइए मैंने इसको लगा के देखते हैं इसको लगाया हमने कहा इसको लगा के दोस्तों को पूछा था कि कोई भी दो पकड़ लो तो मैंने कहा इन दो को पकड़ लेते हैं कैसे प्लेन में है या नहीं बोला तो बाकी चारों से प्लेन निकाल देते हैं तो प्लेन निकालेंगे तो ये पांच आइटम तो कट जाएंगे मेटल के इंक्लूडिंग चार लिगेंड और ऊपर नीचे वाले मिरर में आ जाएंगे तो हंस जीरो एक्सिस्ट करेगा और कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो गया इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव एनर्जी प्लेन क्या दोस्तों 0 0 0 बटन 1 क्लियर बात बोलो यार आइए बात करेंगे यहां पे दोस्तों अब के पास समझ गए सेम आने वाला है तो इसमें ना वो टेंशन निकालते हैं आइटम लेंगे मैं देता कोई बात नहीं एक एग्जांपल समझा कोई बात नहीं तो चलिए किसी को फ्रेंड्स इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि कोई भी 100 मिनट में आ रहे हैं सेम कहां आ रहे हैं क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं अरे जरूरी नहीं है मिनट भाई साहब ये मिनट है ये मिनट है तुम्हारे मैंने इनको मिनट ले लिया दोस्तों तो बाकी चार मिनट बताया था एक ही प्लेन में होते हैं हां या ना तो इन चारों से क्या निकल जाएगा दोस्तों एक पीओएस निकल जाएगा क्या आप इस बात को समझ रहे हो हां या ना और यहां पे बताएंगे जो पीछे वाला बाहर वाला है एक दूसरे के मिरर इमेज में आ जाएंगे दोस्तों ये मिरर कहां है ये दोनों दूसरे के मिरर इमेज में आएंगे 10 वाला और 10 वाला मिरर में लगा पॉइंट नंबर 6 यहां पे बोले और आल्सो पीओएस आप कंपाउंड लगा के लिए इन एक्टिव दोस्तों को यहां पे आगे इसके बाद भी जीरो लिखा दोस्तों प्लीज बोलो यार तो जीरो भी जीरो वाला तो नहीं होना हां या ना आइए दोस्तों अब अपने पॉइंट नंबर 6 के बाद 7 पे आपने कहा कि तो दो लिगेंड सेम होंगे अगर दो लिगेंड ऑल दो लिगेंड सेम होंगे तो क्या करना है सिर्फ स्टार ज्योमेट्री करना है दोस्तों सिर्फ स्टार आइए इस बात को अप्लाई करते हैं दोस्तों कॉपी कर लेते हैं सारे एक साथ करो लास्ट में अभी को मैं चलो यहां पे सब लिखें फ्रेंड्स हम नेक्स्ट केस पे अगर चले तो अगला केस क्या कहता है अगला केस का फॉर्मूला क्या बताएगा कोई तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या है Na4O2 है मेटल के साथ देखिए यहां पे कंपाउंड जब देखा तो तुम्हें यहां पे Na टर्म्स में यानी देता है तो ऐसे क्वेश्चन आया तो Na के टर्म्स में A के टर्म्स में फिर तुम्हें कंपाउंड जैसे कि CONH4 का होल टू ICl2 नहीं तो बोला दूसरे का ऑक्सीडेशन से कहते हैं अब बोलो तो कैसे पता है बताओ चार लिगेंड में से हम जब जान गए दो लिगेंड से मारे तो पहले करना पड़ेगा सिस एंड ट्रांस यानी दो कैटेगरी बनी दोस्तों एक केस में दोनों यहां पे सिस कैटेगरी में होंगे और एक केस में दोनों यहां पे ट्रांस कैटेगरी कौन से दो जिनके रिस्पेक्ट में तुम सिस डिफाइन कर रहे हो मैंने बीबी को सिस कर दिया और मैं बीबी को बता रहा दोस्तों ट्रांस इसके अलावा कोई भी केस बना लो इन दोनों में से कोई होगा तो अपनी इमेजिनेशन से सोच बताओ कि तुम्हारे क्या हो सकता है मैं बताऊं आपकी नहीं कोई नया नहीं बनना सबसे भी बनेंगे बाकी जगह आराम से एक ही कोई फर्क पड़ता किसी के मन में कोई इससे अलग आ रहा है हां इसके लिए बोला नेवर एग्जिस्ट ट्राई करते रहना बॉन्डिंग से आएगा तो ये इसमें एक कराएगा दोस्तों 90 डिग्री वाला कराएगा दोस्तों सिस कराएगा और 180 डिग्री वाला कराएगा दोस्तों ट्रांस कराएगा तो ये बनेगा दोस्तों और इन दोनों को लेके ही यहां पे नाम देंगे सिस और ट्रांस एक कराएगा सिस और एक कराएगा दोस्तों ट्रांस आइए दोनों एक हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे तो प्योर सेक्शन का तरीका बताता है कि कोई भी दो लिगेंड होने की सेम प्रेजेंट तो बाकी चारों से पीओएस निकल जाएगा यहां ये दोनों लिगेंड आपके होने की सेम प्रेजेंट बाकी चारों से निकल जाएगा दोस्तों पीओएस यहां पीओएस सेक्शन कंपाउंड का लिए ये आवाज निकल गया आपके लिए इस सिचुएशन में दोस्तों या तो बीबी के लोग भी है ए के लोग किसी के लोग कोई दिक्कत नहीं है पीओएस पीओएस दोस्तों यहां पर भी अवेलेबल कंपाउंड के लिए इनएक्टिव बात करो तो इस वजह से जब सिस्टम से मिले टेक्निकल पर दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव है हेंस इनिशियली फिर अभी भी क्या रहेगा जीरो रहेगा समझ में आई सारी बातें और इनको कर दो तो बातें क्लियर है बोलो इसी को ध्यान रखो अगर एग्जांपल यहां से लगा इस बी और सी के रिस्पेक्ट में एक बार सिस बना दो और एक बार क्या बना दो दोस्तों ट्रांस देखिए हालांकि सिस्टम दो लिगेंड से सेम होते हैं डिफाइन करते हैं तो यहां जस्ट लाइक सिस्टम जस्ट लाइक सिस्टम की तरह इसको सोल्व करेंगे यानी कि बीसी को सिस्टम की तरह सोल्व करेंगे क्लियर बात सेम होता है दोस्तों आप फिर से आप को आपके ज्योमेट्री लगाएंगे और उन दोनों में फिर से पीओ से फिर से ऑप्टिकल कनेक्ट हो जाएंगे और यहां से ऑप्शन से फिर से जोड़ देंगे क्लियर है ये बातें आवाज नहीं आई बोल रहे पहले चार के सबको क्लियर बोल रहे अब आगे केस नंबर नेक्स्ट दैट इज M83 कितने से मारे हैं बताओ अरे कितने से मारे भाई तो यहां पे रूल नंबर 8 आठवां नंबर बोला अगर 3 से मारा है 3 से मतलब एग्जैक्टली 3 तीन से मतलब देखिए अगर 3 से मारा है दोस्तों तो आपको यहां ड्रॉ करना है फेशियल एंड मेरिडोनियल अब ये क्या बोला है सिखा हुआ इसको एग्रीगेट करते हैं FAC फैक्ट और इसको एग्रीगेट करते हैं MER मर फैक्ट एंड मर गुलाब और क्या नाम रखना चाहते हो वो भी है तो फैक्ट एंड मर दो हमारे पास है तीन लिगेंड से होते हैं दुनिया में आते हैं इसके अलावा आता ही नहीं है अच्छा तो हम टेबल फॉर्मूला लेते कहां का तीन किनारे तो बताओ कितने कहां है ये वाली है क्या बनेगा फैक्ट बोलो यार ये वाली है ये वाली फैक्ट ये वाली है तभी क्या बनेगा फैक्ट फॉर्मूला बनेगा बोलो यार तो आगे नहीं है तो आगे भी नहीं बनेगा पहले नहीं है तो पहले भी नहीं बनेगा टेबल की तरफ कहां बनेगा बोलो आया ना आइए दोस्तों अब हम बना के देखते हैं मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं स्लाइड ना तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आता है दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल इधर कंपाउंड नंबर क्या है 5 अरे 5 नंबर है ना Ma3B3 सो यहां पे दोस्तों क्योंकि तीन लिगेंड सेम आ रहे हैं तो दिमाग में तुरंत आएगा अकॉर्डिंग टू आठवां क्वेश्चन हमने तीन लिगेंड सेम तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों फेशियल एंड मेरिडोनियल फेशियल मेरिडोनियल कैसे बनते हैं दोस्तों सामने लीजिए कैसे बनेगा और मर कैसे बनता है ये देख लीजिए ट्रिक बनाने का दोस्तों एक रूल है और वो क्या है कि आपका जो मेटल है वो जो ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन हमारे पास है चार प्लेन में प्लेन के ऊपर और नीचे तो फेशियल कैसे बनता है फेशियल कहता है कि मैं तभी बनूंगा जब तीनों के तीनों जो प्राणी है सेम वाले ये ऑल थ्री एट 90 डिग्री प्रेजेंट हो क्या प्रेजेंट दोस्तों सभी के सभी एक दूसरे पे क्या प्रेजेंट हो ऑल एट तीनों के तीनों यहां 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगी तभी ये कारनामा हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा जब ऑल थ्री ऑल एट हो जाएगा ऑल एट 90 डिग्री पे प्रेजेंट होगी ये आपका बन पाएगा ऑल एट 90 डिग्री की सिचुएशन तो बनाएंगे तो एक मान लीजिए मैंने यहां रखा इसके अलावा बाकी तो 90 डिग्री का बन सकते हैं एक यहां लेफ्ट से बोला है ना यहां पे रास्ता पीछे की तरफ बोला है या मैं यहां रास्ता पीछे की दोनों भी आपस में 90 और दोनों इसके साथ 90 है या नहीं बोला यार तो इनको फेशियल की बोला दोस्तों अगर मैं इन तीनों को अगर जोड़ दूं दोस्तों सेंटर सेंटर के पास जाए तो ट्रायंगल बनेगा बोला और ट्रायंगल के बेस से तीनों एलाई कर रहे हैं ट्रायंगल के बेस से तीनों एलाई कर रहे हैं तो तीनों एक ही बेस पे एलाई कर रहे हैं तो फेशियल के रूप में इसको डाला जाएगा हां यार
तो दोस्तों अगर 3 यहाँ है तो बाकी के 3 कहाँ होंगे बताएगा कोई? अरे बाकी के 3 कहाँ लगा दोस्तों? बाकी के 3 क्या करेंगे? बाकी जगह बी बी और बी दोस्तों जरूरी एक ही रिस्पेक्ट फेशियल बनेगा। तो दोस्तों एक ही रिस्पेक्ट बन रहा है, बाकी के 3 तो बी के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो बाकी 3 को जोड़ने पे पैनल आएगी। हां या ना? तो किसी के रिस्पेक्ट डिफाइन करो तो 3 रिस्पेक्ट डिफाइन करेंगे फेशियल मेरिडोनियल, तो एक रिस्पेक्ट फेशियल डिफाइन कर दिया तो बी के रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली दे देगा। प्लीज बोलो। अब बनाते मेरिडोनियल। मेरिडोनियल कहता है कि भाई एक जो है आउट ऑफ 3 1a will go to 180 डिग्री। सो मेटल के साथ बाकी सब एज इट इज। तो मैं कह रहा हूं कि एक जो है तो आपने कहा कि भाई साहब तीन में से दो यहाँ पे मैंने एज फिट कर दिया लेट्स और तीसरा वाला जो यहाँ पे जो वाला था इस वाले को उठा के मैंने इन दोनों में से किसी की वैरायटी कर दिया सेम की वैरायटी बोलो क्लियर है थोड़ा मैंने मान लिया लेट्स इसकी वैरायटी कर दिया ये पोजीशन अब फिक्स हो गई कि मैंने डोनेट बनाना तो ये पोजीशन होनी ही होनी चाहिए आउट ऑफ 3 एक पेज वैरायटी पे होगा ही होगा बात क्लियर करो यार फ्रेंड्स आप मेरी करो सो ये सिचुएशन क्रिएट होगी इसको कहेंगे मैरिडोनियल दिस विल इक्वल एज मैरिडोनियल दोस्तों एंड नाउ बाकी सब बी को देखो बी के रिस्पेक्ट में एक वैरायटी बनाओ यार यार आवाज नहीं आ रही बोलो ये फेशियल बन गया ये मेरिडोनियल बन गया या इसको कुछ चेंज करा लो और नहीं बन सकता कोई भी चेंज करा लो और नहीं बन सकता बताओ तुम्हारे दिमाग में यार बताओ इनमें से कोई निकल जाएगा बताओ तुम हैं हां तुम्हें पता नहीं आ रहा है मैं समझता हूं अब तो चाकरी नहीं आएगा अब तुम्हें आगे पता जरूरी नहीं पहले नहीं अब तुम मेरी बोल दोस्तों कि ये बात सच है मान लोगे कि ये तो कुछ है तुम भी तो बोल मान लो अरे बोले मैं बोल लड़की तुम मान लोगे अच्छा आगे बढ़ो जस्ट सेटिंग तुम स्टेट वाला साइड में तो दोस्तों मान लेंगे तो आगे बढ़ो नोट्स लिख लेंगे कि समझ ऐसा बोला था चलो सो दोस्तों यहाँ पे दो ही हमारे पास एक फेशियल मेरिडोनियल जैसे होते हैं ध्यान रखिए जब तक 3 बनेंगे तो आप दो ही बनेंगे एक फेशियल बनेगा क्या बनेगा दोस्तों और यही वो दो है ना अब ये तो बने इनकी इंडिविजुअली ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी करेंगे तो आई ऑप्टिकल एक्टिविटी में आप जानते हैं कि कोई भी दो ऑपोजिट वैलिडिटी हो तो क्लियर होगा ही होगा तो यहां मेरिडोनियल में ये बात होती है कि वैसे क्या चलता है एक वैलिडिटी में तो क्या चलता है एक वैलिडिटी है ना तो मेरिडोनियल तो ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना सिमेट्रिकल प्लेन्स के लिए सिमेट्रिकल लिंक में दिखाई करने को तुम्हारे लिए तो सभी अब ये वैलिडिटी है तो बाकी तरह से मिलेगा तो मेरिडोनियल तुम्हारे लिए ऑलवेज क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है बात आगे फेशियल पे फेशियल में देखिए कि एक 180 डिग्री का पेयर हमें कहीं नहीं मिल रहा देखो दो 180 डिग्री सेम लेयर पेयर नो तो इसका मतलब ये नहीं कि पेयर सही होगा 180 डिग्री पे सेम लेयर का पेयर होना ये बात साबित करता है कि पक्का होगा पर नहीं होना ये बात नहीं कहता कि मतलब नहीं होगा अरे होगा नहीं होगा ना चेक जरूर करना है यार बोल रहा है 180 पे एक पेयर सेम होगा तब तो पक्का ही है कि होगा तो अगर नहीं ऐसा केस तो तुम्हें एक बार चेक करना पड़ेगा कि किसी सिनेरियो निकल रहा है तो मेरे हां यस यस यहां पे एक सिनेरियो है जहां से पेयर निकल रहा है उस सिनेरियो का सामने देखिए अगर मैं बी और बी के बीच में से प्लेन निकाल दूं तो ए और ए के बीच में निकल जाएगा है ना सेंटर से निकाल दूंगा तो वेज वाला बी डैश वाले बी के बीच में होगा वेज वाला ए डैश वाले ए के बीच में होगा और सेंटर से निकालूंगा तो ये ऊपर वाला और मैं कल ये सभी इसी प्लेन में संभाल लेंगे हां या ना ये तो कटेगा इनकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे वेज वाले डैश वाले के बीच में ये सेम करती है सेकंड स्ट्रिंग मैं ऑल्सो ये भी कहूंगा आपके लिए इन एक्टिव और ये इनएक्टिव होगा ये सब इनएक्टिव होगा तो अभी भी इन सब पेयर हो रहा है क्या ये बात क्लियर हो यार अगेन फिर तो ये सब बात आप जानते हैं दोस्तों ये इतनी कहानी सबको क्लियर हो गया नेक्स्ट केस हमारे पास दोस्तों इसी का एक वैलिडिटी अपना दोस्तों इसी आगे लेके चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट केस इसी का वैलिडिटी क्या हुआ ना तो नेक्स्ट केस हमारे पास Ma3 और B2C Ma3 और B2C लिख लेते हैं अब तुम यहाँ पे फॉर्मूले लगाओगे Ma3 सॉरी फॉर्मूले का रूल्स लगाओगे बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के तुम्हें क्या-क्या समझ में आ रहा है पहली नजर में फर्स्ट इंप्रेशन समझ में आया 3 लिगेंड से मतलब पक्का फेशियल भी होगा एंड तुम्हें एक बात नजर आ रही है ऐसा क्या दो लिगेंड से हमारे हायर बोला तो यहाँ पे पक्का सिस और ट्रांस भी होगा हायर ना तो यह मुद्दा आया कि पहले फेशियल और मेरिडोनियल बनाए कि पहले सिस और इसका उत्तर देगा रूल नंबर 9 9 आ रहा है भाई एक बता रूल नंबर 9 व्हाट डज रूल नंबर 9 सेज रूल नंबर 9 कहता है दोस्तों कि जब प्रायोरिटी सेट कराएंगे तो प्रायोरिटी में ज्यादा वाले को प्रायोरिटी पहले देंगे मतलब पहले 3A वाले के अकॉर्डिंग क्या बनाना दोस्तों फेशियल एंड मेरिडोनियल बोलो यार उसके बाद फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे फिर दो वाले के पास चलेंगे फिर जाएंगे दोस्तों और ट्रांस दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात दोस्तों तो एक बात ये है कि अभी मेरे फेशियल मेरिडोनियल रहा है ना वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स एवरेज बाइडेंटेड लिगेंड्स फेशियल दुनिया में एक ही होता है There is only one scenario that can be created at all 90 degree situation and that is facial और facial दुनिया में एक ही होता है तुम यहाँ इस रिवर्स दोस्तों कि 3 ट्रायंगल वाले कितने फिक्स करते हैं सोचो फिक्स करते हैं फिक्स करते हैं आया बोला यहाँ तो मान के बी यहाँ डी लगा दो यहाँ सी लगा दो क्या कर दो ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे तीनों में से इसमें सारे चेंज आ रहे हैं तो लगेगा एक ही है तो मैं बोलूं बी डी सी लगा दो बी डी और तो मैंने बी सी लगा बी सी लगा दूं तो बी को 90 डिग्री रखोगे तो तुम्हें लगेगा बी को नीचे करके दिखे तो जब सी को डी को 90 रखोगे और बी को यहाँ से आने के तो बी को 90 रहेगा आया ना नया नहीं बनेगा या फिर तुम्हारा बीडीसी को तुम चेंज कराते रहोगे दोस्तों लेकिन बी के अपोजिट में ए रहेगा डी के अपोजिट में ये रहेगा सी के अपोजिट में ए ही रहेगा सिर्फ अपोजिट एंगल कांस्टेंट है उसको कितना भी तुम सॉल्व करो नया पैदा फिर भी नहीं होगा बात क्लियर है तो ध्यान रखना फॉर मोर डेंटेड एज बाइडेंटेड फेशियल दुनिया में एक ही होता है बात क्लियर है बाइडेंटेड का तुमको देगा नहीं उसके लिए बताओ नहीं कोई शॉर्ट कमेंट नहीं तो नहीं करना है अभी के लिए फेशियल दुनिया में एक ही लेके चलना है फॉर मोर बाई के लिए एक ही होता है क्लियर है नहीं आ रहा बोलो तो जब मैं बोल रहा हूं फेशियल दुनिया में एक ही होता है तो फिर मैं रूल अप्लाई करा दोस्तों कि मैं सब अपने को 3 के बाद ये लगाने होंगे ये जो दो सिस्टम्स बनेंगे तो पता लगे ये तो एक ही है तो पता लग गया ये एक ही है तो इसका मतलब जो सिस्टम्स कहां बनेंगे अरे यार क्या हो गया तुम तुम्हारा ध्यान नहीं है भाई भाई दुनिया में एक ही है तो सिस्टम्स इसमें बनेंगे नहीं बोल रहा है तो सिस्टम्स बनेंगे किस बनेंगे मेरिडोनियल बनेंगे समझ आ रहा है ये सिस्टम बनेंगे तो कहां बनेंगे मेरिडोनियल बनेंगे पहले तो बनाएंगे पहले क्या बनाना फेशियल बनाया और फेशियल मेरिडोनियल के बना के सेल फिक्स करके ये तो फिक्स रहेगा और कुछ रहेगा आप इसमें तो चेंज करने का आया ना तो उसमें फेशियल तो फिक्स ही रहेगा बोला तो सिस्टम तो बनाएंगे सिस्टम के बनेंगे मेरिडोनियल बनेंगे समझ आ रहा है तो सेल फिक्स फेशियल मेरिडोनियल के कैटेगरी स्टार्ट सिस्टम बनेंगे आया ना तो ये बैक टू मोमेंट आइए इसके बारे में चालू करते हैं दोस्तों इस चीज से पहले हम क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या बनाना बताओ फेशियल एंड मेरिडोनियल बनाते फेशियल के साथ बताओ फेशियल किस है ए यहाँ पे ए बताओ बाकी मेरे पास क्या B2C मैंने मैं B और B को यहाँ रख दूं और C को यहाँ रख दूं अच्छा मैंने यहाँ से B को नीचे रख दिया क्या बन जाएगा क्या B का क्या है B का क्या है इस B का क्या है इस B को यहाँ ले जाओ और C को यहाँ ले जाओ तो B का क्या करेगा और
बीसी एंगल 90 रहेगा, कुछ भी एंगल कितना कर दो, एंगल कितना 90 डिग्री है, बोलो है ना, तो ऑलवेज 90 डिग्री नेवर एक एंगल पीछे डिग्री आया ना, फ्रेंड्स स्पेशल कभी हम तिला चला के दुनिया में एक ही होता है, बोलो प्लीज। चलो दोस्तों बात करते हैं किसकी दोस्तों, मैरिड एंगल में हमने कहा पहला केस हमने ए और ए को दूसरे के फिक्स करके एक हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया। अब हमें बीबीसी लिखना है, क्या दोस्तों, बीबीसी, अरे बीबीसी लगाना है यार भाई, यहां हमारे पास दो केस होंगे, पहला केस दोस्तों केस लगा कॉपी नहीं हो सकता, यहां दिक्कत है, ये खाली सर्वर बना हुआ, यहां कॉपी पॉसिबल नहीं है, बार बार बनाना पड़ेगा। ए और ए वाला केस भाई, बताओ बीबीसी को रखने के कितने तरीके, पहला तरीका बी और बी को 90 डिग्री पर रखो दोस्तों, ये 90 डिग्री पर रखेंगे तो मेरीडोनियल का कौन सा केस रेड होगा, 6 केस रेड होगा, आया ना, सी आ जाएगा यहां पर। दूसरा केस बी और बी को कहा दोस्तों 180 डिग्री पर, बी को 180 डिग्री पर मेरीडोनियल कौन सा केस रेड होगा, लाल केस होगा दोस्तों, सी यहां पे आ गया, और दो डिफरेंट केस है, ये दो बनेंगे, कोई मिला के प्रोटीन करेंगे दोस्तों, ये बराबर 3 लाइक आया ना, मेरीडोनियल में तो पीओएस होता ही होता है, यहां तो बाकी चार चार बोल दो रे, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, पीओएस एडजस्ट करेगा ही करेगा, पीओएस एडजस्ट करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। इस सिचुएशन में दोस्तों यहां अगर मैं पीओएस निकालने की कोशिश करूंगा, यहां इन दोनों से अभी पीओएस निकलना है, बोल गया इसमें भी आपस में कर जा रहे हैं दोस्तों, ये आपस में करके दोस्तों कौन करेगा, अगेन पीओएस लाइक का कंपाउंड के लिए इनएक्टिव दोस्तों, तो हेंस यहां पे भी अभी कभी सभी का इनएक्टिव ही है, क्या बात क्लियर है, आवाज नहीं बोलो दोस्तों। आइए अगला केस हमारे पास क्या है, अगला केस हमारे पास है दोस्तों एम ए बी सी डी, आइए हमारे पास अगला केस है। अभी अगला जो केस हमारे पास आएगा केस नंबर 6 से 7 है, जो भी है MA3BCD, ये केस बोला है ना, तो यहाँ पे क्या खास बात लगा रहे हैं दोस्तों, खास बात ढूंढना मॉलिक्यूलर सबसे पहले करना यही खास बात ढूंढनी है, तो मैंने लिखा है सबसे लिखा है तीन लिगेंड से, मैं पता करना है दोस्तों फेशियल और मेरिडोनियल, इसके अलावा कोई खास बात है, ये तीन आपस में डिफरेंट है ना, तो बिना डिफरेंट होने लगे दोस्तों, तो डिफरेंट लिगेंड के केस में यहाँ पे आता है आपका रूल नंबर 10, क्या दोस्तों रूल नंबर 10 दोस्तों खत्म हो गया। अगर डिफरेंट लिगेंड आने लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केस हो सकते हैं, 6 हमारे पास लिगेंड है, तो 3 डिफरेंट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, डिफरेंट आया ना, डिफरेंट लिगेंड केस आने लगेंगे, उन सबको सोल्व करेंगे यूजिंग क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट कांसेप्ट। ये क्या बोला है दोस्तों, अभी समझा रहे हैं कि इस केस में हमारे पास MA3BCD है, तो दोस्तों एक बात बताइए क्या बनेगा दोस्तों, फेशियल बनेगा, क्या बनेगा दूसरा मेरिडोनियल, फेशियल एक ही होता है, बोल रहा मेरिडोनियल में हमारे पास केस बनेगा, यहाँ पे क्या पहला बी के अपोजिट सी को बोलो आया ना, बी के अपोजिट डी वाला केस और सी के अपोजिट डी वाला केस, और यार अपोजिट कांसेप्ट, यानी कि दोस्तों रूल नंबर 10 आ गया है, और सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों सबसे पहले लगाना, फिर लगाना है, और फिर डिफरेंट लिगेंड वाला लगा रहा है। अगर डिफरेंट लिगेंड आ रहे तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, यूज अपोजिट कांसेप्ट, समझ में आई बातें, आया ना, अगर डिफरेंट लिगेंड कहां एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली मेरिडोनियल में, समझ में आई सारी बातें, पूरा क्लियर है दोस्तों। ये है आपका ओवरऑल रूल नंबर 10 दोस्तों। आइए इस रूल को मैं लगाता हूं, फिर सारे रूल को कंसाइज कराता हूं सामने दोस्तों। तो आइए इस केस को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले बताइए स्केलेटन आएगा, पहले तो हमारे पास दो बनेंगे, एक बनेगा क्या फेशियल और बाकी बनेगा दोस्तों क्या मेरिडोनियल। तो दोस्तों ये फेशियल आते हैं, मुझे तो ये सब चल रहा है भैया, डोंट डिस्टर्ब। हां तो वैसा देखिए फेशियल क्या पूछ रहा हूं, फिक्स कर दो ए को पहले, तीनों को फिक्स कर दोगे तो बाकी वाला क्या बचे बी सी, हम बोले लगाने पड़ेगा बी सी और किसी भी सीक्वेंस में लगाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें आपस में 90 रहेगा, फिक्स आया ना, अपोजिट में बी के ऑलवेज ए है, सी के अपोजिट में ऑलवेज ए, डी के अपोजिट में ऑलवेज इतना परपेंडिकुलर आपस में 90 रहेगा, अपोजिट में ए रहेगा, आया ना, इसलिए फेशियल हमारा मोनोलिथिक बाइडेंटिक केस हमेशा बनी होता है। बात क्लियर हो यार, अब बाकी मेरिडोनियल को स्केलेटन फिक्स कर दो, ए यहां सब जगह ये स्केलेटन को फिक्स है, ये स्केलेटन को फिक्स कर देता हूं। अब लगाते दोस्तों यहाँ पे क्या बाकी को फुलफिल करने के लिए लगाएंगे सामने क्या अपोजिट कांसेप्ट कराएंगे दोस्तों, अपोजिट का सबसे पहले बी का अपोजिट कर दो सी, डी जहां आ जाएगा बात क्लियर हो रहा है ना, बी का अपोजिट कर दो दोस्तों डी, बी का अपोजिट डी का दोस्तों सी जहां आ रहा है, सी का अपोजिट कर दो दोस्तों डी, यार देखो कितना आसान तरीका है ना दुनिया में, ये तरीका तुमने फॉलो कर लिए तुम प्रोबेबिलिटीज में कभी नहीं फंसोगे। अभी तक मैंने कोई प्रोबेबिलिटी बनाई है और मुझे तक है नहीं है, एक भी बनाई, तो ये रूल्स में डायरेक्टली आंसर तक लेके जाएंगे, किससे लेके जाएंगे, और जब आंसर बनाओगे तो टाइम बचेगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी फंसाओगे तुम कभी क्रिएट कर पाओगे। बात क्लियर है, तो ये तरीका ध्यान रखना, बताओ देखो बी सी का अपोजिट है, डी अपोजिट है, सी डी अपोजिट में है, दोस्तों सॉरी आपस में डिफरेंट है, यहाँ पे इसकी कैसे दिखाएंगे, बी के अपोजिट में सी है, बी के अपोजिट में डी है दोस्तों, और यहाँ पे सी के अपोजिट में डी है, ये तीनों मेरिडोनियल केस है। अब ये बनेंगे ज्योमेट्रिकल क्या बनेंगे, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट तुम देखना बनाने लगा तो और सेगमेंट तुम ये बोल पाओगे कि ऑप्टिकल ही चेक करने होते हैं, सीधे आया ना, तो ये ऑप्टिकल चेक करते बताइए यहाँ अपोजिट वाला टू वे लिगेंड वाला केस यहाँ पे है नहीं, दो वाला केस अवेलेबल था नहीं, एक ही पीओएस दोस्तों अवेलेबल ये वाला था, तो क्या अब ये वाला पीओएस अवेलेबल रहेगा क्या, इस पीओएस अवेलेबल होने के लिए कम से कम कितने साइड पे चाहिए थे, और यहाँ पे आपकी बात कोई भी पीओएस नहीं है, बोलो लेकिन वो भी चाहिए तो कोई है नहीं, वाला पीओएस आपकी बात है, पीओएस है नहीं, सीओ सब होता है नहीं, और कभी सीओ से की जरूरत नहीं है, और कभी सीओ से करना क्यों आपस में कितने सीओ की पीओएस से मिल जाता है, किससे मिल जाता है, तो क्या पीओएस मिल जाता है तो आपको मेडिकल सीओ से करना, तो पीओएस से कंपाउंड लियो आपके लिए एक्टिव पीओएस सीओ से कहती है कि अपोजिट में अगर एक भी पेयर डिफरेंट हो जाए, अपोजिट में सेंटर से अपोजिट चले अगर एक भी पेयर डिफरेंट हो जाए वहां सेंटर से लाइन नहीं करेगी, यानी कि सेंटर से लाइन करने के लिए सेंटर से अपोजिट में सभी डायरेक्शन में सेम पेयर होने चाहिए, आया ना, एक ही पेयर अगर अपोजिट मिलेगा तो वही पेयर करने के लिए काफी उसमें सेंटर से नहीं है, तो चलिए या ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई, और अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई तो हम कह देंगे भाई साहब अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो पक्का इस साइड नॉन सुपर इंपोर्टेबल मेरे दुनिया पक्का चलेगा, आया ना, यानी कि दोनों को निकालना है दोस्तों आपस में इनएंसोमेरिक पेयर यहाँ पे 1 दिखाएंगे, आया ना, और मेरे को डिस्कस करना यहाँ पे ऑलरेडी दिखा प्लेन तो हमेशा ये वाला प्लेन ऑलवेज लाइक रहेगा, आया ना, यहाँ भी पीओएस ऑप्टिकल इनएक्टिव पीओएस ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना, बड़ा आसान कर लोगे बोलो यार, इसलिए ये बस यार बस फर्क ये है कि मेटल की जगह में कोई कंपनी मेटल का नाम दे देगा और लीगेंड का नाम दे देगा, पर नहीं पता अपने आंसर से निकालना है, उससे तो मेटल लीगेंड का नाम दे, तो मेटल लीगेंड का नाम मत पूछना, आप उस मेटल लीगेंड के नाम को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके एमनी की नहीं करना, अरे बोलो यार हमने ये सारे केस पहले दोस्तों कहा था कि ये यहाँ तक के सारे केस निपट गए, ये वाला भी ये पहले हो चुके दोस्तों, अगला नेक्स्ट केस है दोस्तों, हम लोग खत्म हो गए सारे, ये चलो वाले बताइए अगला केस क्या है, MA2 B2 C2, हां तो आप देख के समझ में आ रहा है दोस्तों, दो लीगेंड सेम आना मतलब क्या लगाना, इसे स्टार से लगाना,
M A2 B2 और C2 दोस्तों यहाँ टोटल लिगेंड से बना सिस्टम लगाना कमाल की बात है सिस्टम केवल एक रिस्पेक्ट में नहीं B के और C तीनों के रिस्पेक्ट में सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं हाँ या ना तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम केस बनाएंगे क्या पहले ऑल पेयर सिस्टम A B सिस्टम B B सिस्टम C C सिस्टम पहला हम ऑक्टेट बनाएंगे जिसमें ऑल पेयर विल बी ऑन सिस फिर हम क्या करेंगे दो को सिस्टम रखेंगे पेयर को एक को सिस्टम रखेंगे इसको ट्रांस ले जाएंगे ट्रांस वाला A B हो सकता है ट्रांस वाला B B हो सकता है ट्रांस वाला C C भी हो सकता है A B के ट्रांस आया ना फिर हम क्या बनाएंगे दोस्तों दो ट्रांस पेयर और एक सिस पेयर हम क्या बनाएंगे ऑल ट्रांस पेयर अरे यार बोलो रे आइए बना के दिखाता हूं सबसे पहले कौन सा केस बनाना है ऑल सिस पेयर दोस्तों पहला कैटेगरी ऑल सिस कैसे रखेंगे उसे बताओ कोई पहले किस रखे ए कोई भी 90 डिग्री कर लो तो मैंने ये 90 डिग्री कर लिया बोलो देन दोस्तों बी को नेक्स्ट रखा तो 90 डिग्री नेक्स्ट वाला ये वाला हाया तो बच्चे दो को चलेंगे सी ये भी 90 डिग्री पे हाया ना बोलो ये सभी के सभी ऑल सिस सॉल्यूशन क्लियर सबको बोलो एक यूनिक है अब ये नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को बता रहा हूं दोस्तों वो बता रहा हूं मैं दो पेयर सिस और एक पेयर ट्रांस पे मतलब एक पेयर ट्रांस पे रखेंगे ये वेरिएबल है तो यहां ट्रांस पे रखने जा रहा हूं दोस्तों पहले कैटेगरी में ए पेयर को दोस्तों ए पेयर को दोस्तों फिर हम यहां रखेंगे दोस्तों बी पेयर को फिर दोस्तों सी सी बनेगा कोई मिला के इस टू पेयर सिस्टम ट्रांस के कुल तीन केस बनने वाले कितने बना लो दोस्तों तीन के अरे यार दोस्तों आइए पहले इन्हीं को रख लेते हैं ए को ट्रांस पे बी को ट्रांसफर कर दिया सी और सी को भी ट्रांसफर कर दिया अब बचा हमारे पास जो पेयर सिस्टम होंगे हेंस यहां जो बचे हुए पेयर है बी और बी को सिस्टम कर दिया सी और सी को सिस्टम कर दिया ए भी ट्रांसफर तो ए और ए को सिस्टम कर दिया डी और डी को सिस्टम कर दिया आया ना सी और सी को दोस्तों अब तुम इसको प्रिंट कर दो फिर अपने में से नहीं आया ना बोलने से बोलो ऐसे ही यहां क्या केस बनेगा ए को सिस्टम बी को सिस्टम बरोबर है ये वाला केस बन जाएगा कुल मिला के तीन केस बनेंगे आया ना तीन केस बनेंगे सबसे डिफरेंट है आइए अब हम अपने नेक्स्ट केस को स्टडी करें यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों दो पेयर चलिए उल्टा लिखता हूं एक पेयर को सिस्टम करेंगे घटाते घटाते तीन पेयर सिस्टम यहां पे पेयर सिस्टम बना एक पेयर सिस्टम करने चले और दो पेयर सिस्टम दोस्तों ट्रांसफर करने चले दोस्तों तो पहले मैं दो पेयर ट्रांसफर करता हूं और आसान है तो कर देता हूं मैं कोई भी दो पेयर ट्रांसफर करूंगा मैंने ए का पेयर ट्रांसफर किया तो मैंने बी का पेयर ट्रांसफर किया आया बोले और जैसे ही रखा तो कमाल की बात समझ आई ये केस जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता ऑक्टेट में अगर तुम दो पेयर को ट्रांसफर करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो केस है कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस में समझ में आया बोले यार कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट बोलो ना तो ये केस हम कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों ऑटोमेटिकली कन्वर्ट दोस्तों ऑल ट्रांस यानी हमारी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई आखिरी पॉसिबिलिटी ऑल ट्रांस की सो हेंस हमारा सीसी भी क्या दोस्तों यहां पे ट्रांस पे आया सारी प्रोबेबिलिटीज खत्म हो गई आइए अब हम चेक करने चलते दोस्तों क्या पीओएस और सी ऑल सिर्फ कंडीशन जब होगी चार जिंदगी में कभी पीओएस आएगा सी उससे बातें छोड़ दो एक ये पॉजिटिव सेवा पोजीशन मिलेगा दोस्तों यहां कभी सी हो सकता है ये आपको इसका लाइक ऑप्टिकली एक्टिव और सिस्टम कंडीशन और ऑप्टिकल एक्टिव दिखाने लगा आया ना तो मतलब पक्का इसका क्या मिलेगा दोस्तों एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिलेगा एक पेयर मिलेगा प्लीज बोलो यार दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इन सब की बात करें और उसकी बात करें तो ट्रांसलेट नाम क्या आया ना तो यहां पे एक पेयर आपका ट्रांस पे पीओएस सर्विस करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव यहां पर भी पीओएस सर्विस करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव दोस्तों यहां पर पीओएस सर्विस करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव पीओएस सर्विस करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव यहां पर भी लाइक करेगा पीओएस किसी के बोल रहा हूं तीन अपोजिट में है ऑप्टिकली इनएक्टिव यहां कोई लाइक नहीं करा तो टोटल ज्योमेट्रिकल कितने होगा ज्योमेट्रिकल क्या सारे ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल दोस्तों 5 बनेंगे जगह पे 5 इन ज्योमेट्रिकल कितना होगा यहां पे 1 का मतलब यार तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट चलिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है स्टेबल मैचिंग MA3 BCD के इसको कैसे ना MA2 B2 और C2 5 पत्ते और एक ही पेयर से रिएक्टिव होता है कुल मिला के 6 होते हैं हां यार ना वो तो सबसे पहले दोस्तों अब इसको देखिए यहां अब इसको जब कैलकुलेट करने चलिए दोस्तों अब मैं तुमसे पूछूंगा दोस्तों ज्योमेट्रिकल कितने हैं 5 दोबारा लिखता हूं ज्योमेट्रिकल कितने है इस बार 5 ऑप्टिकल इस बार कितने हैं कितने ऑप्टिकल समझ ऐसे तुम लोग कंप्यूटर समझ रहे हो कितने दोस्तों ये वो साथ ये है वो है ना तो दोस्तों इन ज्योमेट्रिकल कितने हैं एक तो टोटल सीरीज समझ कितने होंगे 5 और 7 होने चाहिए 5 और 6 होने चाहिए सीरीज वाले समझ कहते हैं कि ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल का कॉम्बिनेशन होता है ना वैसे करने से 5 और 7 होने चाहिए अरे बोले 7 तो स्ट्रक्चर चाहिए ना 5 तो ये 36 नॉन सुपरइम्पोजिबल 7 का लगाओगे सो यहां जो बच्चे सोच रहे हैं कि सीरीज आइसोमर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल प्लस में ऑप्टिकल की संख्या के बराबर होते हैं तो मैथमेटिकली गलत है तो इसलिए कहते हैं कि जब ज्योमेट्रिकल काउंट करोगे तो किस काउंट करोगे इसको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और जब ऑप्टिकल काउंट करोगे तो किसको काउंट करोगे और इसको दोबारा काउंट करोगे ये तो ज्योमेट्रिकल काउंट करोगे एक बार करोगे वो आया ना तो वहां पे तुम 5 + 2 करोगे उसमें एक चीज को काउंट कर लेते हैं और ऑप्टिकल लगी इसलिए समझ कर आया ना एंड टू रिमूव दैट एरर इसलिए हम कांसेप्ट करते हैं इनेंशियल क्लियर का किस पता है मेरे को सब पहले कि इनेंशियल क्लियर का प्यारा इसलिए बात कर रहा हूं कि इन दोनों का समेशन होता है वो बराबर होता है सीरीज समझ के समझ रहा है ना सीरीज आइसोमर्स यू कैन राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इनेंशियल क्लियर क्योंकि जब इनेंशियल क्लियर लिखते हैं तो दोनों में से एक पेयर पूरा यानी एक एलिमिनेट हो जाता है एक पेयर काउंट होता है ना तो वो दोनों वाला पार्ट बन जाता है ये काउंट आया ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया बोले आप दोस्तों आइए अब हमने इसके नेक्स्ट एक केस आते हैं नेक्स्ट केस कौन सा बताओ चलिए यार MA2 B2 CD A2 B2 CD तो मुझे सोल्व करके यहां पे बताओगे MA2 B2 CD बताओ क्या क्या करता है तुम लोग को भी लग रहा है तुम लोग कर लिया तो सबसे पहले अरे तो यहां पे ये भी सिस है बोलो है ना इन दोनों को भी सिस ट्रांस की तरह से ट्रीट कर सकते हो हां या ना यहां पे केस से बनेंगे ऑल सिस ऑल ट्रांस वाले कैटेगरी से बनेंगे दोस्तों और जो केस बनेंगे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं लेट्स ट्रिक एंड हाईलाइट जल्दी जल्दी आ लेके खाना खा के पाइप लगाओ पानी मिल जाएगा ना ओके पहला केस है ऑल सिस का ऑल सिस तो
ए को रखा हमने सिस्टर, देन हमारे पास है बी को सिस्टर कर दिया और दोनों ने सी को कर दिया। हाँ ना बोलो यार, तो तुम्हें एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ ऑल सिस्ट के साथ साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। सीक्वेंस क्या चाहिए, पहले क्या लगाना है, अरे पहले क्या लगेगा, सिस्टांस बनेगा बोलो हाँ ना, और फिर उसके बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट का हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपोजिट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट लिगेंड्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिफरेंट लिगेंड्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा, यहाँ पे अपोजिट कॉन्सेप्ट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे समझा देता हूँ, और फिर पहले अभी सिस्टम लगाना तो वही लगाएंगे हाँ या ना, और अगला केस क्या होगा, अगला केस दोस्तों हमारे पास आपको केस होगा, क्या होगा कि भाई दो पेयर हमारे सिस्टम होंगे और एक पेयर किसको दोस्तों ट्रांस, और दो पेयर सिस्टम जो है वो है ट्रांस वाला निकाल लेते हैं, यहाँ ए को ट्रांसफर करते हैं, बी को ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ पे सी डी को ट्रांसफर करते हैं, ए को ट्रांसफर कर दिया, बी को ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, और सी डी को ट्रांसफर करके बाकी सब एलिमेंट दोस्तों, और बाकी सबकी बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सी डी और सी डी बच गया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास बी और बी तो है ए और सी डी बच गया हाँ या ना बोलो यार, तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी बच गया, बाकी क्लियर बोलो यार। और आखिरी कॉन्सेप्ट आता है ऑल ट्रांस वाला केस बच गया, ऑल ट्रांस दोस्तों आगे होते हैं हमारे पास, पहला केस है ए को हमने रखा अपोजिट पे, बी को रख दिया ट्रांस पे, सी डी को रख दिया ट्रांस पे, कैसे समझ चुके हैं हाँ या ना। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा यूज कर चुका हूं, ये तो अभी क्या यही ट्राई करो हाँ या ना। मैं इसमें एडिशनल बात की गई दोस्तों, सीडी अलग अलग दी गई है, उसका उल्टा कुछ नहीं करना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाना हाँ या ना। कैसे लगाएं, सीडी को एक्सचेंज करके जितने डिफरेंट होंगे उनको पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे एक ही पेयर डिफरेंट हो गया, बस सीडी को एक्सचेंज कर दो, जहां सीडी लगे सी की जगह डी लगा दो, डी की जगह सी लगा दो, देखो क्या नया बनता है। बनता बताओ इस केस में सीडी को एक्सचेंज कर दो तो क्या नया बनेगा नहीं बनेगा, आइए समझाता हूं। पहले बाकी सबको क्वेश्चन करता हूं, ए बी एंड बी मैं बोल रहा सीडी को एक्सचेंज मारता सी को एक्सचेंज करेगा, डी को एक्सचेंज बोलो यस। मतलब इस केस में ऑल असिस्ट कैटेगरी के अंदर सी के अपोजिट में क्या है ए है, डी के अपोजिट में क्या है बी है, ये भी ऑल असिस्ट कैटेगरी है, तो इस ऑल असिस्ट कैटेगरी में सी के अपोजिट क्या है बी है। ओ माय गॉड, यहां सी के अपोजिट क्या ए है, यहां सी के अपोजिट क्या है, यानी सी और बी में याद दोस्तों देखो बोल से इसके साथ जो इसका 90 का एंगल था, यहां सी और बी में क्या लगा है 180 का रिपोर्ट एंगल चेंज हो रहा है, इसी वजह से अपोजिट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बोलो। तो अपोजिट कॉन्सेप्ट के दो इनको बस लगा के बना दो, कहां बन जाएगा नया हमारा एडो हो जाएगा, क्या नहीं बनेगा हमारा एडो नहीं करेंगे बोलो रे। और इस तरीके का ए से टाइप का तो ए के अपोजिट बी के अपोजिट सी वाला लगा लेते बोलो रे। तो यहां पे ऑल असिस्ट का एक कैटेगरी हो गया, उस ऑल से बी के अपोजिट आ रहा है। अरे बोल सकते हैं डी क्या है ए, देखो यहां से इस तरीके से समझो, सी के अपोजिट में यहां ए है और डी के अपोजिट में यहां बी है, यहां सी के अपोजिट में बी आ रहा है और डी के अपोजिट में क्या है ए है, से ऑल सिस्टम के कैटेगरी में एक नहीं दो बन गए। आइए इसमें सी के अपोजिट देखते हैं, अब सी के अपोजिट में क्या है, यहां डी के अपोजिट क्या है आवाज देखो, इनको पलटी मारने का बी रहेगा बोलो नया नहीं बनेगा, सी के अपोजिट में डी के अपोजिट में ए पलटी मारने नहीं बनेगा बोलो रे। या तो सी और डी के अपोजिट में पलटी मार दो तो वही रहेगा या ना, और अगर सी और डी के अपोजिट में पलटी मार दो तो भी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब में नया क्रिएट नहीं होगा बोलो। टोटल कितने बने अभी तो सब्मिट कर लो, चल मजे में इनसे मैं बोल रहा हूं ये ऑप्टिकल चक्कर, तो ऑप्टिकल वाले ने कहा ऑल सिस्टम वाले ऑल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, तो ये बोल रही ऑप्टिकल एक्टिव होगा हां या ना। यहां पे ओसीएस सभी नहीं होता और ऐसा एक बोल से सभी बोल रहे हैं तो कैसे हां या ना बोल दो रे। और सिमिलरली ये भी इसके अंदर भी ओसीएस कुछ नहीं होता दोस्तों, नो पीओएस नो सीएस ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इसका भी तो सही नो से बोल रहे हैं हां या ना बोल रहे। और द रेस्ट ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो क्या पीओएस का लाई करेगा। रोज बताइए टोटल ज्योमेट्रिकल कितने होगा, क्वेश्चन का आंसर दो, टोटल ज्योमेट्रिकल बताओ मुझे 6 है, आप इसमें स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल दोस्तों कितने वाला पास 6 मेरा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है 4। कितने बचा क्वेश्चन एक्चुअली यार फिजिक्स में आया क्वेश्चन बताओ तुम्हें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, वो दोनों आपस में तो 4 है, तो सब लगाए थे तो मैंने तुम्हें कहा कि कोई मेरा भाई तो मुझे हाँ या ना, वो सब लेसन तो सब लेसन तो 4 काउंट में बोलो यार आ बताइए नेचुरल क्या है दो टोटल सी आइसोमर्स कितने हैं दोस्तों 8 है दोस्तों, बनाने की बात बोलो रे। बहुत बढ़िया सीख है दोस्तों, चलिए खत्म होगा। देखिए एक आखिरी बात और उसके बाद टॉपिक खत्म है दोस्तों। देखिए सामने देखिए ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हें घर पे करना होमवर्क ट्राई से देखो, अरे समझ करना 6 2 अरे बोलो भाई समझ करके बोलना नहीं जरूरी है समझ करना। लास्ट केस है कौन सा वाला एम ए बी सी डी, कौन सा कौन सा बनेगा इसमें ऑल लगा वाला ऑल बना के देखना नहीं है कौन सीरीज में पेपर बना तो एम ए बी सी डी ई एफ ये ओके। सो ए बी सी डी ई एफ बना क्या आपको लगा इसका पहले कि ए के अपोजिट बी, दूसरा के ए के अपोजिट ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ई, ए के अपोजिट कितने के बने 5, बी के अपोजिट सी, बी के अपोजिट डी, बी के अपोजिट ई और बी के अपोजिट एफ। ध्यान रखिए सी और में तो ऊपर और नीचे वाले कंसेप्ट एक में तो कॉमन आ गया है ना, तो इसलिए अगर ये एक्सेल पोजीशन नहीं दी यहां ऑप्टिकल कॉमन नहीं आते, जो ऊपर और नीचे एक्सेल पोजीशन ऐड हो जाती है हां या ना। तो सब लिख करेंगे बताओ कितनी समझ सी साथ इसका बताओ सी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट ई, सी के अपोजिट एफ 3 केस, डी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट एफ 2 केस और ई के अपोजिट एफ दोस्तों 1 केस, तो के बता दो 15 आ जाएंगे हां या ना। सिंस ऑल आर डिफरेंट तो जिंदगी में कभी पीओएस और सीओएस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो ऑल आर ऑप्टिकल एक्टिव हां या ना बोलो यार। 15 से प्रैक्टिकल 15 के नेचर को बोल दिया तो मिला के टोटल आइसोमर की संख्या दोस्तों 30 काउंट हो जाएगी। जाने की बात बोल रहे कर लोगे खत्म हो गया ये वाला सब टॉपिक दोस्तों 15 15 30 साल समझ में आया ना सबको क्लियर है। दोस्तों राइट टेबल छाप जाना पैर पे टेबल याद कर सकते हो 2 बार 0 3 बार 2 2 बार 0 3 बार 2 3 4 5 6 किसी भी आपको सब कुछ कर सकता अभी 9 15 3 6 लोगों को जोड़ समेशन 15 ऐसे कर सकते हो आया ना। अगले बार में लोगों को याद होता है ठीक है। फिर इन सभी के तब तक 0 लेंगे तब तक 4 नहीं आ जाएगा, इन सभी के तब तक 0 लेंगे तब तक 4 नहीं आ जाएगा, तब तक 0 उसके बाद गिनती बराबर एक बार 2 फिर 6 और 5 2 15 होनी चाहिए 15 आया ना। ये बताना चाहिए इससे वैसे होता है तो इतने निकाल आया ना, ये दो लाइन बताना चाहिए एक्स्ट्रा चॉइस आगे से कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा प्रोसेस तुम पक्का ही बात कर सकते हो। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गया और समझ लो आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझ है वो ये टेबल है। मैंने कहा था कि 10 पॉइंट मैंने लिखवाए और 10 पॉइंट समराइज करके आखिर में 3 पॉइंट बताऊंगा भाई उन 3 पॉइंट को कर रहे हैं क्लास में 10 पॉइंट को बोलना और 3 पॉइंट को याद रखना। हेलो यार यार समय नहीं मेरे पास ओके चलो तो 5 पॉइंट को यहां तक निपट गए तो मैंने तुम्हें लिखा था 5 पॉइंट सबको क्लियर है बोलो तो ये 5 पॉइंट पे टेक्ला के 2 थे स्फीयर में 3 थे अरे यार बाकी 5 पॉइंट एक्सिस पे कोऑर्डिनेशन में 6 बात होता है ना। तो सिमेट्रिकल कैमरे को 3 पॉइंट सिखाए सबसे पहले 3 लेयर हाई साइड ऊपर 3 लेयर से मतलब क्या बना दोस्तों फेशियल एंड मैरिड हो गया
सोशल दुनिया में एक ही होता है, ध्यान देगा ब्रो। तो सॉरी फॉर मोर इंडियन फाइटर तो एक के साथ दूसरे एक ही लिखा है, ठीक है। फाइट इंडियन का हो जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं किस पे आएंगे। आइए फिर आता है दोस्तों कोरिलेशन से निकालने, तो क्या बनाएगा दोस्तों, सिस एंड ट्रांस। तो यानी सिस ट्रांस बनेगा दोस्तों, और मेरिट बनेगा अगर फेसियल मेरिट बनेगा किसी आ रही है तो। और तीसरा अगर ऑल डिफरेंट के साथ दोस्तों, तो वहां पे क्या लगेगा दोस्तों, अपोजिट कॉन्सेप्ट। कोई नई बात नहीं है दोस्तों, इस बारे कंपैटिबिलिटी वाली यार आया ना, यानी मैं यहाँ पे 3 पॉइंट पहले डिस्कस कर दिए बोले, और इसमें एक ही पॉइंट लिखा है दोस्तों, बताओ एक पॉइंट क्या लिखा है बोले, ये दो लिगेंड अगर 180 को प्रोटेक्ट हो तो ऑलवेज यहाँ पे पीओएस एडजस्ट करेगा बोला है ना, पीओएस इन दोस्तों छोड़ के बाकी कहां से निकलता है ना। दो लिगेंड अगर आप 180 डिग्री को प्रेजेंट हो तो यहाँ पे ऑलवेज पीओएस करेगा, और बस वहां पे क्या होगा कि जो दो है ये वापस से में ये तो मिडिल में आएंगे, तो बाकी चार होंगे उनसे क्लियर निकलेगा। क्लियर बात बोल रहे हैं। हां तो बस वो स्टेट यहाँ पे कंक्लूड किया, वो स्टेट हो जाओ, ये तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात टेट्रा के अंदर ऑल बॉन्ड एंगल सेम, तो दोस्तों टेट्रा में सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, बात क्लियर है। शेयर में क्योंकि आपका प्लेनर शिप लाइक करता है, वहां पे आपके इनेंशियोमेट्रिक पेयर यानी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते हैं, बात क्लियर है। टेट्रा में सिमेट्रिकल के बाद सिमेट्रिकल होती नहीं है, इनेंशियोमेट्रिक पेयर का एक ही केस है, जब वहां पे जैसे कि आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी करने के लिए जाने के लिए अगर फुल लिगेंड से मारे तो वहां पे पीओएस होगा, यानी कि आप सारी डिफरेंट होगी तभी केस मिलेगा, तब पीओएस नहीं होगा। एबीसीडी के केस में आया ना। हम बात करें सोशल पेनिसिमेट्री की, लिगेंड सिस्टम्स और डिफरेंट अपोजिट कांसेप्ट यहां कॉपी कर सकते हैं। लिगेंड से फेशियल मेरिडियल बोलो यार, लिगेंड से सिस्टम और ऑल डिफरेंट अपोजिट कांसेप्ट, दो अपोजिट दो अगर 180 डिग्री डाले तो पीओएस ऑलवेज होगा, बाकी चार से निकल जाएगा, है ना। तो यही वो कंक्लूडेड बातें हैं, तुम्हें जो आज के बाद ध्यान रखनी है, इस टेबल से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यार ये मेरी टेबल है, ओके नहीं मिलेगी कभी। धन्यवाद, चले जाइए। बाय आइडेंटिटी कहानी होगी कल की क्लास में, पहले 1 घंटे में बच जाएगी, 1 घंटे मुश्किल लगेगा तो 1 घंटे का ही आइसोलेशन बचाए। धन्यवाद, बाय। आईटी लीगल 10 12 पास एमएस में अभी से 10 12 में नहीं कहीं जरूरत नहीं है, वैसे 10 12 मैथमेटिक्स होती है, 10 12 मैथमेटिक्स होती नहीं है भाई, कैसे कैसे बात कर रहा है पूरा 10 में जरूरी है, 10 में तो होती है मैथमेटिक्स। कौन सा बोर्ड ऐसा मैथमेटिक्स देता एम ए टू सीडी में आप दो ऑप्टिकल लिखवाए, लिख बुक में एक ऑप्टिकल लिख दिया, नंबर पे डिक्शन काटा मार दे मैंने जो लिखा है वो सही है, देखो मैं लिखा है काटा मार दे भाई, जो मैंने लिखा है वही सही है। ओके सर आप कुछ बोल बताओ भाई, हमारे दुख बहुत ज्यादा भाई। एडमिट कार्ड वाली है ना, कलम वाली है।